मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 256। नहीं। वांग ये ने एक बार फिर लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक को मना कर दिया। हालांकि दूसरा पक्ष बुरा नहीं था, वह एक उड़ाऊ पुत्र था और उसका यहाँ नैतिक पाना तय था। मौलिक संलयन तकनीक की कुंजी पहले मूल को शरीर में अवशोषित करना और फिर इसे पूरे शरीर में फैलाना है। हालांकि लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक को लगा कि यह अफसोस की बात है, फिर भी उसने अथक रूप से वांग ये का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। यह पहला कदम है और सबसे महत्वपूर्ण कदम भी। हालांकि शरीर के लिए मूल ऊर्जा को झेलना पहले से ही बहुत मुश्किल है। एक क्षमता उपयोगकर्ता की उत्पत्ति ज्यादातर शरीर के बाहर घनीभूत होती है, यही कारण है कि उन्हें मौलिक काया की आवश्यकता होती है। भले ही एक सामान्य काया इसे झेल सके, ऊपरी सीमा अधिक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे मौलिक संलयन तकनीक में सुधार होता है, अवशोषित मूल ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में वांग ये ने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। हालांकि उनके पास थंडर एलिमेंटल शरीर नहीं था, लेकिन उनके शरीर को थंडर प्राचीन विकास तकनीक द्वारा संशोधित किया गया था। वज्र तत्व के साथ उसकी अनुकूलता बहुत बढ़ गई थी और वह वज्र की अधिक उत्पत्ति को अवशोषित कर सकता था। यही बात है। वापस जाने के बाद धीरे धीरे इसके बारे में सोचें। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने तुरंत उसे जाने का आदेश दिया। वह तो बस उसे भर्ती करना चाहता था और अब वह उसे भगा रहा था। वांग ये ने आह भरी। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें मौलिक संलयन तकनीक में कमोबेश महारत हासिल थी। पहले चरण की नींव के साथ दूसरे चरण को हासिल करना बहुत आसान होगा, जो कि लड़ाकू ऊर्जा के साथ संयोजन करना था। उसे बस धीरे धीरे शुरुआती चरण तक पहुंचने की जरूरत थी। जहां तक दूसरे और तीसरे चरण की बात है तो उन पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अपनी प्रतिभा के साथ वह शुरुआती चरण में पहुंचते ही तेज गति में प्रवेश कर सकता था। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। वांग ये को पता था कि कब रुकना है और वह जाने वाला था। उसने एक पल के लिए सोचा और नानते से पूछा, वरिष्ठ, मेरा एक दोस्त है जो एक शुद्ध योद्धा है, लेकिन वह अपनी भविष्य की खेती के बारे में थोड़ा उलझन में है। क्या आप उसे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? यदि आप मेरे शिष्य बनने के इच्छुक हैं तो मैं उसे कुछ संकेत दूंगा। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने वांग ये की ओर देखा और कहा, उसे भी अंदर ले जाना असंभव नहीं है। वांग ये खुश थे। वह एक पल के लिए झिझका, न जाने कैसे मना कर दे। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। अनिच्छा से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। उसे ले आओ। लंबे वस्त्र वाला मार्शल प्रशिक्षक भी बता सकता है। धन्यवाद वरिष्ठ। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा बनना चाहते हैं तो आपको डार्क पदार्थ के साथ जुड़ने से पहले पूरी तरह से तैयार रहना होगा। आपकी शारीरिक नींव बहुत खराब है और विफलता की संभावना 90% से अधिक है। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने गंभीरता से कहा। क्या इसे सुधारने का कोई तरीका है? वांग ये ने पूछा। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक ने कहा, मौलिक संलयन तकनीक विकसित करना एक तरीका है। बेशक ऐसे जन्मजात फल खरीदना सबसे अच्छा है जो किसी के शरीर को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप जेयूटियन बायोटेक से ब्लड लाइन जीन शॉट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह आसानी से किसी के मूल शरीर को बदल सकता है, इसलिए मैं वास्तव में इसकी अनुशंसा नहीं करता हूँ। समझ गया। धन्यवाद वरिष्ठ। वांग ये ने सिर हिलाया। फिर साथ चलो। बहुत जल्दी वांग ये नैन्ते को मार्शल स्कूल में ले आए। वह चुपचाप बाहर इंतजार करता रहा। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों को प्रतिस्पर्धा और प्रशिक्षण करते हुए देखते हुए अनजाने में समय बीत गया। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। नान्ते ने खाली मार्शल स्कूल को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। क्या कोई मौका था? वांग ये ने उसकी ओर देखा। उसके विपरीत नान्ते का लक्ष्य मार्शल एक सुप्रीम डोजो था, यही कारण था कि उसने उसकी मदद करने का प्रयास किया। मार्शल प्रशिक्षक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। नान्ते की आंखें रोशनी से भर गईं। वांग ये कड़वाहट से मुस्कुराए। दूसरे शब्दों में, कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा मत बनो। मैंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। नान्ते को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने वांग ये के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर मेरे पास वह प्रतिभा होती तो मैं इन कुछ दिनों में इतना लापरवाह नहीं होता। डोजो में कई लोग हैं जो मुझसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं। मार्शल प्रशिक्षक ने क्या कहा? वांग ये ने पूछा। जैसा आपने कहा, उन्होंने मुझसे अंतरिक्ष के पथ पर अधिक समय बिताने, अपने स्थानिक नियंत्रण में सुधार करने, अपनी प्रतिभा का विश्लेषण करने और अंतरिक्ष के पथ में अंतरिक्ष विरूपण को समझने के लिए कहा। इसके अलावा नान्ते ने जारी रखा, उन्होंने मुझसे कहा कि आभासी ब्रह्मांड की भाला तकनीक की खेती न करें और अपनी खुद की भाला तकनीक बनाना जारी रखें। भले ही प्रभाव धीमा हो, लेकिन अंतिम पुरस्कार अधिक होंगे। वांग ये ने सिर हिलाया। मार्शल प्रशिक्षक ने अनगिनत ब्रह्मांड स्तर और डार्क एनर्जी स्तर के मनुष्यों को सिखाया था, इसलिए इस स्तर पर उनका ज्ञान काफी गहरा था। क्या उसने आपके शरीर का जिक्र किया? वांग ये अभी भी सोच रहा था। हाँ, उन्होंने कहा कि यह सामान्य जितना अच्छा भी नहीं था। नान्ते थोड़ा असहाय था। मूल्यांकन बस इतना ही है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी ग्रहों पर मनुष्य जन्मजात कमी के साथ पैदा होते हैं और इस प्रकार उनका शरीर कमजोर होता है। ओह ठीक है वांग ये, आपका शरीर कैसा है? वह मेरी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। वांग ये की अभिव्यक्ति नहीं बदली। सचमुच मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हर कोई जन्म के बाद अपूर्ण होता है, तो अंतर इतना बड़ा क्यों है? नान्ते ने भौहें चढ़ा दी। वह वांग ये भी नहीं जानता था कि खुद को कैसे आराम दिया जाए। बमुश्किल संतोषजनक और अत्यंत खराब का शाब्दिक अर्थ समान होना चाहिए, है ना? क्या उन्होंने डार्क एनर्जी लेवल को तोड़ने का जिक्र किया? वांग ये ने फिर पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी साधना की गति के साथ मेरा दायरा मेरी ताकत के स्तर से ऊंचा होना चाहिए। हालांकि मेरी शारीरिक नींव खराब है, जब तक मैं उन्नत अंतरिक्ष विरूपण को समझता हूं, तब तक सफलता की दर 30% तक पहुंच जाएगी। यदि कोई चरण 2 को समझ लेता है तो सफलता की दर 80% से अधिक हो जाएगी। नान्ते ने कहा। क्या बकवास है? उनकी सफलता की दर 10% से कम क्यों थी? क्या बहुत जल्दी लेवल बढ़ाना गलत था? हालांकि वांग ये वास्तव में चिंतित नहीं थे। अब चूंकि उसके पास अमृता की प्रतिभा थी, यदि संलयन विफल हो जाता तो वह अपने शरीर को उड़ा सकता था और पुनर्जीवित हो सकता था। इसके अलावा जब तक वह डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंच गया, तब तक वह संभवतः पैसा कमा चुका होगा। उस समय वह सुरक्षा उपायों के लिए प्राकृतिक फलों की एक टोकरी खरीदता था। फिर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मार्शल स्कूल छोड़ने के बाद वांग ये नैन्ते के साथ कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन में चले गए। शक्ति परीक्षण पास करने के बाद नान्ते एक गौरवशाली पूर्व ब्रह्मांडीय साहसी बन गए। वांग ये के सीने पर स्टार बैच को देखकर नान्ते को ईर्ष्या हुई। सभी ने समान प्रक्रिया का पालन किया, फिर भी वांग ये के पास अतिरिक्त लौकिक नागरिकता थी। संयोग से हम जानकारी साझा कर सकते हैं। वांग ये मुस्कुराए। मैं वन स्टार एडवेंचरर ग्रुप में शामिल होऊंगा और आप प्री कॉस्मिक एडवेंचरर ग्रुप में शामिल होंगे। यह कितना अच्छा होगा। यह समझ में आता है। मैंने आप पर लगभग विश्वास कर लिया। नान्ते ने वांग ये की ओर अपनी आंखें घुमाई। आप प्री कॉस्मिक एडवेंचरर ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है? आप सुप्रीम ह्यूमन अकादमी के लिए भी आवेदन क्यों नहीं करते? यह वास्तव में काफी सरल है, वांग ये ने सुझाव दिया। नान्ते फूट फूट कर मुस्कुराया। यह काफी सरल है।
उन्हें बिना किसी कारण के बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात झेलना पड़ा। अचानक तारों वाला आकाशगंगा जगमगा उठा। वांग ये ने नजर डाली और मुस्कुराए। एनोनिमस ट्रेडिंग सेंटर से एक अधिसूचना, एंजो सिल्वर स्पीयर को 8000 कॉस्मिक डॉलर में बेचा गया है। डार्क एनर्जी लेवल 4 मेल्टिंग क्लाउड आर्मर को जोड़कर, जिसे उसने पहले 500 कॉस्मिक डॉलर में बेचा था, उसके कॉस्मिक बैंक रेड कार्ड में पैसा एक बार फिर 10000 से अधिक हो गया। जाओ लिंगलिंग को ले आओ, कुछ करना है। हम बाद में स्टार ट्रैवलर इन में मिलेंगे, वांग ये ने नैन्ते से कहा। क्या हम जाने वाले हैं? नान्ते इसका इंतजार कर रहा था। वांग ये ने सिर हिलाया। आखिरी पैसा खर्च करने के बाद वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। सोना खनन मोड सक्रिय करें। असंख्य जाति दास्ता फार्म। जब गुलाम मालिक ने वांग ये को वापस आते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। क्या मैं जो चाहता हूं वह तैयार है? वांग ये सीधे मुद्दे पर आए। बेशक, बिल्कुल। यह मूल्य सूची है। कृपया एक नजर डालें। गुलाम मालिक ने एक विस्तृत मुस्कान प्रकट की। यह एकल लेनदेन 10000 कॉस्मिक डॉलर से अधिक हो गया था। इस साल की बिक्री काफी अच्छी रही। वांग ये ने उस पर नजर डाली। फिर उसने भुगतान किया और लेनदेन पूरा किया। कीमत बहुत उचित थी। हालांकि 95% छूट के बाद भी यह बाजार मूल्य से थोड़ा अधिक महंगा था। प्राप्त अंतिम संभावित अंक लगभग समान थे। मैरी रेस स्लेवरी फार्म का मूल्य प्रदर्शन अनुपात खराब नहीं था। 68,550,000 संभावित अंक। शेष संभावित अंकों को जोड़ने पर उसके पास 81,580,000 अंक जमा हो गए थे। मैं अब अपनी कई युद्ध तकनीकों और क्षमता मंत्रों को एक बार फिर से सुधार सकता हूं। पर्याप्त संभावित अंकों के साथ वांग ये और भी अधिक आश्वस्त थे। हालांकि प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक और उनकी अमरता की प्रतिभा जैसी चीजों को अपग्रेड करने के लिए लाखों लोगों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें फिलहाल अपग्रेड नहीं किया जा सका। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में फसल पर निर्भर करेगा। उसने गुलाम मालिक को मित्र के रूप में जोड़ा। वांग ये ने भावुक होकर आह भरी, यह सोचने के लिए कि यह विनम्र फैटी एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक था। जी डानली की तरह वह एक स्टारफील्ड साम्राज्य से आया था और उसका नाम जू यूकन रखा गया था। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें। जू यूकन ने एक स्माइली चेहरा और एक संदेश भेजा। थाउजेंड फेदर जाति की लड़की आनंददायक थी, है ना? मेरे पास ऐसे गुलाम हैं जो थाउजेंड फेदर जाति से छोटे और सुंदर हैं। आप उन्हें युवा और पतले पसंद करते हैं, है ना? मैं समझता हूँ। वन गारंटी है कि आप अगली बार संतुष्ट होंगे। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बस उसे स्टारशिप उड़ाने दे रहा हूँ, वांग ये ने उत्तर दिया। जू यूकन ने एक आश्चर्यचकित इमोजी भेजा। खजाने की कितनी बर्बादी। 1000 पंखों वाली जाति नरम हड्डियों के साथ पैदा होती है और उनके पंख भी नाजुक ढंग से कंपन कर सकते हैं। परत अद्भुत है। स्पर्श और गति दोनों प्रथम श्रेणी के हैं। उन्होंने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? क्या इससे थाउजेंड फेदर जाति के सदस्य प्राकृतिक रूप से जन्मे संगीतकार नहीं बन जाएंगे? वांग ये ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कुछ ही दिनों में खुशबू रेस की लड़कियों का एक समूह आ रहा है। क्या आप रुचि रखते हैं? जू यूकन ने एक और संदेश भेजा। नहीं, वांग ये ने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। यह अफसोस की बात है। खुशबू जाति की लड़कियों के शरीर में प्राकृतिक सुगंध होती है। जब उन्हें पसीना आएगा तो उनका शरीर पूरी तरह खिले फूलों की तरह लाल हो जाएगा। कमरा खुशबू से भर जाएगा और वातावरण और अनुभव शानदार होगा, जू यूकन ने अफसोस के साथ कहा। वांग ये चुप हो गए। मेरा एक दोस्त है जो पूछना चाहता है, एक के लिए कितना होगा? फैटी के साथ बातचीत करते हुए वांग ये कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप को पुनः प्राप्त करने के लिए जेयूटियन हेवी इंडस्ट्री में गए। स्टारशिप पर सन हार्मनी शब्द छपे हुए थे। यह हुआक्सिया और ब्लू प्लैनेट का प्रतिनिधित्व करता था। सूरज और आशा। यह पहला स्टारशिप था जो वास्तव में उसका था। इसे पर्याप्त ऊर्जा से सुसज्जित करने और संशोधन पूरा करने के बाद वांग ये ने इसका निरीक्षण किया और बहुत संतुष्ट हुए। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वांग ये ने पूछा। कोई बात नहीं, लुलू उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह उसके पंखों को घूरता रहा, इसलिए उसने शर्म से उन्हें दूर रख दिया। यह अच्छा है। हम रवाना होने के लिए तैयार हैं। वांग ये ने अपनी जिज्ञासु निगाहें हटा ली और आशेंग की ओर देखा, जो काले रंग से ढका हुआ था। वह बता सकता था कि उसने इन दिनों बहुत मेहनत की है। आप कैसे हैं? मैंने रखरखाव सीख लिया है। अगर भविष्य में स्टारशिप में कोई समस्या आती है तो इसे मुझ पर छोड़ दें, सर। आशेंग ऊर्जा से भरपूर था और उसकी आंखें अनंत ऊर्जा से भरी हुई थीं। प्रस्थान, गंतव्य, प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा। 5 लोगों का समूह बहुत जीवंत था। लिंगलिंग सामने वाली यात्री सीट पर बैठी अपने गोरे पैर हिलाते हुए लुलू के साथ खुशी से बातें कर रही थी। नान्ते और एयरशेंग ने बातचीत की और जल्द ही बहस करने के लिए डोजो की ओर चल पड़े। वांग ये ब्रह्मांडीय साहसी की पुस्तिका का अध्ययन कर रहे थे और समूह में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। अचानक तारों वाला आकाश कंगन एक सुखद आवाज के साथ बज उठा। वांग ये ने आश्चर्य से इसे देखा। यह ब्रह्मांड में उनके कुछ अच्छे दोस्तों में से एक यूमिन से था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे वीडियो कॉल करने की पहल करेगी। कुछ हुआ क्या? वांग ये ने कॉल का जवाब देने से पहले अपना कॉस्मिक एडवेंचरर बैच उतार दिया और अपने भंडारण स्थान में रख दिया। एक वीडियो प्रोजेक्शन सामने आया। लाल रंग के कपड़े पहने यूमिन की लंबी और मजबूत टांगें नंगी थीं। उसका लंबा शरीर वीरतापूर्ण था। उसके लंबे लाल बाल थोड़े घुंघराले थे और उसके पतले लाल होंठ चमकदार थे। साफ था कि उसने कपड़े पहन रखे थे। आज उसने उसे जो एहसास कराया वह पहले से अलग था। यह स्वभाव या पोशाक में अंतर नहीं था, बल्कि उसकी आभा में बदलाव था। तुमने तोड़ दिया महिला का परिवर्तन। वांग ये की नजरों से छिपा नहीं रह सका। तुम्हें कैसे पता चला? क्या आप इसे तारों वाले आकाश कंगन के माध्यम से भी महसूस कर सकते हैं? यूमिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वांग ये हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आपकी सफलता के बाद आपका स्वभाव बहुत बदल गया है। इसके अलावा आप एक फीकी आभा छोड़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका अनुमान लगाया। बधाई हो। दरअसल वह ब्रदर 16 ही थे जिन्होंने मेरी मदद की। अन्यथा यह इतनी जल्दी नहीं होता। यूमिन कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। वह चिल्लाई, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। मुझे आपसे यह अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं थी। यह मजेदार नहीं है। वांग ये ने उसकी ओर देखा। आप मुझे खुशखबरी बताने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? यूमिन ने अपने लाल होंठ खींचे और दूसरी ओर देखा। कोई कारण नहीं, यह बस है। क्या हम दोस्त नहीं हैं? सिर्फ दोस्त। वांग ये आक्रामक थे। वास्तव में नहीं। यूमिन की खूबसूरत आंखें बाएं और दाएं घूम गईं। तो फिर हम क्या हैं? वांग ये ने कदम दर कदम दबाव डाला। मुझे कैसे पता चलेगा? आप जो भी कहते हैं। यूमिन ने शर्मिंदगी से वांग ये की ओर देखा। तुम कहाँ हो? वांग ये मुस्कुराए और विषय बदल दिया। अभी भी योंगशी आकाशगंगा के बाहर घूम रहा हूँ। आप नहीं जानते कि आकाशगंगा में युद्ध कितना तीव्र है। आकाशगंगा की संप्रभुता के लिए लड़ने के लिए एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के सैन्य शिविर ने शैतान जाति पर हमला करने के लिए पहले ही कई बार सुदृढ़ीकरण भेजा है। यूमिन ने बिना रुके बात करना शुरू कर दिया। वांग ये ने ध्यान से सुना। योंगशी ग्रह 7 सितारा जीवन ग्रह था जिसका यूमिन ने पहले उल्लेख किया था। कोर के रूप में योंगशी ग्रह के साथ 1000 प्रकाश वर्ष व्यास वाला क्षेत्र योंगशी आकाशगंगा था, जिसमें 7 सितारा जीवन ग्रह और 88 6 सितारा जीवन ग्रह थे। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की वर्तमान सीमा थी।
भले ही कई और स्टारशिप योंगशी आकाशगंगा को पार कर चुके थे और प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में गहराई तक चले गए थे, लेकिन इस तरफ की खोज और लड़ाई समाप्त नहीं हुई थी। यह मनुष्यों, राक्षसों और शैतानों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र था। द्वितीय, क्या आपके पास मानचित्र निर्देशांक हैं? इसे मुझे भेजो, वांग ये ने लापरवाही से कहा। मैं इसे आपको बाद में भेजूंगा। यूमिन रुका। अब आप कहाँ हैं? क्या आपने होंगडान प्लेनेट छोड़ दिया है? हम अभी निकले हैं। हम 2 ब्रह्मांडीय दिनों में ब्रह्मांडीय वर्महोल में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। वांग ये और यूमिन ने बातचीत की। मूल रूप से वह नक्शा खरीदने के लिए कॉस्मिक एडवेंचरर ग्रुप में जाना चाहता था, लेकिन अब परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी। वे मानचित्र जो सीधे सीमा तक ले जाते थे, अभी भी काफी मूल्यवान थे। जब वे बातें कर रहे थे, केबिन का दरवाजा अचानक खुला और नैन्टे अपने टूटे हुए कवच में अंदर आया। उसने वांग ये और यूमिन को फोन पर बात करते देखा और उनका स्वागत करने आया। नैन्टे, आप कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन में शामिल हो गए हैं। नैन्टे की छाती पर प्री कॉस्मिक एडवेंचरर बैच देखकर यूमिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू के रूप में वह विशेष रूप से ब्रह्मांडीय सितारा बैच के प्रति संवेदनशील थी। नान्टे स्तब्ध रह गया। उसने अपनी छाती की ओर देखा और सिर हिलाया। यह वांग ये है। यह आदमी। मैं पहले ही उसकी कड़ी आलोचना कर चुका हूँ। वांग ये ने सही बात कही। उसने अपने तारों वाले आकाश कंगन को घुमाया और अपने प्रक्षेपण की स्थिति बदल दी ताकि नैन्टे दिखाई न दे। वह बहुत कृतज्ञ है। उसने ब्रह्मांडीय समुद्री लुटेरों की कृपा का आनंद लिया, फिर भी आपकी पीठ पीछे इतना गंदा काम किया। नान्टे की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जो शब्द कहना चाहता था, वह उसने दबा दिया। वांग ये कितना बेशर्म था। उसकी बात मत सुनो, वह भी है, नान्टे ने सिकुड़ते हुए यूमिन से कहा। वांग ये के हाथ बहुत तेजी से चले। उसने निजी चैट मोड को समायोजित कर लिया और नान्टे को ब्लॉक कर दिया। क्या? यूमिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने असमंजस में वांग ये की ओर देखा। क्या आप भी एक लौकिक साहसी हैं? असंभव, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से वांग ये ब्रह्मांडीय साहसी लोगों के साथ असंगत हूँ। हालांकि एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के वांग ये का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। वास्तव में यूमिन ने वांग ये की आंखों में देखा। मुझे देखो, मेरे पास कोई ब्रह्मांडीय साहसी बैच नहीं है। वांग ये ने अपनी छाती की ओर इशारा किया और सीधे यूमिन की ओर देखा। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं के बीच कोई है जो मुझे पसंद है। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। तुई। नान्टे, जो उसके बगल में था, ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली। मैं अभी आप पर विश्वास करूंगा, यूमिन ने छुपी हुई खुशी के साथ नाक सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे। वांग ये ने कॉल समाप्त की और राहत की सांस ली। नान्टे ने अपनी बाहें पार कर ली और वांग ये की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति में लिखा था, एक साधु भाग सकता है, लेकिन मंदिर बना रहता है। द्वितीय, मैं देखना चाहूंगा कि अगली बार जब तुम यूमिन से मिलोगे तो क्या करोगे। नान्टे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। चिंता मत करो, आकाशगंगा बहुत बड़ी है, हम उससे नहीं टकराएंगे। वांग ये ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने ब्रह्मांडीय साहसी के स्टार बैच को फिर से अपनी छाती पर रखा और मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने से पहले अपनी पहचान सत्यापित की। कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन की छोटी आभासी दुनिया वे नंबर पर थी। यह रैंकिंग में ऊंचा नहीं था, लेकिन इसकी लोकप्रियता कम भी नहीं थी। छोटी आभासी दुनिया में अलग-अलग स्टार बैच पहनने वाले ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को संवाद करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। वांग ये ने मिल्की वे की ताशी आकाशगंगा में प्रवेश किया। एक प्रकाश वर्ष को 100 मीटर का अनुमान लगाया गया था, इसलिए संपूर्ण आकाशगंगा को 10 मिलियन मीटर के व्यास के साथ एक आभासी महाद्वीप पर प्रक्षेपित किया गया था। अनेक आकृतियां आकाशगंगा महाद्वीप में बिखरी हुई थीं। यहाँ तक कि मानचित्र पर रास्ते और ज्ञात वर्महोल भी अंकित थे। यह एक आधिकारिक मानचित्र था। बाहरी सर्कल का मूल रूप से पता लगाया गया था और इसे लाल राक्षस क्षेत्र, काले शैतान क्षेत्र और मानव क्षेत्र में विभाजित किया गया था। आंतरिक घेरा, जहां वह विभाजन रेखा के रूप में था, सफेद रोशनी की एक परत से ढका हुआ था। इसका अभी भी अन्वेषण किया जाना बाकी था और केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोला गया था। लाखों लोग ऑनलाइन थे। उनमें से अधिकांश बाहरी घेरे में सघन रूप से वितरित थे। इसमें वे लोग शामिल नहीं थे जो ऑनलाइन नहीं आए थे या नान्टे जैसे पूर्व ब्रह्मांडीय साहसी लोग शामिल नहीं थे। आखिरकार वे मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर सके। वांग ये ने आसपास किसी से बात नहीं की। आखिरकार इनमें से अधिकांश ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को अभी भी 18000 प्रकाश वर्ष तक फैले ब्रह्मांडीय वर्महोल की खोज करनी थी। उनकी जानकारी का स्तर उनसे कम था। जगह से परिचित होने और आधिकारिक आंकड़ों की जांच करने के बाद वांग ये चले गए। अब समूह के लिए आवेदन करने की कोई जल्दी नहीं थी। यह तब तक इंतजार कर सकता था जब तक वह ब्रह्मांडीय वर्महोल से गुजरने और यूमिन द्वारा भेजे गए मानचित्र निर्देशांक का उपयोग करने के बाद योंगशी गैलेक्सी की ओर नहीं चला गया। द फायर चाइम्स, एक 2 सितारा समुद्री डाकू समूह। हरिकेन के विपरीत, जो दूसरों को डराने के लिए बड़े जहाज की शक्ति का उपयोग करता था, फायर चाइम्स समुद्री डाकू प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे में काफी प्रसिद्ध थे। उनका इनाम 270000 कॉस्मिक डॉलर जितना अधिक था, मुख्य रूप से कमांडर यू होतोंग के कारण। दशकों तक प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में प्रवेश करने के बाद फायर चाइम्स समुद्री डाकू उस जगह में गहराई से थे और उन्होंने बहुत सारी जानकारी जमा कर ली थी। भाई, बस मुझे दे दो, यूमिन ने अपने लाल होंठ थपथपाए और यू होतोंग की मोटी भुजाओं को हिलाया। आप मानचित्र किस लिए चाहते हैं? यू होतोंग की आभा दबंग थी, लेकिन वह यूमिन का बहुत शौकीन था। अब आपके पास पर्याप्त ताकत और अनुभव भी नहीं है। बाहर जाने और अपने चारों ओर यात्रा करने से पहले आपको यहाँ दशकों का अनुभव जमा करना चाहिए। मैं बस एक नजर देखना चाहता हूँ, यूमिन ने पलकें झपकाई। वास्तव में यू होतोंग कुछ हद तक असहाय था। हाँ, यूमिन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। फिर ठीक है, यू होतोंग ने अपनी बहन की ओर ध्यानपूर्वक देखा। भागो मत, बाहर अब बहुत खतरनाक है। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन शायद योंगशी गैलेक्सी को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता है और इस स्टारफील्ड पर अंततः शैतान जाति का कब्जा हो सकता है। मैं नहीं करूंगा, भाई, यूमिन मुस्कुराया। मैंने आपको रिकॉर्ड भेज दिया है। यू होतोंग ने प्रसारण बहुत जल्दी समाप्त कर दिया। रोजर, यूमिन खुशी से मुस्कुराए और इसे वांग ये को भेज दिया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, ओह ठीक है, भाई, क्या आपके प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े से कोई प्रतिक्रिया हुई है? मेरी रहस्यमयी नक्काशी फिर से चमक रही है। क्योंकि दिशा सही है, यू होतोंग ने सिर हिलाया। आपका क्या मतलब है? यूमिन को समझ नहीं आया। यू होतोंग आत्मविश्वास से मुस्कुराया। योंगशी आकाशगंगा में इस तरह का युद्ध छिड़ने का कारण केवल 7 सितारा जीवन ग्रह नहीं है। इस तारा क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति औसत है। कुछ वर्महोल हैं और इसका पता लगाना मुश्किल है। भाई, आपका मतलब है? यूमिन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यू होतोंग ने कहा, मुझे संदेह है कि योंगशी आकाशगंगा में अज्ञात काले क्षेत्र या सफेद क्षेत्र हैं। यही कारण है कि 3 महान जातियां इस क्षेत्र पर कब्जा करने की बेताब कोशिश कर रही हैं। इस खबर के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं और ऐसे लोग तो और भी कम हैं जिनके पास इस स्तर पर योंगशी आकाशगंगा में प्रवेश करने की ताकत है। हर कोई देख रहा है। अब अच्छा मौका है। यदि हम योंगशी आकाशगंगा में काला क्षेत्र या सफेद क्षेत्र ढूंढ सकें, तो बहुत संभव है कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि योंगशी गैलेक्सी के शैतान जाति के हाथों में पड़ने की संभावना है? यूमिन ने संदेह से पूछा। हाँ, यू होतोंग ने सिर हिलाया। लेकिन एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन ने अभी तक हार नहीं मानी है। अभी भी समय और अवसर है।
एक बार जब योंगशी आकाशगंगा शैतान जाति के नियंत्रण में आ जाएगी तो सीमाएं और वर्महोल सभी सील कर दिए जाएंगे। हमें अब कोई मौका नहीं मिलेगा। यूमिन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। काला क्षेत्र, श्वेत क्षेत्र, ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ की आंतरिक दुनिया। यदि वास्तव में कोई अनदेखा अस्तित्व होता तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा सौभाग्य होता। हालांकि जोखिम अधिक थे, लाभ चौंकाने वाले थे। सूर्य सद्भाव। डिंग। वांग ये ने यूमिन से स्टारशिप रिकॉर्ड प्राप्त किए। यह बहुत विस्तृत था। ब्रह्मांडीय साहसी लोगों के आधिकारिक मानचित्र की तुलना में यह कई विवरणों में कहीं अधिक संपूर्ण था। दोनों को एक साथ रखने पर उसकी जानकारी का वर्तमान स्तर बहुत ऊंचा था। नांते ने अपना सिर ऊपर कर लिया। क्या आप इसे समझ सकते हैं? वांग ये ने उसकी ओर देखा। इसमें इतना कठिन क्या है? क्या यह केवल कुछ वर्महोल्स को जोड़ना नहीं है? नांते ने गर्व से कहा। वांग ये ने धागों की तरह जुड़े हुए उड़ान रिकॉर्ड की ओर इशारा किया और पूछा, इसका क्या मतलब है? वे वर्महोल से क्यों नहीं गुजरे और इसके बजाय इस क्षेत्र में घूमते रहे? नांते ने इसे बहुत देर तक देखा। युद्ध से लाभ कमाने के लिए। वांग ये हंसे। यह स्थान 7 सितारा जीवन ग्रह योंगशी ग्रह से काफी दूर है। इसके चारों ओर कोई 6 सितारा जीवन ग्रह नहीं है। यह बिल्कुल भी युद्ध का मैदान नहीं है। तो क्यों? नांते हैरान था। वहां कुछ अच्छा होना चाहिए। फायर चाइम्स पायरेट्स के लिए, जिनके पास $270000 कॉस्मिक डॉलर का इनाम है, इस क्षेत्र में घूमते हुए लगभग 100 कॉस्मिक दिन बिताने के लिए वे अवश्य ही किसी चीज की तलाश में होंगे, वांग ये ने कहा। और स्टारशिप के प्रक्षेपवक्र से ऐसा लगता है कि उन्हें अपना रास्ता मिल गया है। तो आप यूमिन को लूटने जा रहे हैं? नांते हंसे। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में यह हमारा पहला लक्ष्य होगा। 2 लौकिक दिनों के बाद सन हार्मनी एक लौकिक वर्महोल पर पहुंची। 18000 प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांडीय तानाबाना लुलू के लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था। उसने पहले 1000 फेदर रेस के स्टारशिप का संचालन किया था, लेकिन उसने जो सबसे ज्यादा किया वह एक प्राकृतिक वर्महोल में प्रवेश करना और मध्य दूरी के ब्रह्मांडीय ताना को पूरा करना था। हालांकि वह तैयार थी, फिर भी वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके पंख हल्के से कांप रहे थे। वांग ये चिल्लाया और आगे बढ़ गया। जैसा कि जू यूकिन ने कहा था, 1000 फेदर रेस के पंख बहुत जादुई थे। सूक्ष्म कंपन बहुत उत्तम थे। यह एक बजती हुई विंड चाइम की तरह था जो किसी के दिल को छू रही थी। वांग ये ने उत्सुकतावश इसे हल्के से छुआ। एक अद्भुत एहसास उसकी उंगलियों से उसके दिल तक फैल गया, उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गया। सभी, लुलू ने कांपती हुई कराह निकाली। पहले से ही घबराई हुई हालत में ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी ताकत खो दी है। उसके पंख नरम हो गए और उसका शरीर पारभासी से लगभग पारदर्शी हो गया। वह गीली होकर वांग ये की बाहों में गिर गई। क्या हुआ लुलू? सारा शेंग जल्दी से भाग गया। जब उसने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत यूटर्न ले लिया। मुझे अभी भी एक पेंच घुमाना है। खेती के कमरे का दरवाजा खुला और नांते का सिर बाहर आ गया। उसकी भौहें झुक गईं। ओह, आप अंततः अपना कदम उठा रहे हैं। पिताजी, जीजाजी, क्या आप अपने कमरे में नहीं जा सकते? लिंगलिंग ने अपनी उंगलियां फैलाई और अपनी आंखें ढक लीं। उसने क्या किया? वांग ये भी भ्रमित थे। उसकी बाहों में लुलू इतनी कोमल थी मानो उसमें कोई हड्डियां ही न हों। उसके पंख उसके चारों ओर कसकर लिपट गए और वह थोड़ा कांपने लगी। उसका शरीर गीला था जैसे कि उसने अभी-अभी व्यायाम समाप्त किया हो। यह था 1000 पंख वाली दौड़ बहुत अजीब थी। बेहोश लुलू को देखते हुए वांग ये के पास ब्रह्मांडीय तानाबाना को मैन्युअल रूप से संचालित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उनके पास अनुभव था, इसलिए यह मुश्किल नहीं था। आभासी ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष निर्देशांक पर लॉक हो गया और बहुत तेजी से स्टारशिप ब्रह्मांडीय वर्महोल में प्रवेश करते ही हिंसक रूप से हिल गई। यह ऐसा था मानो वे समय और स्थान के माध्यम से यात्रा कर रहे हों। बाहरी सुरक्षा कवच तीव्र घर्षण से चमका और तेजी से पार हो गया। ब्रह्मांडीय तानाबाना सफल, एआई की अधिसूचना सुनाई दी। रडार ने निर्देशांक दिखाए और वांग ये ने तुरंत मार्ग और निर्देशांक निर्धारित करने के लिए अपने कंगन पर मानचित्र से कनेक्ट किया। स्वचालित उड़ान मोड सक्रिय करें। उसके बाद यह मूल रूप से कृत्रिम वर्महोल और कम दूरी के तानाबाना थे। अगली लंबी दूरी की यात्रा 5 ब्रह्मांडीय दिनों में होगी। कुछ देर बाद लुलू कराहते हुए उठा। जब उसने वांग ये को देखा तो उसने तुरंत अपने पंख पीछे खींच लिए और शर्म से अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया क्योंकि उसका शरीर धीरे-धीरे अपने सामान्य रूप में लौट आया। वह किस लिए शर्मा रही थी? उसने कुछ नहीं किया। मास्टर, मैं। लुलू ने डरते-डरते वांग ये की ओर देखा और उससे साहस जुटाया। मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। जैसे ही वह बोली, उसका गोरा, पारभासी हाथ वांग ये की पीठ पर पहुंच गया। फिर वह रुक गई। वांग ये अवाक थे। मेरी गांड की सेवा करो। क्या वह पक्षी जैसा दिखता था? ऐसा कहा जा रहा है कि 1000 फेदर रेस वास्तव में अद्भुत थी। वांग ये ने आगे बढ़कर लुलू के सफेद, चिकने गालों को छुआ। लुलू ने कराहते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। वांग ये ने लापरवाही से उसकी पीठ को छुआ और उसके पंख एक अल्ट्रासोनिक तरंग की तरह फिर से हिंसक रूप से हिल गए। उसने एक कांपती हुई आवाज निकाली और उसका शरीर एक बार फिर लगभग पारदर्शी हो गया। उसका पूरा शरीर गीला था और उसके पंख कसकर उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। क्या? वांग ये को एक नया अनुभव हुआ। लुलू, 111 पर मैं स्क्रू का काम पूरा करने के बाद आऊंगा। शेंग की तेज आवाज बाहर से आई। नांते, जो खेती के कमरे में था, इस बार दरवाजा खोलने में भी आलसी था। जीजाजी, अपने आप पर काबू रखो। मनोरंजन कक्ष से लिंगलिंग आवाज आई। वांग ये अपने केबिन में लौट आया, उसका सिर प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ था। क्या अभी 2 तरंगों को सांस्कृतिक आदान प्रदान माना जाता था? आत्मा का स्पर्श तो हुआ, पर उसके शरीर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। ओह, रुकिए, लुलू ने कुछ विशेषताएं दिखाई। क्या वह महज एक मेहनती छोटी मधुमक्खी थी जो केवल परागण करती थी? मुनाफाखोर, वांग ये ने गुलाम मालिक जू यूकिन को डांटा। उन्होंने 1000 फेदर जाति की इस हद तक प्रशंसा की थी कि वे स्वर्गदूतों की तरह लगते थे, लेकिन क्या यह था? सौभाग्य से उसने दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी। फ्रेग्रेंस जाति की एक लड़की को खरीदना 100,000 ब्रह्मांडीय डॉलर की बर्बादी होती। खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। खुशबू जाति की लड़की संभवतः सिर्फ एक फूलदान थी। यह नहीं कर सका। अगली बार मूर्ख न बनने के लिए उसे जी डेनली से सीखना होगा और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में आभासी दुनिया नंबर 8 पर जाना होगा। 2 मिनट बाद। धिक्कार है। मैं अभी राजमार्ग चौराहे पर पहुंचा हूं और मुझे भुगतान करना होगा। वांग ये क्रोधित थे। वह जी डेनली की नस्लीय प्रतिभा से बहुत ईर्ष्यालु था। उसके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं बचा था। वे सभी होंगडान ग्रह पर संभावित बिंदुओं में परिवर्तित हो गए थे। खेती करो, अच्छी तरह से खेती करो, उसकी ताकत बढ़ाओ और फिर दूसरों को लूटने जाओ। अगला कदम उसके युद्ध डोमेन या मौलिक संलयन तकनीक को उन्नत करना था। शर्त यह थी कि उसे पहले शुरुआती चरण तक पहुंचना था। लंबे वस्त्र पहने मार्शल प्रशिक्षक के मार्गदर्शन ने वांग ये को अपनी ताकत बढ़ाने के मार्ग के बारे में और अधिक जागरूक बना दिया। पिछले 2 दिनों में उन्होंने दोनों को आजमाया था। वे बहुत कठिन थे। तुलनात्मक रूप से कहें तो उन्हें मौलिक संलयन तकनीक की अधिक समझ थी। युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा की योग्यता और क्षमता के लिए अत्यधिक आवश्यकताएं थीं, जबकि मौलिक संलयन तकनीक में एक योद्धा की रक्त प्रतिभा के लिए उच्च आवश्यकताएं थीं। हम प्रतिभा के मामले में वह अब भी बेहतर थे। डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने और अपने जीवन स्तर को उन्नत करने के बाद युद्ध क्षेत्र को समझना बेहतर है।
यह स्थानिक नियंत्रण के समान है और यह मुख्य रूप से तकनीकों के बारे में है। तात्विक संलयन तकनीक अलग है। यह एक संपूर्ण महान मार्ग है और यह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। हालांकि उसके पास थंडर एलिमेंटल ब्लड लाइन नहीं थी, थंडर प्राचीन इवोल्यूशन तकनीक के साथ वह इस रास्ते को अपना सकता था और शीर्ष रैंक इवोल्यूशन तकनीक का बेहतर उपयोग कर सकता था। इसके साथ ही उन्होंने वज्र की उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया और उसे अपने शरीर में फैला लिया। वांग ये महसूस कर सकते थे कि गड़बड़ाहट की उत्पत्ति नियंत्रण से बाहर थी। उनका भौतिक शरीर अत्यधिक दबाव में था और इसके अनुरूप ढलने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। कहने की जरूरत नहीं कि उसे इसे सामान्य अवस्था में बदलना था और फिर इसे अपनी कोशिकाओं, शरीर और युद्ध ऊर्जा में एकीकृत करना था। यह एक और लंबी सड़क थी। ऐसा कहा जा रहा है कि वह धीरे-धीरे इस पर काबू पा सकता है। वज्र की उत्पत्ति को आत्मसात करते हुए उन्होंने थंडर प्राचीन विकास तकनीक की खेती की। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी प्रगति एक ब्रह्मांडीय योद्धा की तुलना में पूरे स्तर पर अधिक थी। उन्होंने थंडर प्राचीन विकास तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही यह साधना प्रक्रिया के दौरान उसकी काया में सुधार कर सकता है, जिससे उसका शरीर वज्र की उत्पत्ति के साथ अधिक अनुकूल हो जाएगा। फिर भी उन्होंने पहले एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में सुधार किया। निर्णायक ब्रह्मांडीय स्तर 9 क्षमता उपयोगकर्ता। अगला स्तर डार्क एनर्जी स्तर है। वांग ये ने अपने मानस में बढ़ती ऊर्जा को महसूस किया और सीमा परत दर परत खुलती गई। उनकी क्षमता मजबूत हुई और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी शक्ति दूसरे स्तर पर पहुंच गई। मेरे स्टार कोर में जेड उत्कीर्ण प्रकाश गेंद के साथ यह स्टार कोर को अंधेरे ऊर्जा द्वारा निगलने से बचाने के लिए पर्याप्त है। वांग ये की प्रारंभिक योजना पहले क्षमता उपयोगकर्ता पथ के माध्यम से अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की थी, क्योंकि पहले एक योद्धा के पथ पर चलना बहुत कठिन होगा। क्षमता उपयोगकर्ता पथ आसान और सुरक्षित था। स्तर 9 के शिखर तक अभ्यास करें, डार्क एनर्जी के अस्तित्व को समझें, फिर डार्क एनर्जी स्तर में कदम रखें। डार्क एनर्जी को समझना बहुत मुश्किल था, भले ही वह हर जगह मौजूद हो। उच्च आयामी ब्रह्मांडीय स्तर उसके ठीक बगल में था, लेकिन वह इसे देख या छू नहीं सकता था। एक अदृश्य बाधा ने दो ब्रह्मांडों को अलग कर दिया। डार्क एनर्जी लेवल निम्न आयामी जीवन रूप से उच्च आयामी जीवन रूप में पार करने का पहला कदम था। यह भी एक महत्वपूर्ण कदम था। जब उसका मानस डार्क एनर्जी के साथ विलीन हो गया, तो उसमें पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन आ गया। या तो वह टूट गया और डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म बन गया, या वह डार्क एनर्जी द्वारा निगल लिया जाएगा और विकास से मर जाएगा। यह तो गौण बात थी। आखिरकार वह अभी भी प्रयास कर सकता था। ऐसे कई खजाने थे जो उसकी जान बचा सकते थे, भले ही वह अंधेरे ऊर्जा को अवशोषित करने में विफल रहा हो। डार्क एनर्जी के अस्तित्व को समझना वास्तव में कठिन था। यदि कोई उच्च आयामी ऊर्जा के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका, तो सब कुछ शून्य था। यूमिन अभी ब्रह्मांडीय स्तर से डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंची है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई चाल है। वांग ये ने यूमिन की झिझक भरी अभिव्यक्ति को याद किया। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया, तो यह उसका भाई 16 होना चाहिए जिसने उसकी मदद की। आखिरकार वह पहले से ही स्तर 9 के शिखर के करीब थी। यदि वह इसे तोड़ना चाहती थी, तो उसने तूफान पर ऐसा किया होता। समय आने पर मैं पूछूंगा। वांग ये जल्दी में नहीं थे। एक और लंबी दूरी का ब्रह्मांडीय ताना बाना। लुलु फिर से घबराहट से काम कर रहा था। उसके नाजुक पंख हल्के से कांपने लगे। इस बार वांग ये दूर बैठे रहे और अब परागण नहीं हुआ। हालांकि वह घबराई हुई थी, फिर भी लुलु बहुत सक्षम थी। उसके कार्य त्रुटिहीन थे और कोई गलती नहीं थी। वांग ये को राहत मिली। हालांकि दूसरों की सेवा करने की उनकी क्षमता संदिग्ध थी, फिर भी उन्हें स्टारशिप चलाने में कोई समस्या नहीं थी। ब्रह्मांडीय ताना बाना 12000 प्रकाश वर्ष। वांग ये ने मुख्य नियंत्रण कक्ष में रडार मानचित्र को देखा और इसकी तुलना फायर चाइम्स के उड़ान रिकॉर्ड से की जो यूमिन ने उसे भेजा था। वे बहुत करीब थे। कई झटकों के बाद सन हार्मनी फिर से उड़ गई। जल्द ही यह हल्की गति पर लौट आया। लुलु खुशी से झूम उठा। उसने मुड़कर वांग ये की ओर देखा, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। हम योंगशी आकाशगंगा के बाहरी इलाके में पहुंच गए हैं। वांग ये ने मानचित्र को ध्यान से देखा। वे अभी भी कोर 7 सितारा जीवन ग्रह योंगशी ग्रह से 500 प्रकाश वर्ष दूर थे। उन्होंने यूमिन के साथ अपने निर्देशांक साझा किए और तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त की। वांग ये ने फायर चाइम्स के प्रक्षेप पथ को देखा और एक मोटा विचार किया। उन्हें सामान्य स्थान का पता लगाना चाहिए था, लेकिन सटीक स्थान अभी भी अस्पष्ट था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे युद्ध के मैदान में सफाई कर रहे थे या कबाड़ बीन रहे थे। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वे युद्ध क्षेत्र की स्पष्ट समझ प्राप्त कर चुके हैं। यह उतना निर्णायक भी नहीं था जितना तब था जब वे शिकार का पीछा कर रहे थे। यह एक खजाने की खोज जैसा था। उदाहरण के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों का खजाना मानचित्र, या शायद काला क्षेत्र और सफेद क्षेत्र। वांग ये के दिल में एक अस्पष्ट अनुमान था। उसने प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा निकाल लिया। जैसे ही वह थोड़ा कांपा, उस पर रहस्यमयी नक्काशी चमक उठी। हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि इसकी प्रतिक्रिया हुई थी, क्योंकि वे एक ब्रह्मांडीय वर्महोल के करीब थे। उन्होंने फायर चाइम्स के साझा निर्देशांक को रडार पर प्रक्षेपित किया। वांग ये ने लुलु से कहा, जितनी जल्दी हो सके फायर चाइम्स का पालन करें, लेकिन आपको एक प्रकाश वर्ष से अधिक की दूरी बनाए रखनी होगी। बहुत करीब मत जाओ। हाँ मास्टर। लुलु थोड़ा घबराया हुआ था। वे शीघ्रता से निकट आए। विशाल योंगशी आकाशगंगा में कई प्राकृतिक और कृत्रिम वर्महोल थे। 1000 प्रकाश वर्ष व्यास वाली योंगशी आकाशगंगा का पता लगाने के लिए हल्की गति से यात्रा करने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति, संसाधनों और समय की आवश्यकता होगी, भले ही क्षेत्र की खोज के लिए रडार हो। फायर चाइम्स के उड़ान रिकॉर्ड में लगभग 100 प्रकाश वर्ष व्यास वाला क्षेत्र बहुत विस्तृत था। वे इस क्षेत्र पर बहुत केंद्रित थे। हालांकि एक बड़ा क्षेत्र अभी भी अंधेरा और अज्ञात था। सभी प्रमुख वर्महोल जुड़े हुए थे और मूल रूप से ढके हुए थे। गड़गड़ाहट। उन्होंने वे वर्महोल से यात्रा की। वांग ये लुलु के पीछे खड़ा हो गया और रडार को घूरने लगा। वे फायर चाइम्स के और भी करीब आ रहे थे। वर्तमान दूरी 4.5 प्रकाश वर्ष। लुलु, जो अत्यधिक तनाव में था, ने उड़ान को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय झपट्टा मारना। वांग ये के हाथ में प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा, जो लंबे समय से मंद पड़ गया था, फिर से चमक उठा। जैसा कि अपेक्षित था, फायर चाइम्स की खोज का लक्ष्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा था। अच्छा। वांग ये की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपना बायां हाथ लुलु के कंधे पर रखा। उनकी आंखें मिली और उसने पानी भरी आंखों का एक जोड़ा देखा। जीजाजी, फिर? वांग ये, क्या तुम छुट्टी नहीं ले सकते? तुम्हें क्या मालूम? साहब प्यार के बीज फैला रहे हैं। अपना पेंच कसो। वांग ये ने अपने दिल में शाप दिया और फिर से मुख्य नियंत्रण की स्थिति ले ली। स्टारशिप दिखाई देने लगी है। रडार पर एक प्रकाश वर्ष के भीतर पहले से ही कई सिग्नल प्रतिक्रियाएं मौजूद थीं। भले ही रडार केवल समान स्तर और उससे नीचे के स्टारशिप का ही पता लगा सका, इस छोटे से एक प्रकाश वर्ष में सिग्नल 100,000 से अधिक हो गए। वांग ये अच्छी तरह से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वह सही जगह पर आया था। सभी एक ही लक्ष्य की तलाश में थे। जो लोग इस स्थान पर आ सके, उनमें से अधिकांश के पास कुछ न कुछ जानकारी थी। या तो उन्हें खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी, उनके पास प्राचीन युद्ध क्षेत्र के हथियारों के टुकड़े थे, या उनके पास उन्नत अन्वेषण वस्तुएं थीं। वांग ये ने फायर चाइम्स का अनुसरण करना जारी रखा। वह खोजे जाने को लेकर चिंतित था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार बहुत सारे ब्रह्मांडीय जहाज थे। एक प्रकाश वर्ष का क्षेत्रफल वास्तव में बहुत बड़ा था।
1 लाख संकेतों की परवाह न करें, भले ही उनमें से लाखों सिग्नल हों, कुछ वर्महोल की परिधि को छोड़कर किसी अन्य स्टारशिप का सामना करना आसान नहीं होगा। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन, एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन, शांगजियान युआन कॉस्मिक नेशन, सिल्वर जेट कॉस्मिक नेशन, वांग ये ने खोजा। 0.01 प्रकाशवर्ष त्रिज्या रडार रेंज के भीतर स्टारशिप ने पहले ही सिग्नल भेज दिए थे। अधिकांश लोग लौकिक राष्ट्रों के परिवारों से थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के निकट 3 से अधिक ब्रह्मांडीय राष्ट्र थे। विशेष रूप से रेड रिवर कॉस्मिक नेशन, क्वेशान कॉस्मिक नेशन, डार्निंग कॉस्मिक नेशन, एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन और सिल्वर जेट कॉस्मिक नेशन निकटतम थे और उनकी संख्या सबसे अधिक थी। क्षेत्र की खोज और कब्जा भी मुख्य रूप से इन 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों पर आधारित था। 5 सैन्य शिविर एक ही समय में आगे बढ़े, प्राचीन युद्ध क्षेत्र के हर कोने में बिखरे हुए दानव और शैतान जातियों के खिलाफ लड़ रहे थे। भले ही वह एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से थे, लेकिन उनके पास कोई पारिवारिक प्रतीक या मान्यता नहीं थी। उनका स्टारशिप मानव आभासी ब्रह्मांड द्वारा प्रदान किए गए अल्सुप्रनेट से जुड़ा था, इसलिए यह एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के प्रतीक को प्रदर्शित करने में असमर्थ था। सौभाग्य से मैं तैयार था। वांग ये ने बेसिक कॉस्मिक एडवेंचरर पैकेज खोला और वनस्टार एडवेंचरर चिप निकाली जो उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने ओलशेंग को इसे सन हार्मनी पर इंस्टॉल करवाया था। जल्द ही एक सितारा ब्रह्मांडीय साहसी का कुलदेवता सन हार्मनी पर दिखाई दिया, जो स्टारशिप के स्वामित्व का संकेत देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसका मतलब यह था कि वह वर्तमान में एक तटस्थ ब्रह्मांडीय साहसी व्यक्ति था। ऐसे अराजक क्षेत्र में एक गुट में शामिल होने से मजबूत सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि यह पूरी तरह से तटस्थ नहीं था। आखिरकार लौकिक साहसी और लौकिक समुद्री डाकू नश्वर दुश्मन थे। हालांकि विभिन्न ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के नश्वर शत्रु भी थे। उदाहरण के लिए एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन, क्वेशान कॉस्मिक नेशन और डार्निंग कॉस्मिक नेशन, सिल्वर जेट कॉस्मिक नेशन और अन्य कॉस्मिक राष्ट्र। ताशी स्टारफील्ड में 105 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के बीच जटिल रिश्ते थे। न केवल अन्य जातियों के खिलाफ कई युद्ध हुए, बल्कि आंतरिक रूप से भी अशांति थी, खासकर जब क्षेत्र के लिए लड़ने की बात आई। मानव अभयारण्य कम परवाह नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि ताइशी स्टारफील्ड के लिए केवल 2 ही अंत थे, या तो उन पर अन्य ब्रह्मांडीय जातियों का शासन होगा या 105 ब्रह्मांडीय देशों में से एक का उदय हो सकता है और ताइशी स्टारफील्ड पर शासन कर सकता है, एक स्टारफील्ड साम्राज्य बन सकता है। हम इतने सारे संकेत। लिंगलिंग के गोरे और कोमल पैर नंगे थे और उसने स्पेगेटी पट्टियों वाला एक सफेद नाइट गाउन पहना हुआ था। वह उसके पीछे खड़ी थी और उसके शॉवर फोम की खुशबू उसकी नाक में चली गई। तुम बाहर क्यों आए? वांग ये ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। मैं देखना चाहता था कि तुम लुलु को फिर से कैसे धमकाते हो। लिंगलिंग ने मुंह बनाया और बुदबुदाते हुए लुलु की ओर देखा। क्या 1000 पंख वाली दौड़ इतनी आकर्षक है? हाँ, यह बिजली के झटके जैसा था। वांग ये ने नरम और हड्डी रहित लुलु को रगड़ा और लुलु कराहते हुए जाग गया। उसका लगभग पारदर्शी शरीर शीघ्र ही फिर से पारदर्शी हो गया। उसने वांग ये और लिंगलिंग को देखा और थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने छोटे शरीर को सिकोड़ लिया। मैं बाकी सब तुम पर छोड़ दूंगा लुलु। वांग ये उठे। आग का अनुसरण जारी रखें। झंकार। उनके आसपास के 90% से अधिक स्टारशिप अभी भी खोज रहे थे। बिना सिर वाली मक्खियों की तरह उनका पीछा करना कम दक्षता प्रदान करेगा। हालांकि फायर चाइम्स भी इधर-उधर घूम रही थी, यह उनके करीब थी और उसका एक निश्चित पैटर्न था। इसने एक निश्चित क्षेत्र पर ताला लगा दिया था। हाँ मास्टर। लुलु तुरंत एकाग्रता की स्थिति में आ गया। उसकी उत्कृष्ट और पारभासी सुंदर आंखें विशाल सिग्नल स्रोत को देख रही थीं और वह इतनी घबरा गई थी कि उसके पंख फिर से थोड़ा कांपने लगे। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में लिंगलिंग लुलु से बहुत परिचित थी। आराम करो, उसने उसे धीरे से सांत्वना दी। हम यहाँ हैं। ठीक है। लुलु पलटा और लिंगलिंग को देखकर मुस्कुराया। वांग ये ने लिंगलिंग के पंखों को छूते हुए उसके छोटे से हाथ को देखा और बहुत भ्रमित हो गई। इसे चालू क्यों नहीं किया गया? क्या अब इसे रॉकेट की तरह कंपन नहीं करना चाहिए? क्या वह उसे निशाना बना रही थी? जीजाजी, क्या वे सब यहाँ खजाने की खोज के लिए आए हैं? लिंगलिंग ने पलटकर पूछा। हाँ। वांग ये ने अपनी उलझन दूर की। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के हथियार के टुकड़े पर रहस्यमयी नक्काशी जगमगा उठी है। यहाँ इतने सारे स्टारशिप के साथ हम मूल रूप से इस संभावना से इंकार कर सकते हैं कि प्रतिक्रिया वर्महोल के कारण होती है। वाह, तो हमारा मौका यहाँ है। लिंगलिंग ने खुशी से कहा। हाँ, मोटे तौर पर 3 संभावनाएं हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर। वांग ये ने कहा। एक खजाना भूमि जिसमें काले क्रिस्टल या अन्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े या काले या सफेद क्षेत्र शामिल हैं। यह बहुत अच्छा है। अंततः हमें अब स्टारशिप में नहीं रहना है। मैं लगभग मौत तक ऊब चुका हूँ। लिंगलिंग ने अपने गुलाबी होंठ थपथपाए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना आधा समय आभासी दुनिया में बिताया हो, उसमें ऐसा कहने का साहस था? लिंगलिंग सुस्त नहीं पड़ रही थी। उसने मूलतः ऊपरी सीमा तक खेती की थी। आखिरकार उसकी आत्मा एक ऐसे शरीर पर कब्जा कर रही थी जो उसका नहीं था, इसलिए डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने की संभावना बहुत कम थी। यह जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इतनी जल्दी खुश मत होइए। इनमें से कोई भी बहुत जोखिम भरा है। वांग ये ने कहा। खजाना किस्मत वालों का नहीं होता। वे ताकतवरों के होते हैं। पर्याप्त ताकत के बिना भले ही हमें कोई खजाना मिल जाए, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे पास कितना मौका है? लिंगलिंग ने वांग ये की ओर देखा। मुझे नहीं पता, हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। वांग ये ने कहा। सैन्य शिविरों के बीच युद्ध के पैमाने को देखते हुए यह अभी भी मुख्य रूप से डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म और कॉस्मिक लाइफ फॉर्म के बीच है। यहाँ से सिल्वर कोर तक जाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ फिलहाल नहीं आएंगे, इसलिए हमें खोजबीन में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे पास मौका है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म पहले से ही बहुत मजबूत थे। उदाहरण के लिए, जिस लंबे वस्त्रधारी मार्शल प्रशिक्षक ने उसका मार्गदर्शन किया था वह केवल डार्क एनर्जी लेवल 9 पर था। उनके पक्ष के 5 लोगों में उनके अलावा जो डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकते थे, अर्शेंग और नैन्ते समान रूप से मजबूत थे। वे मुश्किल से एक शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ से निपट सकते थे। जहां तक लिंगलिंग और लुलु का सवाल है, वे मानक ब्रह्मांडीय स्तर 9 शक्ति वाले थे। सैन्य शिविर में वे मूल रूप से तोपचारे थे। मध्य पहुंचता है। यह वांग ये की अपनी ताकत का मूल्यांकन था। यह बहुत बुरा नहीं था। इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना कुछ अवसरों को समझना संभव हो गया। उसकी वर्तमान प्रगति भी सूचना के मध्य स्तर पर होनी चाहिए। उसे जल्दी से खुदाई करनी थी। वांग ये ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन के प्रक्षेपण लघु आभासी दुनिया नंबर 36 में प्रवेश किया। वहां बहुत सारे लोग हैं। वांग ये इधर-उधर टहलते रहे। कई 1 सितारा और 2 सितारा ब्रह्मांडीय साहसी एकत्र हुए थे। जैसा कि अपेक्षित था, अभी तक कोई 3 सितारा साहसी लोग नहीं थे। विभाजित करना। हालांकि उसके पास फायर चाइम्स के उड़ान रिकॉर्ड और निर्देशांक थे, चूंकि वह ब्रह्मांडीय साहसी शिविर में शामिल हो गया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसका अच्छा उपयोग करना था। आसपास के समूह खोजें। वांग ये ने इस फंक्शन का उपयोग किया और तुरंत कई समूह ढूंढ लिए। उनमें से अधिकांश के पास शामिल होने के लिए कठोर आवश्यकताएं थीं। उदाहरण के लिए, केवल 2 सितारा साहसी लोग ही शामिल हो सकते हैं, या केवल डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ ही शामिल हो सकते हैं, इत्यादि। कुछ के पास लोगों की संख्या की सीमा थी, कुछ को निर्देशांक की आवश्यकता थी और कुछ ने एप्लीकेशन चैनल भी बंद कर दिया था। समूहों को गतिविधि स्तर और लोगों की संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। वांग ये ने उन पर विचार नहीं किया।
उन्होंने एक-एक करके आवेदन भेजे, बिल्कुल भी नक चढ़े नहीं। अब उसे जानकारी की आवश्यकता थी। भले ही यह उपयोगी था या नहीं, पहला कदम इसे धीरे-धीरे फिल्टर करने से पहले पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना था। जल्द ही कुछ समूहों ने आवेदन स्वीकार कर लिया। वे बहुत ठंडे थे, स्वागत या अभिवादन तक नहीं कर रहे थे। सदस्यों की संख्या मूलतः एकल अंकों में थी। उच्च गतिविधि वाले समूहों के सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए गए, जैसे कि जब उन्होंने अपना बायोडाटा जमा किया था। मैंने सुना है कि किसी को निर्देशांक मिल गए हैं। कहा, कहा, मत पूछो। जो जानते हैं, उन्होंने बहुत पहले ही चुपचाप संपत्ति बना ली होगी। क्या कोई है जो पार्टी बनाना चाहता है? आइए एक दूसरे को मित्र के रूप में जोड़ें। कैसी पार्टी? हम सब बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। यह सिर्फ एक अंधी बिल्ली है जो चूहे को मारने की कोशिश कर रही है। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन भाग्यशाली है। मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा। उन ब्रह्मांडीय राष्ट्र स्टारशिप पर ताला लगाएं जिनकी एक निश्चित दिशा है। स्टारशिप का स्तर और शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना बेहतर होगा। इसका मतलब है कि ब्रह्मांडीय देशों के नागरिक उच्च वर्ग के हैं और इन लोगों के पास आमतौर पर जानकारी होती है। वांग ये ने चुपचाप स्क्रीन पर स्क्रॉल किया। इसमें से अधिकांश बेकार जानकारी थी, लेकिन कुछ अभी भी उसके लिए उपयोगी थी। अब वह निश्चिंत हो सकता था, इस क्षेत्र में कुछ चीजें पहले ही खोजी जा चुकी थीं। इसके अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों का पहला बैच पहले ही प्रवेश कर चुका था। यही कारण है कि बड़ी मात्रा में जानकारी लीक हो गई, जिससे ब्रह्मांडीय देशों से अधिक स्टारशिप आकर्षित हुई। भविष्य में और भी बहुत कुछ होगा और प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र हो सकती है। सभी समूहों के लिए आवेदन करने के बाद वांग ये ने मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया और सन हार्मनी में लौट आए। यह कैसा था? क्या तुम्हें कुछ मिला? नानते पहले ही खेती के कमरे से बाहर आ चुका था, उसकी आंखें अग्निमय आभा से चमक रही थीं। लिंगलिंग ने अपना सफेद युद्ध सूट पहन लिया और उसकी ओर उम्मीद से देखा। मैं लगभग निश्चित हूँ, वांग ये की नजर रडार पर पड़ी। उन्होंने सन हार्मनी और फायर चाइम्स के बीच की दूरी को कम होते देखा। अन्य सूचना स्रोतों की तुलना में उन्होंने फायर चाइम्स पर किसी भी अन्य चीज से अधिक भरोसा किया। एक ओर फायर चाइम्स की ताकत सभी स्टारशिप में सबसे ऊपर थी। दूसरी ओर फायर चाइम्स ने इस क्षेत्र में गहराई तक खुदाई की थी और उनके पास बहुत सारी जानकारी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास कोई अन्य विश्वसनीय सुराग नहीं था। लगभग 4 और ब्रह्मांडीय दिनों में हमें वहां पहुंचने में सक्षम होना चाहिए जहां फायर चाइम्स अब हैं। वांग ये ने रडार और अन्य सिग्नल स्रोतों की दिशा को ध्यान से देखा। अचानक बीम स्टाररी स्काई ब्रेसलेट ने एक अधिसूचना जारी की। वांग ये ने चिल्लाकर कहा और महसूस किया कि यूमिन के साथ समन्वय साझाकरण काट दिया गया था। क्या दूसरे पक्ष ने कनेक्शन काटने की पहल की? क्या यह खराब संकेत था? या वांग ये थोड़ी देर के लिए झिझके। उसे यूमिन से कोई संदेश नहीं मिला, इसलिए उसने उसे एक संदेश भेजा। यह समुद्र में डूबते हुए पत्थर के समान था। वांग ये की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत यूमिन को फोन करने की कोशिश की। कनेक्शन विफल रहा। जैसा कि अपेक्षित था, वीडियो कॉल से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या गलत? लिंगलिंग की खूबसूरत आंखों ने देखा। वांग ये ने रडार पर निर्देशांक को देखा और कहा, आंख की झंकार शायद अंदर चली गई होगी। वे अंदर गए। लिंगलिंग और नानते स्तब्ध रह गए। वांग ये ने कहा, मैं प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों और अन्य खजाने को छोड़कर लगभग आश्वस्त हूँ। यह संभवतः एक काला क्षेत्र या एक सफेद क्षेत्र है। काले या सफेद क्षेत्र ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों की आंतरिक दुनिया थे। वे मूल रूप से उच्च आयामी ऊर्जा द्वारा निर्मित अद्वितीय दुनिया थे। काले क्षेत्र का मूल अंधेरा पदार्थ था और सफेद क्षेत्र का मूल अंधेरा ऊर्जा था। क्या कोई अन्य संभावना नहीं है? लिंगलिंग ने पूछा। वहाँ है, वांग ये ने कहा, फायर चाइम्स पर हमला किया गया होगा और यूमिन को मार दिया गया होगा। हालांकि जब तक स्टाररी स्काई ब्रेसलेट को स्टोरेज स्पेस में छिपा नहीं दिया गया था, तब तक इसे डिस्कनेक्ट या अनुत्तरित नहीं किया जा सकता था। ऐसा नहीं लग रहा है कि यह क्षतिग्रस्त है। अब हम अच्छी लड़ाई कर सकते हैं। नानते बहुत उत्साहित थे। वांग ये ने कहा, हमें अभी भी पहले प्रवेश द्वार ढूंढना होगा। मैंने यूमिन के अंतिम निर्देशांक रिकॉर्ड नहीं किए हैं। वन में केवल एक अनुमानित सीमा है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में फायर चाइम्स का कोई उड़ान रिकॉर्ड नहीं है। हमें अभी भी खोज और अनुमान लगाने की आवश्यकता है। लिंगलिंग ने कहा, इसमें थोड़ा और समय लगेगा। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो हमें प्रवेश द्वार भी ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। वांग ये ने सिर हिलाया। इस बार यूमिन ने उसे बहुत सारी जानकारी दी। क्या यह काला क्षेत्र होगा या सफेद क्षेत्र? नानते ने पूछा। वांग ये ने कहा, इसके एक सफेद क्षेत्र होने की अधिक संभावना है। हमारे प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े में कम काला पदार्थ और अधिक गहरी ऊर्जा है, तो डार्क एनर्जी पर प्रतिक्रिया अधिक होगी। एक श्वेत क्षेत्र ब्लैक होल स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता की आंतरिक दुनिया थी। वांग ये भी आश्चर्यचकित थे। जाहिर है, उस समय प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में लड़ाई बहुत तीव्र थी। यह केवल डार्क एनर्जी स्तर और सुपर स्टार स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे। यहाँ तक कि ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ जैसा मजबूत व्यक्ति भी गिर गया था। इसके अलावा दूसरा पक्ष कोई सामान्य ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। आखिरकार हजारों साल बीत चुके थे। ऊर्जा के समर्थन के बिना एक सामान्य ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ की आंतरिक दुनिया बहुत पहले ही ढह गई होती। अब तक इसका अस्तित्व में रहना असंभव था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतने सारे ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों और गुटों को आकर्षित किया। जाओ जाओ जाओ, नानते बहुत उत्साहित थे। आंतरिक दुनिया कितनी बड़ी है? क्या जब तक हम प्रवेश द्वार ढूंढेंगे तब तक खजाना खत्म हो जाएगा? लिंगलिंग ने पूछा। वांग ये ने कहा, विशेषज्ञ जितना मजबूत होगा, आंतरिक दुनिया उतनी ही बड़ी होगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आंतरिक दुनिया काफी बड़ी है। ब्रह्मांडीय राष्ट्रों से कई परिवार एक के बाद एक आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि बहुत सारी अज्ञात भूमि है। तो हमें भी कुछ हासिल होगा। लिंगलिंग की आंखें चमक उठीं। बेशक। यह कितना की समस्या है? वांग ये ने सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो हमें प्रवेश करने वाले पहले बैच का अंत होना चाहिए। जब हम पहली बार आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हमें उन बड़े खतरों को सहन नहीं करना पड़ता है और हम प्रवेश करने के बाद जानकारी को तुरंत समझ सकते हैं। लेकिन कुंजी अभी भी सुरक्षा है। बहादुर बनने की कोशिश मत करो और सबसे पहले बाहर निकलने वाले मत बनो। चुपचाप अमीर बनना सबसे अच्छा है। क्या यह खतरनाक होगा? नानते चौंका। वांग ये ने सिर हिलाया। अगर आंतरिक दुनिया ढह नहीं गई है, तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार की ऊर्जा इसका समर्थन कर रही है। यह मूल मालिक की शेष चेतना या जुनून भी हो सकता है। यह शरीर की वृत्ति, कोशिकाओं की शेष ऊर्जा या हथियार की भावना भी हो सकती है जो मालिक के दिमाग से जुड़ी हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सी संभावना है, यह खतरनाक होगी। हालांकि सबसे बड़ा खतरा अन्य ब्रह्मांडीय मनुष्यों से आएगा जिनका लक्ष्य हमारे जैसा ही है। खजाने के साथ निश्चित रूप से लड़ाई और झगड़े होंगे। यह अपरिहार्य है। वांग ये ने पहले ही जानकारी की जांच कर ली थी। चाहे वह काला क्षेत्र हो या सफेद क्षेत्र, वे दोनों उच्च जोखिम उच्च इनाम थे। हालांकि यह भी एक महान अवसर था जिसे चूका नहीं जा सकता था। अभी भी समय है। आप धीरे-धीरे सोच सकते हैं कि प्रवेश करना है या नहीं। वांग ये ने उनकी ओर देखा। नानते हंसे। सौर मंडल छोड़ते समय हम पहले ही बाल-बाल बच चुके हैं। हमें काले या सफेद क्षेत्र से क्यों डरना चाहिए? जोखिम जितना अधिक होगा, उतना बेहतर होगा। केवल तभी हमें आनुवंशिक प्रतिबंधों को तोड़ने का मौका मिलेगा। वांग ये मुस्कुराए। डेनहुआंग ग्रह की यात्रा के बाद नैन्ते का दृढ़ संकल्प मजबूत हो गया।
वह अपनी सीमाएं तोड़ना चाहता था। वह औसत दर्जे का बनने को तैयार नहीं था। जीजाजी जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगी, लिंगलिंग ने भी अपनी राय व्यक्त की। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वन वन वन, बस मेरा शरीर बदल दो। वांग ये ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। उसके लिए यह कहना आसान था। वह मेहनत की कमाई थी। खैर, अन्य लोगों का खून और पसीना। मुनरू गार्ड्स ने उन्हें लगातार 2 तरंगें भेजी थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि वे अब कैसे कर रहे हैं। वे डर नहीं सकते थे ना। मुनरू गार्ड्स के माध्यम से उन्हें और धनराशि मिलने की संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। यदि वह इस बार काले या सफेद क्षेत्र में प्रवेश कर सका तो जब तक वह जीवित रहेगा उसका लाभ निश्चित रूप से अत्यधिक प्रचुर रहेगा। फ्लाइट रूट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 बहुत ही होशियार लड़कियों, लिंगलिंग और लुलू के साथ उन्हें जो सिखाया गया था वह तुरंत समझ में आ गया। वांग ये ने अपने केबिन में खेती की। उन्होंने मौलिक संलयन तकनीक को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया। अंतिम स्प्रिंट। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विकासवादी तकनीक अपना रहा है। उसी समय कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन की आभासी दुनिया में वह विभिन्न बड़े समूहों में शामिल हुए और जानकारी जमा की। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, यह मूल रूप से एक आंतरिक दुनिया थी। लेकिन हर कोई अभी भी इसकी लोकेशन ढूंढ रहा था। यह सामान्य था। ऐसा नहीं था कि वे साझा नहीं करना चाहते थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन ब्रह्मांडीय साहसी लोगों के लिए आभासी नेटवर्क काट दिया गया था जिन्होंने प्रवेश पाया था और पहले ही आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। उनका दोबारा प्रकट होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। 4 लौकिक दिन बाद, लगभग 10 वर्महोल से गुजरने के बाद, सन हार्मनी फायर चाइम्स की अंतिम स्थिति पर पहुंची। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। निर्णायक ब्रह्मांडीय स्तर 1 योद्धा। उसका शरीर मजबूत हो गया और वह दूसरे स्तर पर आगे बढ़ गया। यह आगामी बड़े साहसिक कार्य के लिए एक और बीमा था। क्या आप अपनी लड़ाकू ऊर्जा बढ़ाने के लिए 10,000,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। जैसे ही उसकी चेतना गिरी, वांग ये की युद्ध ऊर्जा बढ़ गई और वह आगे बढ़ गया। एक योद्धा के रूप में उनके वर्तमान पद के लिए युद्ध ऊर्जा उनकी नींव का आधार थी। चाहे वह युद्ध क्षेत्र हो या मौलिक संलयन तकनीक जिसे वह समझ रहा था, पीड़ादायक करीपान तकनीक जो तुरंत उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती थी, या 9 शार्प सेबर का विस्फोट, सभी युद्ध ऊर्जा से निकटता से संबंधित थे। संभावित अंक शेष 7158,000,000। वांग ये अभी के लिए रुक गए। आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने के बाद स्तर ऊपर उठाने में देर नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी तक यह निर्धारित नहीं कर सका था कि यह काला क्षेत्र था या सफेद क्षेत्र। हालांकि दोनों आंतरिक दुनियाएं थीं, फिर भी वे अलग-अलग थीं। इसके अलावा कागज पर जो लिखा गया वह सच ही था। कोई नहीं जानता था कि वास्तविक आंतरिक दुनिया में यह वास्तव में कैसा था। केवल संभावित अंकों के साथ ही वह सहज होगा। राडार ने एक बड़े क्षेत्र की तलाशी ली। सिग्नल एक-एक करके दिखाई दिए और वांग ये ने तुरंत फिल्टर किया और उनकी पहचान की। यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गायब होने से पहले यूमिन के अंतिम निर्देशांक ने उसे एक छोटा सा क्षेत्र दिया था और इस क्षेत्र में कई ब्रह्मांडीय जहाजों को एक दिशा में एकत्र होते हुए साफ देखा जा सकता था। जब पहला सिग्नल गायब हो गया तो वांग ये आंतरिक दुनिया में प्रवेश के निर्देशांक निर्धारित करने में सक्षम थे। पैसा कमाने का बेहतरीन मौका। वांग ये ने तुरंत मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। एक समूह बनाया गया जिसका नाम सेलिंग एंट्रेंस कोऑर्डिनेट्स रखा गया। फिर उसने तुरंत उन सभी समूहों में विज्ञापन भेज दिए जिनमें वह शामिल हुआ था। यदि संसाधन थे तो स्वाभाविक रूप से उसे उनका पूरा उपयोग करना होगा। जबकि अधिकांश ब्रह्मांडीय साहसी अभी भी प्रवेश द्वार की तलाश कर रहे थे, उन्होंने पहले ही पहल कर दी थी। डिंग। वास्तव में एंटा नाम का एक सितारा साहसी व्यक्ति निजी संदेश भेजने वाला पहला व्यक्ति था। मुझे एक मित्र के रूप में जोड़े और मैं आपको 100 कॉस्मिक डॉलर के लिए क्षेत्र निर्देशांक भेजूंगा। वन समूह में मेरे वर्तमान निर्देशांक साझा करेगा और यदि वन ऑफलाइन हो जाता है तो अंतिम निर्देशांक प्रवेश स्थान होगा। वांग ये ने तुरंत उत्तर दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वांग ये ने एक नजर डाली। दूसरा पक्ष एक ब्रह्मांडीय स्तर 9 का योद्धा था। आमतौर पर कहें तो यदि इस स्तर का कोई योद्धा शून्य से शुरुआत करता है तो उसकी कुल संपत्ति केवल 10 मिलियन स्टार पॉइंट से लेकर 10 कॉस्मिक डॉलर तक होती है। बहुत गरीब। क्या यह सस्ता हो सकता है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एकता ने एक और संदेश भेजा। कोई सौदेबाजी नहीं। मैं प्रवेश निर्देशांक के करीब हूँ, वांग ये ने कहा। इसके बारे में सोचो। एक बार अंदर जाने के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, आप अचल संपत्ति या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को गिरवी रख सकते हैं। क्या होगा अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे? एकता ने उत्तर दिया। मेरी जानकारी देखें। मैं सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के सैन्य रणनीति विभाग का छात्र हूँ। मेरे पास यह गारंटी देने के लिए स्कूल की प्रतिष्ठा है कि मैं ईमानदार हूँ। जैसा कि वांग ये ने उत्तर दिया, एक अन्य वनस्टार साहसी ने उसे एक मित्र के रूप में जोड़ा। वही बातचीत हुई। अंतर यह था कि दूसरे पक्ष ने बिल्कुल भी देर नहीं की और 100 कॉस्मिक डॉलर हस्तांतरित कर दिए। दूसरे पक्ष को समूह में जोड़ना और निर्देशांक भेजना एक ही बार में किया गया। युवा मास्टर रेयोंग। क्या मैं प्रथम हूँ? यह सही है। पहले वाले ने धोखा दिया। वांग ये ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि एंटा ने पहले ही ताशी गैलेक्सी में अचल संपत्ति के बंधक के साथ साथ 55 कॉस्मिक डॉलर का हस्तांतरण भी भेज दिया था। उत्तीर्ण। पैसा कमाना बहुत आसान था। वांग ये ने आह भरी। उधर एक तीसरे शख्स ने उन्हें दोस्त के तौर पर अपने साथ जोड़ लिया। गारंटी के रूप में सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के सैन्य रणनीति विभाग में मेरे छात्र की पहचान के साथ क्षेत्रीय निर्देशांक के लिए 1000 कॉस्मिक डॉलर। मैं समूह में वर्तमान निर्देशांक साझा करूंगा। यदि कोई ऑफलाइन होता है तो मेरा अंतिम निर्देशांक प्रवेश स्थान होगा। वांग ये स्पष्ट थे। 2 सितारा साहसी ली नायर, एक डार्क एनर्जी लेवल 4 क्षमता वाला उपयोगकर्ता। डिंग। देखते ही देखते उसके हाथ में 1000 कॉस्मिक डॉलर आ गए। हाहा। वह छोटी अमीर महिला बहुत स्पष्टवादी थी। वांग ये ने एक और समूह बनाया और इसमें ली नायर को जोड़ा। ली नायर, केवल मैं। यह सही है। वर्तमान में आप एकमात्र 2 सितारा ठगे गए व्यक्ति हैं। वांग ये ने मन ही मन सोचा। कारोबार अस्त व्यस्त होने लगा। विभिन्न ग्रुपों में भेजे गए संदेश फैल गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक ब्रह्मांडीय साहसी लोगों ने उसे एक मित्र के रूप में जोड़ा, वांग ये अपने ग्राहक प्रकार के अनुसार अलग-अलग कीमतों की पेशकश करने में और अधिक कुशल हो गया। मूल रूप से 2 कीमतें थीं, अर्थात 100 कॉस्मिक डॉलर और 1000 कॉस्मिक डॉलर। थोड़ी ही देर में उसके वनस्टार रेड कार्ड का बैलेंस फिर से 10,000 से ज्यादा हो गया। मुझे नहीं लगता कि किसी को अंदर जाने की जरूरत है। वांग ये को उम्मीद नहीं थी कि पैसा कमाना इतना आसान होगा। जबकि लुलू और लिंगलिंग ने सन हार्मनी को नियंत्रित किया था, वे निर्देशांक के करीब पहुंच रहे थे। साथ ही वह पैसा भी कमा रहा था। लेकिन जल्द ही फ्रेंड रिक्वेस्ट की संख्या कम होने लगी। चैट में वांग ये ने इसका कारण खोजा। उसने चारों ओर खोजा और थोड़ा असहाय महसूस किया। एक के बाद एक कई नए समूह सामने आए। उन्होंने समूह का नाम भी नहीं बदला। कीमत उसकी आधी ही थी और यहाँ तक कि एक 2 सितारा साहसी व्यक्ति भी उसका व्यवसाय छीनने आया था। यह काफी है। वांग ये ने अपना संतुलन देखा। 31200 कॉस्मिक डॉलर। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन वे एक बार फिर उसके पास लौट आए। डेनहोम प्लेनेट पर उसने जो पैसा बर्बाद किया था वह कुछ ही समय में उसकी जेब में वापस आ गया था। जीजाजी, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। लिंगलिंग चिल्लाया। उसकी आवाज खुशी और आशा से भरी थी।
नानते खड़े हुए और अपने नए खरीदे गए हेल्प रीजन स्पीयर को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में लड़ने का जज्बा भरा हुआ था। गड़गड़ाहट। अंतरिक्ष थोड़ा कांप उठा। वांग ये ने गहरी सांस ली और रडार निर्देशांक को घूर कर देखा। एक मजबूत ऊर्जा प्रतिक्रिया के साथ प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े पर रहस्यमय नक्काशी पूरी तरह से चमक उठी। वांग ये की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्हें धीरे-धीरे दूर से एक विशाल और विस्मयकारी आभा का एहसास हुआ। बंद करना। वे और भी करीब आ रहे थे। यह एक ब्रह्मांडीय भंवर था जिसने कमजोर चूषण बल छोड़ा और इसके चारों ओर बिजली की एक परत जमा हो गई। सन हार्मनी प्रकाश की गति से दौड़ी और ब्रह्मांडीय भंवर उसकी आंखों के सामने बड़ा हो गया। यह ऐसा था मानो यह एक ऐसा मार्ग हो जो आयामों को भेदता हो। शक्तिशाली ऊर्जा ने तारे के जहाज को घेर लिया और एक पल में वाह सन हार्मनी ब्रह्मांडीय भंवर से गुजरी। थम। तेज झटकों के बीच सन हार्मनी बंद हो गई। जब वांग ये और अन्य लोगों ने है से बाहर देखा तो उनके भाव अलग-अलग थे। यह बिल्कुल नई दुनिया जैसा था, एक ऐसा आयाम जिसमें उन्होंने पहले कभी प्रवेश नहीं किया था। यह ब्रह्मांड के तारों भरे आकाश से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि स्टारशिप में भी वे भारी दबाव और शक्तिशाली आभा महसूस कर सकते थे। वांग ये ने कहा, मैं बाहर जाऊंगा और पहले देखूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नानते ने कहा। और मुझे लिंगलिंग की आंखें उत्साह से भर गईं। केबिन का दरवाजा धीरे से खुला और वे तीनों सावधानी से सन हार्मनी से बाहर निकल गए। कितना तीव्र दबाव है, नानते की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने जमीन पर पैर रखा। न केवल अंतरिक्ष बंधन बेहद मजबूत है, बल्कि आसपास का दबाव भी बहुत मजबूत है। ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में हैं। वांग ये ने चारों ओर देखा। यह काला पदार्थ है। नानते और लिंगलिंग स्तब्ध रह गए। यह एक सफेद क्षेत्र नहीं है, यह एक काला क्षेत्र है। वांग ये ने ठहाका लगाया। काला क्षेत्र गहरे पदार्थ के आधार पर बनाया गया है। इसका मूल काला पदार्थ है। एक उच्च आयामी अस्तित्व के रूप में यह स्वाभाविक रूप से दमनकारी लगता है। यह एक उच्च आयामी ब्रह्मांड है, लिंगलिंग ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, काले क्षेत्र और सफेद क्षेत्र अधूरे हैं क्योंकि उनमें उच्च आयामी ऊर्जा का केवल एक हिस्सा है, वांग ये ने कहा। वर्तमान स्थिति से काला क्षेत्र काफी स्थिर प्रतीत होता है। बूम। बिना किसी चेतावनी के बिजली का एक तेज झटका अंतरिक्ष में घुस गया। यह उनके सामने 1000 मीटर से भी कम दूरी पर उतरा, जिससे जमीन में एक अर्धवृत्ताकार गड्ढा हो गया। भयानक ताकत ने उन्हें अचंभित कर दिया और आश्चर्य से हांफने लगे। यह काफी स्थिर है। लिंगलिंग और नैंते ने वांग ये की ओर देखा। यह वास्तव में स्थिर है। वांग ये का मुंह हिल गया। उसकी नजर उस विशाल गड्ढे पर पड़ी जो सैकड़ों मीटर गहरा था। यहाँ तक कि इस स्तर का बिजली का बोल्ट भी जमीन में प्रवेश नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि काला पदार्थ स्थिर है। क्या यह एक संयोग था? लिंगलिंग को अभी भी एक डर बना हुआ था। अगर हम बिजली की चपेट में आ जाते तो शायद हम शरीर और आत्मा से नष्ट हो गए होते। नानते की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वांग ये ने कहा, भले ही हम सिर्फ परिधि में हों, हम गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। इसमें गड़गड़ाहट की उत्पत्ति शामिल है। यह कोई सामान्य बिजली का झटका नहीं है। इसकी शक्ति डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति वाले हमले के बराबर है। लिंगलिंग ने कहा, शायद अभी यह महज एक संयोग था। इससे पहले कि वह अपना अंतिम शब्दांश बोलती, वांग ये और नानते के भाव एक ही समय में बदल गए। दूर बिजली का एक और झटका था। हालांकि इसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता था। बिजली उन्हें गलत साबित करने में विशेष रूप से अच्छी थी। वहाँ एक स्थानिक प्रतिक्रिया है। इस बार वांग ये अपने परिवेश को भांप रहा था। विशेषज्ञ का स्थानिक क्षेत्र बहुत ऊंचा है। नानते ने सिर हिलाया। ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ की आंतरिक दुनिया में उसकी शेष चेतना होती है। उसका स्थानिक नियंत्रण स्वाभाविक रूप से महान होता है। भले ही वह चरण 9 पर नहीं है, वह कम से कम चरण 8 पर है। वांग ये ने अपना स्टाररी स्काई ब्रेसलेट चालू किया, लेकिन कोई संकेत नहीं था। आभासी ब्रह्मांडीय नेटवर्क संभवतः वही था। काला क्षेत्र न तो निम्न आयामी ब्रह्मांड था और न ही उच्च आयामी ब्रह्मांड था। यह एक स्वतंत्र आयाम था। वांग ये ने दोनों से कहा, आइए पहले आसपास का निरीक्षण करें और खुद को काले क्षेत्र से परिचित कराएं। मैं आशेंग और लुलु को भी बुलाऊंगा। स्टारशिप बड़ी है। इस पर बिजली गिरने की बहुत संभावना है। ठीक है। पांचों के समूह ने जल्द ही अपनी खोज शुरू कर दी। बिजली के झटके बहुत बार-बार होते थे और उनका कोई पैटर्न नहीं था। उन्होंने जहां चाहा वहां प्रहार किया। हालांकि वांग ये और नानते का स्थानिक नियंत्रण बहुत जर्जर नहीं था और वे इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, लेकिन वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। बिजली बहुत तेज थी। जब उन्हें अंतरिक्ष में परिवर्तन का एहसास हुआ तो यह पहले ही आ चुका था। यह है। वांग ये की आंखें अचानक चमक उठीं। वह बिजली गिरने के कारण बने गड्ढे में कूद गया और एक नाखून के आकार का काला क्रिस्टल उठा लाया। यह बहुत भारी था। हालांकि यह छोटा था, इसका वजन लगभग उसके 9 शार्प सेबर के समान था। डार्क क्रिस्टल, वांग ये बुदबुदाया। लिंगलिंग और नानते आए और वांग ये के हाथों से अनियमित काला क्रिस्टल ले लिया। उन्होंने इसे एक साथ देखा और अविश्वास से चिल्लाए। इसकी कीमत कितनी है, जीजाजी? लिंगलिंग ने पूछा। वांग ये ने कहा, डार्क क्रिस्टल के एक ब्लॉक की कीमत 100 मिलियन कॉस्मिक डॉलर है। यह डार्क क्रिस्टल लगभग 1 घन सेंटीमीटर का है। तो यह लगभग 100 ब्रह्मांडीय डॉलर है। उसके पीछे लुलु और आशेंग चौंक गए। तो क्या यह काला क्षेत्र था? 100 ब्रह्मांडीय डॉलर यूं ही जमीन से उठाए जा सकते हैं। उनकी संयुक्त कुल संपत्ति केवल इतनी थी। माई हेल्प रीजन स्पीयर की कीमत केवल 50 कॉस्मिक डॉलर है। नानते ने अपने नए खरीदे गए हेल्प रीजन स्पीयर को देखा। यह असीमित गुप्त ऊर्जा वाला एक हथियार था और तीसरे चरण के हथियार के बराबर था। यह अब मूल्यवान नहीं लग रहा था। अगर मैं थोड़ा और उठाऊं तो क्या मैं और अधिक सुंदर शरीर पा सकूंगा? लिंगलिंग बहुत खुश थी। अब नया शरीर पाना कोई समस्या नहीं है। वांग ये ने अभी बाहर 31200 कॉस्मिक डॉलर कमाए थे और एक छोटा सा लाभ कमाया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह काले दायरे की असीमित संपत्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है। भले ही ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ ने केवल थोड़ी सी संपत्ति का खुलासा किया हो, वह पहले से ही बहुत मूल्यवान थी। वे आगे बढ़ते रहे। बिजली की आंख मिचौली जारी रही। अन्य 4 ने उत्साहपूर्वक काले क्रिस्टल की खोज की, जबकि वांग ये ने अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। मानचित्र के बिना वे अन्वेषण के लिए राडार का उपयोग नहीं कर सकते थे। वे किसी और से संपर्क भी नहीं कर सके। काले दायरे में जहां हर जगह खतरा छिपा हुआ है, एक गलत कदम बहुत अच्छी तरह से अनंत विनाश का कारण बन सकता है। एक स्टारशिप, वांग ये ने जल्द ही एक ब्रह्मांडीय वार्प स्टारशिप को धीमी गति से उड़ते हुए देखा। काले क्षेत्र में जहां दबाव बेहद मजबूत था, प्रकाश की गति से यात्रा करना निस्संदेह एक मूर्ख का सपना था। बूम। बिना किसी चेतावनी के बिजली का एक झटका दिखाई दिया। कॉस्मिक वार्प स्टारशिप का सुरक्षा कवच टूट गया और एक बड़ा छेद खुल गया। हालांकि यह कोर से नहीं टकराया और स्टारशिप की शक्ति कम नहीं हुई, बिजली गिरने की शक्ति नग्न आंखों को दिखाई दे रही थी। स्टारशिप बहुत बड़ी थी। इस क्षेत्र में उड़ान भरना जहां बिजली के हमले केंद्रित थे, चाहे कोई कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, देर सबेर बिजली गिरेगी ही। कुछ ही समय बाद वे आगे बढ़े। एक ब्रह्मांडीय भंवर, वांग ये ने दूरी में एक समान ब्रह्मांडीय भंवर देखा। कोई भी स्टारशिप आसपास नहीं थी। यह एक निकास की तरह लग रहा था। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद उसे एहसास हुआ कि भंवर की ऊर्जा लगातार बदल रही थी। वह गलत था। यह वह स्थान था जो लगातार बदल रहा था। इसलिए प्रवेश और निकास दोनों का स्थान हमेशा बदलता रहता था। काला क्षेत्र एक बहती नदी की तरह था। इसका स्थानिक स्थान निश्चित नहीं था।
वांग ये ने जल्द ही एक पैटर्न खोज लिया। उसने लुलु की दिशा में देखा। दास की छाप के माध्यम से उसने महसूस किया कि लुलु के हाथ में एक काला क्रिस्टल था जो पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा था। वह इतनी उत्साहित थी कि उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। इतना खराब भी नहीं। वांग ये ने लुलु की प्रशंसा की। काले क्रिस्टल की कीमत कम से कम 200 कॉस्मिक डॉलर थी। लुलु ने अपना मूल्य वापस अर्जित कर लिया था। इस दिन और युग में एक योग्य दास को अपने मालिक के लिए पैसा कमाने में सक्षम होना चाहिए। वे कुछ देर तक खोजबीन करते रहे। वांग ये ने ब्रह्मांडीय मनुष्यों का एक समूह देखा। उन पांचों की तरह वे भी अपने चेहरे पर उत्साह के साथ इधर-उधर कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने पुष्टि की कि उनका लक्ष्य एक ही है। नमस्कार, हम डेमिंग कॉस्मिक नेशन जियानमीर परिवार से हैं। नीले और सफेद कवच में एक आदमी मुस्कुराता हुआ आया और अपना हाथ बढ़ाया। ब्रह्मांडीय साहसी वांग ये ने अपना हाथ हिलाया और अपने सीने पर लगे बेंच की ओर इशारा किया। हम यहाँ एक लौकिक दिन से भी कम समय के लिए आए हैं और हम अभी भी आसपास का अन्वेषण कर रहे हैं। जियानमीर आदमी हंसा। हम भी अभी आए। क्या तुम्हें कुछ मिला? वांग ये ने पूछा। जियानमीर आदमी ने अपना सिर हिलाया। हमें अभी अभी बिजली गिरने का झटका झेलना पड़ा और हमारे 2 वंशजों की मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि यहाँ सबसे बड़ा खतरा बिजली गिरना है। यह काला क्षेत्र काफी अजीब है। यह सोचना कि सबसे बड़ा खतरा बिजली गिरना है, फिर भी यह सफेद क्षेत्र नहीं है। सबसे बड़ा खतरा? वांग ये उत्सुक थे। जियानमीर आदमी ने वांग ये की आंखों में देखा और मुस्कुराया। आप अभी आए हैं, इसलिए आप अभी तक अंधेरे जानवरों से नहीं मिले हैं। वे अंधेरे जीव हैं जिनकी शक्ति का स्रोत अंधेरा पदार्थ है। वे काफी शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म भी खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वांग ये मुस्कुराए। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। आपका स्वागत है। सभी को शुभकामनाएं। जियानमीर आदमी मुस्कुराया और चला गया। दोनों पार्टियों की राहें एक दूसरे से टकरा गईं। आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण था, मानो कोई प्रतिस्पर्धा ही न हो। वे बुरे नहीं हैं, उन्होंने हमें काले जानवरों के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। नानते आगे चला गया। वांग ये ने कहा, वे हमारी जांच कर रहे थे। तुम्हारा मतलब है कि वे हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण हैं? नानते की आंखें तेज हो गईं। वांग ये ने कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हमें दूसरों से सावधान रहना चाहिए। यह जीवन ग्रह का ऊपरी क्षेत्र नहीं है। मानव अभयारण्य के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि दूसरा पक्ष केवल इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि वे मित्रवत हैं। इस स्थान पर उन्हें हमें मारने के लिए कोई परिणाम भुगतने की आवश्यकता नहीं है। मानव आभासी ब्रह्मांड के बिना और स्टाररी स्काई कम्युनिकेशंस के बिना काला क्षेत्र एक अराजक हत्या का मैदान है। मनुष्यों के लालच को कम मत समझो। लिंगलिंग और नानते ने सिर हिलाया। नीले ग्रह पर आपदाओं की एक श्रृंखला का अनुभव करने के बाद वे यह सब अच्छी तरह से जानते थे। ब्रह्मांड में शक्ति ही सब कुछ थी। एक लौकिक दिन के बाद वांग ये और अन्य लोग सन हार्मनी में लौट आए। हम सन हार्मनी पर बिजली नहीं गिरी, लिंगलिंग ने आश्चर्य से कहा। वांग ये ने कहा, इसका मतलब है कि बिजली गिरने के कुछ पैटर्न हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। अन्यथा बिजली गिरने की आवृत्ति के साथ यह असंभव है कि स्टारशिप बिजली से प्रभावित न हो। 1000 कॉस्मिक डॉलर के करीब लिंगलिंग ने नानते की ओर अपनी ठुड्डी उठाई। 10, 40, 100 ब्रह्मांडीय डॉलर। शेंग की आवाज थोड़ी कमजोर थी। उसने केवल गहरे क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया था। नानते ने विचार किया, शायद यह ऊर्जा के उतार चढ़ाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। यह संभव है, वांग ये ने कहा। इस ब्रह्मांडीय दिन के अवलोकन के माध्यम से हमने पाया कि यह काला क्षेत्र काफी स्थिर है। 1000 वर्षों के बाद भी यह हिला या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे अकेले अंधेरे पदार्थ ऊर्जा द्वारा समर्थित किया जा सकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इसमें काले क्षेत्र के मास्टर के बारे में चेतना या जुनून का अवशेष है। बदला, वह बहुत अनिच्छा से मर गया होगा, लिंगलिंग ने कहा। नानते मुस्कुराए। सभी ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों का लक्ष्य पुनर्जन्म चक्र को चुनौती देना और अमर जीवन रूप बनना है। वे निश्चित रूप से इस तरह युद्ध के मैदान में मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम अभी तक नहीं जानते हैं। हम केवल काले क्षेत्र की सबसे बाहरी परत पर हैं, ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश के पास। जाहिर है, वांग ये ने कहा। हम काले क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के जितना करीब पहुंचेंगे, यह उतना ही अधिक खतरनाक होगा और उतना ही अधिक लाभ होगा। उदाहरण के लिए, आज हमने जो काले क्रिस्टल उठाए हैं, अंदर और भी कुछ होना चाहिए और काले क्षेत्र के स्वामी द्वारा पीछे छोड़े गए खजाने हो सकते हैं, लेकिन खतरे का अनुमान लगाना कठिन है। सभी ने सिर हिलाया। वैसे आज तुम लोगों को कितना मिला? वांग ये ने पूछा। लगभग 700 कॉस्मिक डॉलर, नानते ने गिनती की। 1000 कॉस्मिक डॉलर के करीब लिंगलिंग ने नानते की ओर अपनी ठुड्डी उठाई। 100 ब्रह्मांडीय डॉलर। शेंग की आवाज थोड़ी कमजोर थी। उसने केवल गहरे क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया था। वांग ये ने उसकी ओर देखा। उसे रखने से क्या फायदा? वह आमतौर पर इतना फुर्तीला था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में वह उतना मजबूत नहीं था। आप कैसे हैं? वांग ये ने लुलु की ओर देखा। डरपोक लुलु के पंख हल्के से कांपने लगे जब उसने काले क्रिस्टल का ढेर निकाला और उन्हें जमीन पर रख दिया। नानते और लिंगलिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। तो इतने सारे। शेंग की अभिव्यक्ति बदसूरत थी और उसकी पीठ बेवजह ठंडी महसूस हो रही थी। लुलु उसे नुकसान पहुंचा रहा था। 2000 कॉस्मिक डॉलर। वांग ये ने गिना। लुलु की फसल नानते, लिंगलिंग और रोल शेंग की कुल फसल से अधिक थी। क्या यह लुलु था? वह स्पष्ट रूप से पैसा पैदा करने वाली महिला थी। हमने एक कॉस्मिक डे में 4000 कॉस्मोस डॉलर कमाए। लिंगलिंग और नानते ने एक दूसरे की ओर देखा। वे पूरे दिन अलग-अलग खोज रहे थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि दूसरों को क्या मिला है। अब एकत्रित संख्या को देखना वाकई चौंकाने वाला था। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वे केवल लौकिक स्तर पर थे। उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धाओं के विशाल बहुमत के पास केवल 10 मिलियन स्टार पॉइंट से लेकर 10 ब्रह्मांडीय डॉलर तक की कुल संपत्ति थी। 4000 कॉस्मिक डॉलर यदि समान रूप से विभाजित किए जाएं, तो उनमें से प्रत्येक के लिए 1 मिलियन का मतलब होगा। यह मूल रूप से एक शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ की निवल संपत्ति के बराबर था। पैसा कमाने की ये रफ्तार बहुत डरावनी थी। वांग ये ने कहा, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारी टाइमिंग अच्छी है। हम काले क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले बैच में से अंतिम हैं। खबर अभी फैलनी शुरू हुई है। कई लौकिक परिवारों ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है, इसलिए मुनाफा बहुत बड़ा है। हमसे पहले वालों का क्या? लिंगलिंग हैरान थी। वांग ये ने कहा, अन्वेषण में सबसे आगे रहने वालों में से 90% जैसे कि यूमिन के वे भाई डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ हैं। हालांकि वे हमसे पहले प्रवेश कर गए, लेकिन वे कचरा उठाने के लिए परिधि पर नहीं रुकेंगे। वे निश्चित रूप से ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ के खजाने की तलाश के लिए गहराई में जाएंगे। क्या हम जा रहे हैं? नानते ने वांग ये की ओर देखा। बिल्कुल, वांग ये ने संकोच नहीं किया। बहुत जल्द ब्रह्मांडीय देशों से बड़ी संख्या में परिवार प्रवेश करेंगे। बाहरी क्षेत्र में लाभ जल्द या बाद में विभाजित हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा तेजी से तीव्र हो जाएगी। आखिरकार केवल इतना बड़ा है। कहा जा रहा है, काले दायरे में गहराई तक जाना कहीं अधिक खतरनाक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सभी ब्रह्मांडीय स्तर पर हैं। अगर हम डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों से मिलते हैं, तो वे आसानी से हमें मारने के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग बाहर रह गए वे सभी ब्रह्मांडीय स्तर पर थे।
जब तक उनमें एक दूसरे के प्रति गहरी नफरत न हो, उनके द्वारा काले क्रिस्टल के टुकड़ों को छीनने की कोशिश करने की संभावना वास्तव में बहुत अधिक नहीं थी। दूसरी बात, अंधेरे जानवरों की क्षमताएं अज्ञात हैं, लेकिन वे कम से कम डार्क एनर्जी स्तर पर हैं। इसके अलावा बिजली गिरने की आवृत्ति बढ़ सकती है, वांग ये ने कहा। अन्य खतरों को जोड़ते हुए आंतरिक क्षेत्र में मृत्यु की संभावना बाहरी क्षेत्र की तुलना में कम से कम दर्जनों गुना अधिक है। अंत में, काले क्षेत्र के स्वामी की शेष चेतना या जुनून अज्ञात है। यदि वह बुरे विचार रखता है या अत्यधिक क्रोधी है, तो हम काले क्षेत्र की गहराई में प्रवेश करने के बाद दफन स्थान के बिना मर सकते हैं। नानते और लिंगलिंग चुप हो गए। 4000 कॉस्मिक डॉलर पाने की खुशी तुरंत गायब हो गई। इसका स्थान गंभीरता ने ले लिया। उनके सामने सड़क का एक कांटा था। क्या उन्हें लगातार परिधि पर काले क्रिस्टल एकत्र करने चाहिए, या काले दायरे में गहराई तक जाने का जोखिम? आप क्या चयन करेंगे? नानते ने वांग ये की ओर देखा। क्या आप मेरे व्यक्तित्व को नहीं समझते? वांग ये हंसे। नानते मुस्कुराया। जब तक वांग ये को कुछ भरोसा था, वह डरेंगे नहीं। वांग ये ने कभी स्थिरता का प्रयास नहीं किया। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका उसे पीछा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास विलासिता नहीं थी। एक उपनिवेश ग्रह से बाहर आने के कारण उन्हें औसत दर्जे की प्रतिभा के साथ ब्रह्मांड में हीन मनुष्य माना जाता था। यदि वे जवाबी हमला करना चाहते थे, तो उन्हें बाहर जाना होगा, अन्यथा उन्हें लड़ने का क्या अधिकार था? उन उच्च कोटि के संसाधनों एवं परिस्थितियों वाले मनुष्यों के लिए स्थिर एवं क्रमिक प्रगति का मार्ग था। मुझे नहीं पता कि इसे एक अवसर माना जाए या नहीं, लेकिन मैं इसे चूकना नहीं चाहता। नानते अब और अधिक दृढ़ हो गया था। आत्मसंदेह और निम्न उतार चढ़ाव की अवधि का अनुभव करने के बाद उन्होंने खुद को मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में पाया और पूरी तरह से अपने मंदी से बाहर निकल आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कमजोर था या कमजोर प्रतिभा वाला था। यदि उसने मजबूत बनने की इच्छा खो दी और अपनी लड़ाई की भावना खो दी, तो वह वास्तव में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपके बारे में क्या? वांग ये मुस्कुराए और लिंगलिंग की ओर मुड़े। मैं पीछे रहूंगा, लिंगलिंग मुस्कुराया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही मैं आप लोगों के साथ चलूं, मैं केवल बोझ बनूंगा। इसके अलावा यह शरीर मेरा नहीं है। अवसर मेरे सामने हो तो भी यह बेकार है। मैं यहाँ रह सकती हूँ और लगातार पैसा इकट्ठा कर सकती हूँ और एक अमीर महिला बन सकती हूँ। अगर नानते को कुछ होता है, तो मैं अभी भी उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकता हूँ। उसने चंचलता से आंख मारी। वाह, नानते की अभिव्यक्ति बदल गई। वांग ये क्यों नहीं? जीजाजी बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लिंगलिंग ने हकीकत से कहा। ठीक है, वांग ये ने अपना वनस्टार कॉस्मिक एडवेंचरर बैच उतार दिया और उसे लिंगलिंग के बैटल सूट पर पिन कर दिया। एक ब्रह्मांडीय साहसी की पहचान बाहरी क्षेत्रों में उपयोगी होनी चाहिए। कम से कम यह एक तटस्थ गुट है। इसके अलावा एक सितारा साहसी ब्रह्मांडीय नागरिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपकी सुरक्षा को काफी बढ़ा सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ खलनायकों से बचाने के लिए लुलू और रोलशेंग को आपके साथ छोड़ दूंगा। कोई पूर्ण सुरक्षा नहीं थी। आखिरकार यह काला क्षेत्र था। वह केवल लिंगलिंग की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर सकता था। लिंगलिंग मन को पढ़ सकती थी और उसके दोहरे व्यक्तित्व ने उसकी आत्मा को विशेष बना दिया था, इसलिए वह वास्तव में काफी सुरक्षित थी। अगर नानते और उसे कुछ हो जाता, तो वह उन्हें उस रास्ते को पूरा करने में मदद कर सकती थी जिसे वे पूरा नहीं कर पाए थे। लिंगलिंग उनके कॉस्मिक बैंक कार्ड का पहला उत्तराधिकारी था। विभाजित करना। वांग ये और दो दास टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकते थे। यूं तो इंटरनेट और संचार साधनों के बिना भी संचार कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वे पहले क्षण में ही एक दूसरे की स्थिति को समझ सकते थे। बूम बूम, बिजली गिरना अधिक हो गया। उनकी शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उनका आक्रमण पथ हमेशा की तरह अप्रत्याशित था। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष में कोई दरार पड़ गई हो। अचानक बिजली चमकी, जो वांग ये और नानते के ठीक सामने गिरी, जिससे वे डर गए। आराम करो, इतना घबराओ मत, वांग ये ने नानते से कहा। नानते ने सिर हिलाया। यह ऊर्जा के उतार चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील प्रतीत होता है। ये भी अच्छी बात है। हम कुछ हद तक झगड़ों से बच सकते हैं। वांग ये ने आगे देखा। भूभाग फैला हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे आश्चर्य है कि हम पायनियरों के पहले बैच से कितने दूर हैं। उसके दिमाग में यूमिन की लंबी टांगें दिखाई दी। वांग ये जानना चाहती थी कि वह अब कहाँ है। भले ही वे ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू थे, बहुत कम लोग होंगे जो फायर चाइम्स समुद्री डाकू पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। उन्हें अभी भी मुख्य क्षेत्र से दूर होना चाहिए। हम जितना गहराई तक जाएंगे, दबाव उतना ही मजबूत होगा। नानते दबाव महसूस करने लगा था। उसने वांग ये की ओर देखा, जो बोझिल लग रहा था और थोड़ा ईर्ष्यालु महसूस कर रहा था। सही है, क्या तुमने नहीं कहा कि वहाँ काले जानवर थे? हमने किसी का सामना क्यों नहीं किया? वे मारे गए। वांग ये अपने परिवेश को भांपते हुए आगे बढ़ गया। डार्क जानवर अपने स्रोत के रूप में डार्क पदार्थ का उपयोग करते हैं। उन्हें बढ़ने के लिए बहुत समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। डार्क का पहला बैच। ऊर्जा स्तर के विशेषज्ञ निश्चित रूप से सबसे पहले उनका सामना करेंगे। उनके द्वारा मारे गए प्रत्येक काले जानवर से काले जानवरों की आबादी कम हो जाएगी। नैन्ते ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि अंधेरे जानवर किसमें अच्छे हैं और क्या वे मूल्यवान हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ। वांग ये की गति धीमी हुई और उसने अपने चारों ओर गंदे निशानों को देखा। ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले यहाँ लड़ाई हुई थी। बिजली गिरने के निशान भी हैं। नैन्ते ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि हमें रास्ते में कोई काला क्रिस्टल नहीं मिला। चिंता मत करो, लुलू की आज एक और भरपूर फसल हुई है। वांग ये मुस्कुराए। अन्य ब्रह्मांडीय मानव गुटों का अनुसरण करने के लाभ हैं। कम से कम बाधाएं और खतरे कम होंगे। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े। काले क्षेत्र का भूभाग जटिल नहीं था। यह मूल रूप से एक अंतहीन मैदान था, हालांकि यह केवल वैसा ही दिखता था। वास्तव में वे एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, क्योंकि वे धीरे धीरे मुख्य क्षेत्र के पास पहुंच रहे थे। उन्हें आभास हुआ, सारी बिजली कोर की गहराइयों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वे जितनी गहराई में जाते गए, उतना ही अधिक वे काले क्षेत्र की असीम ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। इसमें भारी मात्रा में गड़बड़ाहट की उत्पत्ति होती है। वांग ये ने मन ही मन सोचा। दो संभावनाएं थीं। पहला यह था कि काले दायरे के स्वामी के पास तात्विक प्रणाली में काफी उच्च उपलब्धियां थीं। दूसरी संभावना यह थी कि काले क्षेत्र की गहराई में बिजली तत्व के सुपर खजाने थे। दूसरी संभावना अधिक थी। आखिरकार उचित योद्धाओं में से कौन मौलिक प्रणाली में प्रशिक्षण लेगा? लगता है सामने कोई है। नानते ने इसे दूर से देखा। वांग ये की निगाहें पलट गईं। उनकी संख्या काफी थी। दर्जन भर लोगों में से 3 डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म थे। उनके कवच पर एक ही प्रतीक था, एक निश्चित ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार से। उन दोनों को देखकर जमीन पर बैठा काले बख्तरबंद आदमी भावहीन होकर देखता रहा। जिस क्षण वे गुजरे, बूम, 2 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने बिना किसी चेतावनी के हमला किया। काले बख्तरबंद आदमी अभी भी जमीन पर बैठा था, लेकिन उसके शांत चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। बजना। वांग ये ने अपना 9 शार्प सेबर निकाला और उसकी लड़ाकू ऊर्जा तुरंत भड़क उठी। उसे यही उम्मीद थी। थंडर क्लाउड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन सेबर उनके बाएं हाथ में दिखाई दिया और डुअल ब्लेड स्टाइल संक्षिप्त और तेज था। उसने अपने हाथों पर युद्ध ऊर्जा को एकत्रित किया और तुरंत उस शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ का सामना किया जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। उसने एक करीपान से रोका और दूसरे से पलटवार किया। क्या डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ का हमला बाधित हो गया था? आसपास की जगह प्रतिबंधित थी। यह सोचना कि उससे पहले के इस निडर उन्नत ब्रह्मांड स्तर के योद्धा के पास उससे बेहतर स्थानिक नियंत्रण था। बूम।
लड़ाकू ऊर्जा गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़ी और डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ को घेर लिया। एक क्षण में एक ठंडी रोशनी प्रकट हुई। दर्द ने उस पर आक्रमण किया और उसकी चेतना नष्ट हो गई। कष्ट, वह 9 शार्प सेबर के एक हमले में मारा गया। डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ खून से लथपथ तालाब में गिर गया और ब्रह्मांडीय परिवार के अन्य सदस्य स्तब्ध रह गए। काले बख्तरबंद आदमी जो योद्धा को देख रहा था, भौहें सिकोड़कर गायब हो गया। जी, एक युद्ध तलवार फैली हुई रहस्यमय नक्काशी के साथ चमक रही थी। तलवार की ऊर्जा अनगिनत जहरीले सांपों में बदल गई, जिन्होंने वांग ये को काटा। बूम, वांग ये ने बिल्कुल भी घबराए बिना अपनी युद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल किया। 9 शार्प सेबर पर उत्कीर्ण चमक उठा और ऊर्जा की तीव्रता तुरंत काले बख्तरबंद आदमी से आगे निकल गई। पीड़ा पहुंचाने वाली करीपान तकनीक, एक के बाद एक हमलों की लहर। शक्तिशाली काले बख्तरबंद आदमी का सामना करते हुए वांग ये को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पूर्व को दबा दिया। उसकी करीपान की रोशनी तेज और भयंकर थी और उसकी युद्ध ऊर्जा जबरदस्त थी। डुअल ब्लेड स्टाइल के हमलों ने ऐसा बना दिया मानो दो वांग ये लड़ रहे हों और उनका समन्वय उत्कृष्ट था। धत तेरी की, काले बख्तरबंद आदमी ने अपने दांत भींच लिए। उसकी अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत थी। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रास्ते में उन्होंने ऐसा कई बार किया। जब तक वह ब्रह्मांड स्तर का मानव था, वे अपनी शक्ति से उन्हें मार सकते थे। उसे इस बार असफल होने की उम्मीद नहीं थी। चल दर, काले बख्तरबंद आदमी चिल्लाया। वह वांग ये से आमने सामने भिड़ गया और भागने के लिए गति का उपयोग किया। आप जाना चाहते हैं? वांग ये का वन हिट स्पेल तुरंत भड़क गया और उसकी युद्ध क्षमता एक बार फिर बढ़ गई। 9 शार्प सेबर की रहस्यमय नक्काशी की 5 परतें जल उठी और इसकी आक्रमण शक्ति जारी हो गई। करीपान की रोशनी ने काले बख्तरबंद आदमी की रक्षा को भेद दिया। बाद वाले के संरक्षक हार ने अंतहीन प्रकाश उत्सर्जित किया और एक शक्तिशाली ऊर्जा ने हमले को रोक दिया। हालांकि यह केवल एक हमले को रोक सका। इस बिंदु पर वांग ये का हमला पूरी तरह से खुल चुका था। बूम, वांग ये ने तुरंत काले बख्तरबंद व्यक्ति को घायल कर दिया। सिर्फ इसलिए कि उसने परेशानी नहीं खड़ी की इसका मतलब यह नहीं है कि वह परेशानी से डरता था। चूंकि उसने काले दायरे में गहराई तक जाने का साहस किया था, इसलिए उसे लंबे समय से ऐसा होने की उम्मीद थी। मानव स्वभाव को कभी भी ज्यादा महत्व न दें, वरना जब वांग ये ने अपनी करीपान नीचे घुमाई तो उसकी आंखें तेज थीं। हम एक साथ मरेंगे। काले बख्तरबंद आदमी का चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें भयंकर रोशनी से भरी हुई थीं। उसकी अपनी ऊर्जा का विस्फोट करते हुए उसका काला कवच भी उसी समय फट गया। वांग ये की क्षमता खुद को बचाने के लिए एक ढाल बन गई। उनके आसपास का स्थान अचानक अव्यवस्थित हो गया, मानो वह उखड़ गया हो। दरार से 2 मीटर मोटा वज्र गिरा। बूम, यह बेहद तेज था। वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका। अचानक बिजली गिरने से वांग ये कोयले में बदल गया। वांग ये नानते की आंखें लाल हो गईं। वह जानता था कि वांग ये के पास पुनरुत्थान की प्रतिभा है, लेकिन इस तरह की बिजली की हड़ताल के साथ गड़गड़ाहट की उत्पत्ति सब कुछ तोड़ देगी। यहाँ तक कि तारे का कोर भी टूट जाएगा। क्रोध बेतहाशा बढ़ गया और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। इस बिंदु पर काले क्षेत्र के मजबूत स्थानिक प्रतिबंध उसके मददगार हाथ बन गए। अव्यवस्थित स्थान विकृत होता रहा और यहाँ तक कि नरक जेल भाला जो भाले की ऊर्जा से भरा हुआ था, कणों की तरह भ्रामक हो गया। अंतरिक्ष विरूपण, डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ, जिसका पहले दबदबा था कि अभिव्यक्ति में बदलाव आया और वह थोड़ा घबरा गया। लगातार बदलती जगह से प्रकट होने और उसके शरीर पर वार करने से पहले प्रकाशपित काले भाले की नोक पर तीव्रता से संघनित हुआ। एक पल में रहस्यमय नक्काशी चमक उठी। एक भक्षण करने वाले दानव की तरह हेल प्रिजन स्पीयर की शक्ति 100% पर उजागर हो गई थी। आंसू, खून से लथपथ नानते को इस समय जैसे कुछ समझ आ गया था। इस समय शेष 3 ब्रह्मांड स्तर के योद्धा पहले ही आकाश और पृथ्वी को कवर करते हुए सभी दिशाओं से आ चुके थे। भले ही नानते ने एक विस्फोटक हमला किया था, केवल ब्रह्मांडीय स्तर 3 का योद्धा उन्हें भागने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके विपरीत दूसरे पक्ष को गिरने और मारे जाने की संभावना बहुत अधिक थी। सौभाग्य से कप्तान उस भयानक शक्तिशाली उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धा को मरने से पहले अपने साथ नरक में खींचने में कामयाब रहा था। अन्यथा झपट्टा मारना। वांग ये हवा से प्रकट हुए। सभी ब्रह्मांडीय योद्धा हैरान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो। उनके पैर भारी लग रहे थे। जिस राक्षस ने उनके कप्तान को कुचल दिया था वह पुनर्जीवित हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वांग ये ब्रह्मा इक्विपमेंट सूट से विकसित हुआ है, जो एक बेहद भयानक दृश्य था। एक पल में 9 शार्प ब्लेड और थंडर क्लाउड फॉल ट्रांसफॉर्मेशन से चमक उठे। लड़ाकू ऊर्जा तेजी से फूट पड़ी और तेजी से ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं के सिर पर हमला कर दिया। तेज और संक्षिप्त, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। वांग ये की वर्तमान ताकत के साथ वह एक शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ को भी तुरंत मार सकता है। इन ब्रह्मांडीय योद्धाओं को तो छोड़ ही दें जो मुनरू गार्ड्स जितने ही अच्छे थे। यदि वे अलग हो गए और भाग गए तो वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक नाटे को चारा के रूप में छोड़ दिया गया, वे निश्चित रूप से उस पर गिरोह बना लेंगे। उसने उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर दिया। जमीन पर लाशें और खून के तालाब फैले हुए थे। वांग ये और नानते की जीत के साथ लड़ाई तुरंत समाप्त हो गई। द्वितीय बकवास, तुमने मुझे मौत तक डरा दिया, नानते ने शाप दिया। वह और वांग ये एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे। एक साथ इतना कुछ अनुभव करने के बाद वे सगे भाइयों से भी ज्यादा करीब थे। क्या आप मेरी प्रतिभा नहीं जानते? वांग ये ने डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों के भंडारण स्थान की खोज करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आपने यह कैसे किया? नानते अभी भी अविश्वास में था। मैंने अभी तुम्हें रख में तब्दील होते देखा। मेरे पास एक अमर शरीर है। वांग ये ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। बिजली के हमले की शक्ति मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के मार्शल प्रशिक्षक की पूरी ताकत के हमले के समान थी। यह इस हद तक नहीं था कि उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाए। जैसा कि कहा जा रहा है, यह वास्तव में सटीक था। सौभाग्य से अमृता की पुनरुत्थान क्षमताओं की उनकी प्रतिभा में काफी सुधार हुआ था। भले ही उसका शरीर इस हद तक टूट गया हो कि केवल एक कोशिका बची हो, वह एक पल में ठीक हो सकता था। हालांकि उनकी प्रतिभा उनकी ताकत के लिए बहुत कम मददगार थी, लेकिन उनकी जीवन संरक्षण क्षमता प्रथम श्रेणी की थी। विशेष रूप से इससे ऐसे अनूठे क्षेत्र में उसकी जीवित रहने की क्षमता बहुत बढ़ गई जहां हर जगह खतरा मंडरा रहा था। यह भी एक कारण था कि उसने काले दायरे में गहराई तक जाने का साहस किया। हम अमीर हैं। डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण के 7 टुकड़े और डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण के 31 टुकड़े। नानते ने एक-एक करके उपकरण के टुकड़े पकड़ लिए। हालांकि वे अधिकतर क्षतिग्रस्त हो गए थे, फिर भी यह एक बड़ी रकम होगी, भले ही उन्हें मूल कीमत के केवल 60% पर बेचा गया हो। वे सिल्वरजेट कॉस्मिक नेशन के टुंगेयू परिवार के ठगों का एक समूह है। वांग ये ने पहले ही उनकी यादों की जांच करने के लिए हेरफेर मंत्र का इस्तेमाल किया था। यह सोचने के लिए कि एक मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर का योद्धा डार्क एनर्जी लेवल 5 उपकरण भी नहीं खरीद सकता है। डार्क एनर्जी लेवल 5 उपकरण का एक टुकड़ा डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण के 100 टुकड़ों के बराबर था। एंजो सिल्वर स्पीयर जो उन्होंने पहले बेचा था उसकी कीमत 8000 कॉस्मिक डॉलर थी। इसके विपरीत डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण का एक टुकड़ा ऑस्टन केवल 100 कॉस्मिक डॉलर का था। वे डिस्पेंसेबल थे। जहां तक डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण की बात है, जब तक कि वह उनके पहने हुए उपकरणों की तरह सर्वोच्च ग्रेड का न हो, उनकी कीमत केवल कुछ ब्रह्मांडीय डॉलर ही होगी। डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण के 31 टुकड़े डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण के एक टुकड़े के लायक भी नहीं थे। उनका मूल्य केवल 31 सिक्के थे। यह 1000 कॉस्मिक डॉलर के करीब है। नानते असहमत थे।
भले ही काले दायरे में पैसा कमाना सुविधाजनक था, लेकिन जब उन्होंने काले क्रिस्टल एकत्र किए तो उन्होंने प्रति लौकिक दिन केवल 700 कॉस्मिक डॉलर कमाए थे। अब केवल एक लड़ाई ने ही पिछले दिन की बढ़त को पीछे छोड़ दिया है। वांग ये ने भंडारण स्थान से चमकदार काले क्रिस्टल का एक गुच्छा निकाला और उन्हें जमीन पर रख दिया। उत्तम रोशनी चमकते सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। नानते की आंखें चौड़ी हो गईं। वह थोड़ा अवाक रह गया। इतना बड़ी संख्या में गहरे रंग के क्रिस्टल, सभी आकार और आकार में भिन्न, नाखून के आकार वाले, त्रिकोणीय आकार वाले, स्ट्रॉबेरी के आकार वाले। उनमें से लगभग 100, भले ही उनमें से प्रत्येक का मूल्य केवल 100 कॉस्मिक डॉलर ही क्यों न हो, राशि पहले से ही 10,000 कॉस्मिक डॉलर से अधिक थी। वांग ये ने कहा, लगभग 16,000 कॉस्मिक डॉलर। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही एकत्र किया गया था, बाकी चोरी हो गए थे। उनके भंडारण स्थान में डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण के कई टुकड़े भी हैं, हालांकि वे सभी स्तर 3 पर हैं। नानते ने तिरस्कार की दृष्टि प्रकट की, वे केवल ब्रह्मांडीय जीवन रूपों को चुन रहे हैं। वांग ये ने कहा, इसका सिल्वरजेट कॉस्मिक नेशन के माहौल से कुछ लेना देना है। यह ब्रह्मांडीय राष्ट्र बहुत मजबूत है। ताशी स्टारफील्ड में 105 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में से इसकी समग्र ताकत को शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है। यह बेहद जुझारू है और मूल रूप से अन्य ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो उनके नागरिक हत्या करने के आदी थे। यदि लौकिक नागरिक के रूप में उनकी पहचान हटा दी जाए तो वे लौकिक समुद्री डाकुओं से भिन्न नहीं होंगे। अंत में हम ही लाभान्वित हुए हैं। नानते ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। वांग ये ने कहा, यदि आप अक्सर नदी के किनारे चलते हैं तो आपके जूते गीले हो जाएंगे। हालांकि वे केवल कमजोरों को ही चुनते हैं, लेकिन कुछ भी अछूत नहीं है। भले ही वे हमारे हाथों नहीं मरते, लेकिन वे निश्चित रूप से सुपर युद्ध कौशल वाले अन्य ब्रह्मांडीय योद्धाओं द्वारा मारे जाएंगे। नंते ने आह भरते हुए कहा, हम अत्यधिक लाभदायक होने के लिए केवल काले क्षेत्र को ही दोषी ठहरा सकते हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। बस लापरवाही से कुछ काले क्रिस्टल इकट्ठा करने से किसी का दैनिक लाभ 1000 ब्रह्मांडीय डॉलर से अधिक हो जाएगा। यह काले क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में एक शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ की कुल संपत्ति शायद केवल इतनी ही होगी। तैयार रहें, इस तरह की चीज बार बार होगी। यह सिर्फ एक बार नहीं होगा, वांग ये ने नैन्ते से कहा। उनमें से 2 केवल लौकिक स्तर के थे। नानते एक प्राथमिक लौकिक योद्धा भी थे। वे बहुत कमजोर लग रहे थे और यह बेहद भ्रामक था। भले ही कुछ परिवार और गुट बहुत सावधान थे, लेकिन जब उन्होंने उन दोनों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले शिकार को देखा तो वे कैसे विरोध कर सकते थे। यह ऐसा था मानो किसी सर्वोच्च श्रेणी की महिला ने खुद को उसके दरवाजे पर सौंप दिया हो। दूसरी लड़ाई बहुत जल्दी हुई। वांग ये और नानते काले दायरे में 2 मेमनों की तरह थे। जिसने भी उन्हें देखा वह उन्हें तबाह करना चाहता था। हालांकि जब मेमने की खाल को फाड़ा गया तो उसके नीचे 2 खूंखार बाघ थे। खोजना, वांग ये और नानते के बीच श्रम का स्पष्ट विभाजन था। एक ने भंडारण स्थानों की खोज की जबकि दूसरे ने उपकरण की खोज की। इस बार फसल पहली की तुलना में थोड़ी कम थी, कुल आय केवल 10,000 कॉस्मिक डॉलर से कम थी। उनके उपकरण पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। नानते ने पहले से ही तिरस्कार व्यक्त करना शुरू कर दिया था। वांग ये ने कहा, यह मुख्य रूप से पहचान पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र या कॉलोनी ग्रह का एक डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ जो किसी ब्रह्मांडीय राष्ट्र के परिवार के लिए काम करता है, उसकी स्वाभाविक रूप से औसत आय होगी। एक मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ के लिए डार्क एनर्जी लेवल 5 उपकरण खरीदने में असमर्थ होना सामान्य बात है। यह तब भी समान है, भले ही कोई किसी साधारण परिवार का शिष्य हो जिसके पास बहुत अधिक स्थिति या प्रतिभा न हो। प्रदेशों में जन्मे सभी ब्रह्मांडीय मनुष्य मुनरो जितने सफल नहीं हो सकते। रुइविन, एक लौकिक राष्ट्र परिवार में सफल होने के लिए किसी व्यक्ति के पास कुछ कौशल होने चाहिए। एच, लौकिक साहसी बनना अभी भी बेहतर है। हमारे पास आजादी और पैसा है। नानते ने आह भरी। वांग ये ने कहा, यह केवल सतह पर है। कम से कम एक लौकिक राष्ट्र में एक परिवार के लिए काम करना अधिक सुरक्षित है। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को इनाम अर्जित करने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। उन्हें हर दिन लौकिक समुद्री डाकुओं से लड़ना पड़ता है। मृत्यु दर बहुत अधिक है। मूलतः जो बच गए वे सभी बहुत सक्षम हैं। हमें स्वाभाविक रूप से पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंते ने कहा, अगर मुझे चुनना होता तो भी मैं एक ब्रह्मांडीय साहसी होता, क्योंकि हम आजादी के आदी हैं। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसी कोई चीज है जो दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ है? नानते ने पूछा। हाँ, वांग ये ने कहा, यदि आप पर्याप्त प्रतिभा दिखाते हैं तो 7 सर्वोच्च गुट और 18 शीर्ष गुट आपको भर्ती करने के लिए लड़ेंगे। यह सुरक्षित है और आपके पास अवसर होंगे। आपके लिए सभी मार्ग प्रशस्त होंगे। ब्रह्मांडीय मानव प्रतिभाओं को बहुत महत्व देते हैं। क्या आपको लगता है कि हम प्रतिभाशाली हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अंतरिक्ष विरूपण की कुछ तरकीबें पहले ही समझ ली हैं। नानते ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतिभाशाली? वांग ये ने आह भरी और उठ खड़े हुए। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं अब बस एक औसत दर्जे का व्यक्ति हूँ। आप औसत दर्जे के हैं तो फिर मैं क्या हूँ? नानते स्तब्ध रह गया। एक बेवकूफ। उनका शुरुआती बिंदु कम था, इसलिए उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ी। किस्मत बदलने के लिए वो करना पड़ता है जो दूसरे नहीं कर पाते। वांग ये को नहीं पता था कि कितने ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं ने काले क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया, लेकिन कम से कम उन्होंने और नैन्ते ने अपने जीवन को जोखिम में डालने का साहस किया। 3 लौकिक दिन तेजी से बीत गए, जिसके दौरान उन्होंने 4 लड़ाइयों का अनुभव किया। कुल फसल 50,000 कॉस्मिक डॉलर के करीब थी। प्रत्येक ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार उन्हें देखकर कोई कदम नहीं उठाएगा। कुछ ने आंखें मूंद लीं, कुछ ने शब्दों से जांच की और कुछ ने मुस्कुराकर दोस्त बना लिए। वे जितनी गहराई में जाएंगे, लड़ाई की संभावना उतनी ही कम होगी। कोई भी मूर्ख नहीं था। 2 लौकिक स्तर के लड़के जिनके पास यहाँ घुसने की क्षमता थी, उनमें कुछ कौशल कैसे नहीं हो सकता है? हो सकता है कि उन्हें किसी सर्वोच्च खजाने की सुरक्षा प्राप्त हो, उन्होंने अपनी मूल शक्ति छिपा रखी हो, या उनके पास कोई अत्यंत शक्तिशाली समर्थक हो। इसके अलावा युद्ध के दौरान तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव बिजली के हमलों को आकर्षित करेगा। पूर्ण आत्मविश्वास के बिना स्मार्ट लोग आसानी से कोई कदम नहीं उठाएंगे। यह देखकर कि ब्रह्मांडीय मनुष्यों का एक और समूह उन्हें छोड़कर चला गया, वांग ये ने चुपचाप आह भरी। वे अब अच्छे शिकार नहीं रहे। उन्होंने पूरे दिन से मांस नहीं खाया था। क्या हमें वापस जाना चाहिए? वांग ये ने नानते की ओर देखा। ये लोग बहुत होशियार हैं। परिधि के पास और भी बेवकूफ हैं। अगर आपकी ऐसी मंशा होती तो हम अब तक बहुत कुछ कमा चुके होते। नानते ने उसकी ओर देखा। वांग ये मुस्कुराए। दरअसल यह सब कुछ यूं ही किया गया था। उनका असली लक्ष्य कभी नहीं बदला था। काले क्षेत्र के स्वामी के खजाने की तुलना में दसियों हजार ब्रह्मांडीय डॉलर तो छोड़ ही दें, यहाँ तक कि लाखों ब्रह्मांडीय डॉलर भी कुछ भी नहीं थे। निसंदेह यदि वास्तव में लाखों ब्रह्मांडीय डॉलर होते तो काले क्षेत्र में 99.99% से अधिक ब्रह्मांडीय मानव उनके लिए पागल हो जाते। क्या आपने देखा है कि पिछले 3 ब्रह्मांडीय दिनों में हमने जिन ब्रह्मांडीय परिवारों का सामना किया है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है? वांग ये ने कहा। ऐसा ही लगता है, नानते ने विचार किया। वांग ये ने कहा, यह सिर्फ ऐसा प्रतीत नहीं होता है, यह एक सच्चाई है। हम पहले लौकिक दिन पर 4 टीमों से मिले थे। दूसरे दिन हम 6 टीमों से मिले। आज हम 9 टीमों से मिले। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? नानते ने पूछा। वांग ये ने कहा, यदि काला क्षेत्र एक पहाड़ की तरह है तो विभिन्न ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के गुट परिधि से अंदर आ जाएंगे।
हम जितना ऊपर चढ़ेंगे क्षेत्र उतना ही छोटा होगा, इसलिए एक दूसरे से मुठभेड़ की संभावना अधिक होगी। इसका मतलब है कि हम लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। योंगशी गैलेक्सी। कई स्टारशिप ने काले दायरे में प्रवेश किया। संख्या कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गया। प्रवेश करने वाले ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के पहले बैच ने पहले ही अपने निर्देशांक भेज दिए थे। विभिन्न ब्रह्मांडीय राष्ट्रों ने ब्रह्मांड की यात्रा की, प्रत्येक ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। योंगशी आकाशगंगा के किनारे पर बड़ी संख्या में परिवार इस क्षेत्र में आ गए। उनके बाद ब्रह्मांडीय साहसी, ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू और कुछ अन्य टीमें अन्वेषण में सबसे आगे थीं। उदाहरण के लिए फायर चाइम्स सबसे पहले प्रवेश करने वालों में से एक था। काले क्षेत्र के निर्देशांक तब कुछ छोटे वरित्तों में प्रसारित किए गए थे। उनके बाद वांग ये और अन्य थे जो प्रवेश करने वाले ब्रह्मांडीय मनुष्यों के पहले बैच में से अंतिम थे। वांग ये ने काले क्षेत्र के निर्देशांक फैलाए थे, 1 से 10, 10 से 100, फिर ब्रह्मांडीय साहसी मंडली से अब तक लगभग हर कोई जानता था। बड़ी संख्या में लौकिक मानव उमड़ पड़े। इसके साथ वांग ये पहले से ही उन ब्रह्मांडीय साहसी समूहों के बीच थोड़ा प्रसिद्ध थे जिनमें वह शामिल हुए थे। क्या अब हमें प्रवेश करने में बहुत देर हो गई है? अभी भी देर नहीं हुई है। लौकिक राष्ट्र परिवारों की मुख्य टीमें अभी तक नहीं पहुंची हैं, इसलिए अब सबसे अच्छा समय है। अभी भी कई अवसर हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आमतौर पर जब किसी ब्रह्मांडीय राष्ट्र को ऐसे अवसर के बारे में पता चलता है तो वे इसे बंद कर देंगे और सब कुछ अपने लिए ले लेंगे। यदि यह तथ्य नहीं होता कि एजोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन बहुत कमजोर था और योंगशी गैलेक्सी को अपने पास नहीं रख सका, तो हमें यह अवसर नहीं मिला होता। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अगर हमें देर हो गई तो हम सब कुछ खो देंगे। जो लोग काले दायरे में प्रवेश करना चाहते हैं वे संकोच न करें। मुझे खबर मिली है कि अगले 7 ब्रह्मांडीय दिनों में 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्र आएंगे और काले क्षेत्र को बंद करने के लिए सेना में शामिल होंगे। उस समय तुम चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। काले दायरे में वांग ये और नानते तेजी से आगे बढ़े। लिंगलिंग चतुर है। उसने कुछ वनस्टार साहसी लोगों के साथ मिलकर काम किया। लुलू और आशेंग के दास चिन्हों के माध्यम से वांग ये और लिंगलिंग संपर्क में रहे। लौकिक मनुष्यों की आमद के साथ सबसे बाहरी परत में मुनाफा कम हो गया। आखिरकार काले दायरे में काले क्रिस्टल की कुल संख्या नहीं बदलेगी। जितना अधिक एकत्र किया जाएगा और जितने अधिक लोग आसपास होंगे, फसल स्वाभाविक रूप से कम होने लगेगी। सौभाग्य से वे पहले दौर के दौरान ही पर्याप्त कमाई कर चुके थे। अब तक उनके द्वारा प्राप्त काले क्रिस्टलों का कुल मूल्य पहले ही 10,000 से अधिक हो चुका था। इसका आधे से ज्यादा हिस्सा लुलू को धन्यवाद था। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमें वैसे भी उनके पैसे की जरूरत नहीं है, नानते ने मुस्कुराते हुए कहा। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि आप अमीर हैं, वांग ये ने जवाब दिया। लगातार कुछ लड़ाइयों के बाद उन्होंने वास्तव में काफी कमाई की थी। उपकरणों से होने वाले मुनाफे की गिनती न करते हुए केवल उनके द्वारा एकत्र किए गए काले क्रिस्टल के टुकड़ों की कीमत 100,000 के करीब थी। उन्होंने एक डार्क एनर्जी लेवल 5 हथियार भी प्राप्त किया। दर्जनों डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरणों को शामिल करने के साथ भले ही उन्होंने अब काले क्षेत्र की खोज समाप्त कर दी हो, उन्होंने बहुत अधिक कमाई की होगी। नैन्ते ने कहा, दुर्भाग्य से हमें पिछले 2 दिनों में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यह काफी है, वांग ये ने कहा। आप काले क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को नहीं जानते हैं। सौभाग्य से हम जल्दी आ गए, अन्यथा हम प्रवेश भी नहीं कर पाते। काले क्षेत्र को 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा बंद कर दिया गया है। क्या वे इतने दबंग हैं? नानते ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वांग ये ने कहा, चूंकि उनके पास क्षमता है, वे स्वाभाविक रूप से इसे अपने पास रखना चाहते हैं। फिर भी वे इसे केवल दूसरों को बेच रहे हैं। काले दायरे में वे स्वतंत्र गुट हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। लिंगलिंग ने अन्य वनस्टार साहसी लोगों के साथ मिलकर काम किया है। जब तक कोई व्यक्तिगत रूप से बेहद मजबूत न हो, एक समूह बनाना और सेना में शामिल होना एक बुद्धिमान विकल्प था। स्थान को सील कर दिए जाने के बाद क्या 5 ब्रह्मांडीय देशों से बड़ी संख्या में योद्धा प्रवेश नहीं करेंगे? नानते की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसे खतरे का तीव्र आभास हो रहा था। वे पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, वांग ये ने सिर हिलाया। लेकिन अब हम उनसे बहुत आगे हैं। जब तक हम कुछ कठिनाइयों में नहीं पड़ते, ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार जो काले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, वे अल्पावधि में हमारे लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे। जिनके पास काले क्षेत्र के स्वामी के खजाने को प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना है, वे निश्चित रूप से ब्रह्मांडीय मनुष्यों का पहला बैच होंगे। हमारे बारे में क्या है? नानते की आंखें चमक उठीं। सपने देखना बंद करो, वांग ये हंसे। भले ही हमें यह मिल जाए, हम इसे मजबूती से पकड़ नहीं पाएंगे। हम मिनटों में नष्ट हो जाएंगे। अग्रदूतों के पहले बैच का अनुसरण करने का मतलब है कि जब वे मांस खाएंगे तो हमें कुछ सूप पीने को मिलेगा। यह सही विकल्प है। यह ध्यान आकर्षित नहीं करेगा और हम थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार का खजाना है, नानते ने आह भरी। इसके बारे में सोचना बंद करो। यह ऐसा अवसर नहीं है जिसे हम ले सकते हैं, वांग ये ने कहा। इसके अलावा हमने अभी भी काले क्षेत्र के स्वामी की शेष चेतना का पता नहीं लगाया है। हम नहीं जानते कि क्या उसके पास कोई जुनून है। सावधान रहें। झपट्टा मारना। वांग ये का नाइन शार्प सेबर अचानक उसके हाथ में आ गया। एक काली छाया तेजी से आगे बढ़ी। दूसरे पक्ष की हरकतें बेहद तेज और भूतिया थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने जमीन को इंचों में सिकोड़ दिया हो। यह तेजी से अंतरिक्ष में विभिन्न दिशाओं में प्रकट हुआ। यह टेलीपोर्टेशन नहीं था, लेकिन अंतरिक्ष अव्यवस्था। अंतरिक्ष का उन्नत पथ। इसका प्रभाव बिजली गिरने के हर हमले जैसा ही था। वांग ये की क्षमता ढाल ने हमले को रोक दिया और उसके नाइन शार्प सेबर पर फैली रहस्यमय नक्काशी की परतें चमक उठीं। वह तेजी से काली छाया पर गिरा और भयंकर रूप से नीचे गिरा। टकराना। लगातार झटके। वांग ये की कलाई सुन्न हो गई, मानो उसने किसी अतुलनीय रूप से कठोर ब्रह्मांडीय धातु पर प्रहार किया हो। कितना मजबूत बचाव है। शक्तिशाली प्रभाव के कारण काली छाया गिरी, जिससे कानों को छेदने वाली ध्वनि हुई। आखिरकार दूसरे पक्ष का असली चेहरा देखा जा सका। यह एक धुंधला चेहरा था जो न तो इंसान था और न ही जानवर। यह बेहद भयानक लग रहा था। इसके 6 पैरों में काली धातु जैसी त्वचा थी जो उच्च आयामी ऊर्जा को छुपाती थी और बेहद कठोर थी। एक काला जानवर। अंततः वे मिल गए। वांग ये लंबे समय से तैयार थे। चूंकि वे गहराई में जा रहे थे, वे स्वाभाविक रूप से काले क्षेत्र में अद्वितीय जीवन रूपों का सामना करेंगे। मूल के रूप में अंधेरे पदार्थ ऊर्जा के साथ और काले क्षेत्र द्वारा पोषित अंधेरे जानवर काले क्षेत्र के स्वामी की अवशेष चेतना से प्रभावित थे, इसलिए उनके पास अक्सर काले क्षेत्र के स्वामी की क्षमताओं का एक हिस्सा होता था। जाहिर है, यह एक अंतरिक्ष तत्व अंधेरा जानवर था। यह बहुत मजबूत था। इसके पंजों के नीचे आकर मरने वाले लौकिक मनुष्यों की संख्या संभवतः कम नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें अंतरिक्ष पर उच्च स्तर की महारत थी और एक मजबूत डार्क एनर्जी स्तर की रक्षा थी। बूम बूम बूम। वांग ये और अंतरिक्ष तत्व अंधेरे जानवर ने तुरंत कई बार किए। वह इसकी ताकत के बारे में और भी स्पष्ट थे। इसकी रक्षा एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ के बराबर है। इसकी समग्र युद्ध क्षमता एक मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ है। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। हालांकि बुद्धि और चेतना की कमी एक बहुत बड़ा दोष था। एक त्वरित लड़ाई। उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति लगभग एक उन्नत डार्क एनर्जी विशेषज्ञ के बराबर थी, इसलिए उनके लिए अंतरिक्ष तत्व वाले अंधेरे जानवर से निपटना स्वाभाविक रूप से आसान था, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं थी और केवल बचाव था। एकमात्र कठिनाई अंधेरे जानवर की रक्षा को भेदना था। नाइन शार्प सेबर सबसे अच्छा विकल्प था। रहस्यमय नक्काशी की 7वीं परत जल उठी और चरण 7 की युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी।
उसी समय जब अंधेरे जानवर ने वांग ये की रक्षा को तोड़ दिया, अतुलनीय रूप से तेज नाइन शार्प सेबर ने भी उसकी रक्षा को तोड़ दिया और उसके अंधेरे पदार्थ कोर को विभाजित कर दिया। वांग ये चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर का आधा हिस्सा फट चुका था। वह काले क्षेत्र के स्वामी की चेतना का हल्का सा अंश महसूस कर सकता था, लेकिन यह बहुत हल्का था। दूसरा पक्ष एक इंसान था। वह मारा गया। एक गहरी नफरत, अत्यंत अनिच्छुक और अमृता की चाहत। हुश, वांग ये ने अपनी प्रतिभा अमृता का उपयोग किया। उसके शरीर की टूटी हुई कोशिकाएं सिकुड़ गईं और जल्दी ही ठीक हो गईं। नानते, जो उसके पीछे था, ईर्ष्यालु लग रहा था। उनकी राय में वांग ये की प्रतिभा इस स्तर पर उनके लिए बहुत उपयुक्त थी। यह किसी भी प्रतिभा से अधिक उपयोगी थी जो किसी की युद्ध क्षमता को बढ़ा सकती थी। क्या शुद्ध काला पदार्थ मूल्यवान है? नानते ने पूछा। वांग ये ने कहा, हाँ, ब्रह्मांडीय स्तर 9 के प्राणियों को डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने के लिए इसे निगलना होगा। इसका मूल्य मुख्य रूप से इसकी शुद्धता और ऊर्जा पर निर्भर करता है। यह अंधेरा जानवर काफी मजबूत है, इसलिए शुद्धता और ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसकी तुलना अंधेरे क्रिस्टल से नहीं की जा सकती है। यदि शुद्धता अधिक है तो इसके लिए 10,000 कॉस्मिक डॉलर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नानते ने अपनी जीभ चटकाई। उसने जल्दी से शुद्ध काला पदार्थ इकट्ठा किया और उसे अपने थैले में रख लिया। दसियों हजार ब्रह्मांडीय डॉलर। अब ऐसा क्यों महसूस हुआ कि यह बस इतना ही था? हाल ही में उनका खाना वास्तव में बहुत अच्छा था। 5 लौकिक दिन बाद। जी जी जी। बिजली के बोल्ट हर जगह थे। हवा इस दबाव से भरी थी मानो किसी भी क्षण बिजली गिर जाएगी। वांग ये को अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रास्ते में उसे काले क्षेत्र में बिजली के हमलों की अच्छी समझ प्राप्त हुई। सबसे पहले बिजली के झटके हवा में उड़ने वाली वस्तुओं, विशेषकर स्टारशिप पर लॉक हो जाएंगे। मूल रूप से एक स्टारशिप शुरू होगी, तेज होगी और फिर बिजली गिर जाएगी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यदि कोई स्टारशिप पार्क किया गया तो वह ठीक रहेगा। आखिरकार सन हार्मनी अभी भी बरकरार थी। दूसरे, बिजली के झटके ऊर्जा के उतार चढ़ाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे, खासकर विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में। एक पल में जितनी तेज ऊर्जा फूटेगी और लड़ाई जितनी देर तक चलेगी, बिजली गिरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इन 10 लौकिक दिनों में वह पहले ही 3 बार मारा जा चुका था। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। तीसरा, वे मुख्य क्षेत्र के जितने करीब थे, बिजली के झटके उतने ही तेज थे और आवृत्ति उतनी ही अधिक थी। वे कहां उतरे, इसका कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन यदि किसी के पास अंतरिक्ष तत्व या बिजली तत्व में उच्च स्तर की महारत है, तो उन्हें सैद्धांतिक रूप से इसे चकमा देने में सक्षम होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसे आने में कितना समय लगेगा। नानते ने हर समय दूरी बनाए रखते हुए वांग ये का अनुसरण किया। जल्द ही। गड़गड़ाहट की उत्पत्ति की ऊर्जा मजबूत हो रही है। यह कुछ दिनों में होना चाहिए। वांग ये ने आगे की ओर देखा और फिर पीछे मुड़ गई। तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? अगर तुम खतरे में हो तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे करीब रहना अधिक खतरनाक है। बिजली की चपेट में आना बहुत आसान है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, नानते ने कहा। मैं एक बार मार खाने के बाद मर जाऊंगा। मैं पहले ही 3 बार मार खा चुका हूँ। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? चाहे कुछ भी हो, मेरी बारी नहीं आएगी। बूम बूम बूम। लगातार 3 बार बिजली गिरी। जमीन पर तुरंत 3 गहरी खाइयां दिखाई दी और शक्तिशाली लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। यह वांग ये से ज्यादा दूर नहीं फटा। ब्रह्मा इक्विपमेंट सेट को कई झटकों का सामना करना पड़ा और वह काफी क्षतिग्रस्त हो गया। वांग ये ने फटे हुए ब्रह्मा उपकरण सेट को देखा। सौभाग्य से उनके पास एक ऐसा सेट खरीदने की दूरदर्शिता थी जो स्वयं की मरम्मत कर सकता था। अन्यथा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके भंडारण स्थान में वैसे भी डार्क एनर्जी लेवल 3 रक्षात्मक उपकरणों का एक बड़ा ढेर था। ऐसा कहा जा रहा है कि उन उपकरणों के टुकड़ों और ब्रह्मा उपकरण सेट के रक्षा स्तर के बीच अभी भी काफी अंतर था। देखा, तुम इतने प्लेबॉय हो कि काले क्षेत्र का मास्टर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, नानते ने मजाक किया। वांग ये जवाब देने ही वाला था कि उसने अचानक कहा और आगे की ओर देखा। हालांकि उनके बीच दूरी थी, वह लगभग 10 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों की आभा को महसूस कर सकता था। वे ज्यादा दूर नहीं थे। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों की आभा के अलावा भारी मात्रा में वज्र ऊर्जा की उत्पत्ति भी हुई थी जिसने उस स्थान को ढक लिया था। ऊर्जा असीमित थी। सामने क्या था? वांग ये का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह धीमा हो गया और उसकी दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। विभिन्न संख्याओं और पदों के साथ डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों की 3 टीमों ने उनकी आंखों में प्रवेश किया। जब उन्होंने उस पर ध्यान दिया तो उन सभी ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा ली और फिर आश्चर्यचकित और हैरान भाव प्रकट किए। वांग ये पहले से ही इस तरह की निगाहों के आदी थे। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों की इन 3 टीमों से परे एक अस्तित्व था जिसने वास्तव में उसके दिल को कांप दिया था। चर्चा चर्चा चर्चा। अनंत विद्युत तत्वों ने आकाश को झरने के समान ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि यह आकाश तक पहुंच रहा है और ब्रह्मांड में एक नदी जितना लंबा है। कोई अंत नजर नहीं आ रहा था और असीम ऊर्जा लुभावनी थी। कोर के रूप में गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के साथ सक्रिय गड़गड़ाहट तत्व अंतरिक्ष के माध्यम से फट गया। यह बिजली की बाधा की एक परत की तरह थी जो सभी को अलग कर रही थी। एक प्राकृतिक बाधा। यह क्या है? नानते वांग ये के पास रुके और आश्चर्य से अपने सामने प्राकृतिक बाधा को देखा। यह वज्र की अतुलनीय असीम उत्पत्ति से बना है। यदि हर बिजली का गिरना बारिश की बूंद थी, तो उनके सामने गड़गड़ाहट की उत्पत्ति का मुख्य अवरोध मूसलाधार बारिश थी। हम आगे नहीं बढ़ सकते। वांग ये जहां थे वहीं खड़े रहे। यदि उसका शरीर वहां से गुजरा, तो वह मर जाएगा। भले ही उसके पास अमृता की प्रतिभा हो, उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगे। अरे, 2 ब्रह्मांडीय स्तर के बगवा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? चेहरे पर चोट के निशान वाले एक व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को मार डाला जो नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है। जख्मी आदमी हंसा। बुरा नहीं, तुम झांसा देना भी जानते हो। वांग ये ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने डार्क एनर्जी स्तर की 3 टीमों पर नजर डाली। आप यहाँ पर कितने समय से हैं? बीच में डार्क एनर्जी स्तर की टीम का नेतृत्व एक बार भौं वाले व्यक्ति ने किया था जिसने वांग ये को तीखी नजरों से देखा था। उन्होंने धीरे से कहा, 3 लौकिक दिन। वे कल आए। क्या आपके पास प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है? वांग ये ने कहा। बकवास, अन्यथा हम यहाँ क्यों रहेंगे? दाहिनी ओर डार्क एनर्जी स्तर की टीम का एक युवक अधीरता से चिल्लाया। वांग ये ने अपने परिवेश का अवलोकन किया। अच्छी खबर यह थी कि वह और नानते एक दूसरे के करीब आ रहे थे। बुरी खबर यह थी कि यदि वे अपने सामने समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तो वे यहीं फंस जाते और फिर देर से आने वालों की पकड़ में आ जाते। क्या किसी ने कोशिश की है? वांग ये ने पूछना जारी रखा। हाँ, वह मर चुका है, बारभौं वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या यहाँ भी वैसा ही है? वांग ये ने कहा। हाँ, यह गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के कोर बैरियर से घिरा हुआ है, बारभौं वाले व्यक्ति ने कहा। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर क्या है? नानते ने असमंजस में पूछा। बाईं ओर का जख्मी आदमी हंसा। तुम्हें गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के केंद्र के बारे में भी पता नहीं है। तुम कैसे बच गए? बारब्राउन व्यक्ति ने कहा, ओरिजिन कोर स्पेल एक डार्क एनर्जी स्तर की मौलिक प्रकार की क्षमता वाला मंत्र है। यह उपयोगकर्ता को गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को आकर्षित करने और एक स्थिर संरचना बनाने के लिए मूल कोर के रूप में उपयोग करता है। ओरिजिन कोर स्पेल जितना मजबूत होगा, उतनी ही अधिक गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को आकर्षित करेगा। संरचना जितनी अधिक स्थिर होगी और शक्ति उतनी ही मजबूत होगी।
वांग ये ने कहा, काले क्षेत्र का स्वामी हमेशा के लिए ओरिजिन कोर स्पेल को बनाए नहीं रख सकता। शेष चेतना थोड़े समय के लिए ओरिजिन कोर स्पेल का उपयोग करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना असंभव था। भले ही दूसरे पक्ष में जुनून हो, उसके लिए ओरिजिन कोर स्पेल पर ध्यान केंद्रित करना असंभव था। बारभंग वाले आदमी ने सिर हिलाया। हम अनुमान लगा रहे हैं कि यह एक शीर्ष श्रेणी का बिजली तत्व डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण है या काले क्षेत्र में एक हथियार की भावना है। यह एक हथियार की भावना नहीं हो सकती। दाहिनी ओर डार्क एनर्जी स्तर की टीम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी झलक थी। एक हथियार भावना इतनी उबाऊ नहीं होगी कि ओरिजिन कोर स्पेल का उपयोग जारी रखे। यह एक शीर्ष रैंक लाइटनिंग तत्व डार्क एनर्जी स्तर उपकरण होना चाहिए। हालांकि हम केवल शीर्ष रैंक डार्क एनर्जी स्तर उपकरण प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं। ब्लैक होल स्तर विशेषज्ञ के लिए 1 या 2 होना सामान्य है। शीर्ष रैंक डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण। वांग ये ने आह भरी। इसमें डार्क एनर्जी लेवल 9 और उससे ऊपर के उपकरण शामिल थे। औसत कीमत लगभग 10 लाख डार्क क्रिस्टल थी, जो 100 ट्रिलियन कॉस्मिक डॉलर के बराबर थी। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के लिए यह वास्तव में अकल्पनीय था। उन्होंने तीनों टीमों के साथ कुछ देर तक बातचीत की और वे एक दूसरे से थोड़ा और परिचित हुए। बीच में डार्क एनर्जी स्तर की टीम एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन की थी। बार ब्राउन व्यक्ति मुनरो परिवार के समान एक छोटे परिवार का नेता था। लोयू किंग हयात एक डार्क एनर्जी लेवल 9 योद्धा। दाहिनी ओर डार्क एनर्जी स्तर की टीम शांगजियांग युआन कॉस्मिक नेशन की थी। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा से थोड़ा दूर था और पड़ोसी 5 ब्रह्मांडीय देशों से संबंधित नहीं था। यह एक बड़े परिवार की अन्वेषण टीम विंडवार्ड टीम थी। नेता युआन हे फेंगकिजी एक डार्क एनर्जी लेवल 7 योद्धा था। बाईं ओर डार्क एनर्जी स्तर की टीम किसी ब्रह्मांडीय राष्ट्र से संबंधित नहीं थी। यह एक लौकिक साहसी दल था। मुख्य भूमिका में घायल व्यक्ति सितारा साहसी लुगाओ एक डार्क एनर्जी लेवल 5 योद्धा था। लोयू राजा हयात सबसे ताकतवर थे, उनका रुतबा सबसे ऊंचा था और वे मामलों को संभालने में अधिक स्थिर थे। वांग ये ने मुख्य रूप से उनसे बातचीत की और थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के बारे में अधिकतर जानकारी प्राप्त की। इसकी शक्ति सुपरस्टार स्तर तक पहुंच गई। एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर विशेषज्ञ के नेतृत्व में एक टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया और अंदर घुस गई। अंत में उन्हें नष्ट कर दिया गया। आसपास की स्थिति यहाँ से बहुत अलग नहीं थी। वज्रमूल कोर बाधा हर जगह थी। हालांकि कुछ मजबूत लग रहे थे जबकि कुछ कमजोर थे। सबसे ताकतवर थंडर ओरिजिन कोर बैरियर इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। वे अकेले नहीं फंसे थे। हयात ने गहरी आवाज में कहा, कम से कम 1000 टीमें फंसी हुई हैं। हर कोई एक रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा है। काले दायरे के मालिक का खजाना अंदर होना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध है। गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा शायद केवल पहला चरण है। विचार मंथन के लिए यह सही विकल्प था। लक्ष्यहीन रूप से इधर-उधर भटकने के बजाय अन्य विशेषज्ञों को इकट्ठा करना और एक विधि पर एक साथ चर्चा करना बेहतर था। क्या कोई अंदर गया है? वांग ये ने पूछा। हाँ, हयात ने एक पल के लिए सोचा। जहां तक मुझे पता है, कम से कम दर्जनों टीमें प्रवेश कर चुकी हैं। वहां अभी भी कई विशेषज्ञ थे। वांग ये ने आह भरी। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर, जिसका उसके पास कोई समाधान नहीं था, पहले ही कई टीमों द्वारा सफलतापूर्वक तोड़ दिया गया था। वांग ये ने कहा, अब जब 5 ब्रह्मांडीय देशों की टीमों का दूसरा बैच प्रवेश कर चुका है, तो ज्यादा देर नहीं होगी जब बड़ी संख्या में सुपरस्टार स्तर के योद्धा यहां पहुंचेंगे और काले क्षेत्र के स्वामी के खजाने को लेने के लिए थंडर ओरिजिन कोर बैरियर से गुजरेंगे। उनके और नांते के पास मूल रूप से कोई मौका नहीं था। वहां कोई सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ नहीं होगा। हयात ने सिर हिलाया। लोयू परिवार के नंबर 1 विशेषज्ञ सुपरस्टार लेवल 3 लोयू किंग यासी को काले दायरे से बाहर खारिज कर दिया गया था। क्यों? वांग ये को समझ नहीं आया। चाहे वे जीवन ग्रह हों या काले क्षेत्र, उनकी सबसे बड़ी क्षमता की एक सीमा होती है जिसे वे झेल सकते हैं। आपको अनगिनत टूटे हुए काले क्रिस्टल देखने चाहिए। यह एक संकेत है कि काले क्षेत्र की संरचना अस्थिर होने लगी है और धीरे-धीरे ढह रही है। गहरे क्रिस्टल काले लोगों की रीढ़ थे। यदि यह एक नया दिखाई देने वाला काला क्षेत्र है, तो सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ अभी भी इसमें प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि यह काला क्षेत्र बहुत पुराना है, कम से कम 1000 साल से अधिक पुराना है। यह सुपरस्टार लाइफ फॉर्म की शक्तिशाली ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता है। बेशक यह सिर्फ मेरी अटकलें हैं, हयात ने कहा। मैं अभी तक विशिष्टताओं के बारे में निश्चित नहीं हूँ। वांग ये ने सिर हिलाया। वर्तमान काला क्षेत्र एक पुल की तरह था जो लंबे समय से बनाया गया था और ढहने के संकेत दे रहा था। यदि छोटी अवधि में वजन बहुत अधिक हो, तो संभवतः यह तुरंत गिर जाएगा। यदि हयात की अटकलें सही थीं, वर्तमान में काले क्षेत्र में सबसे मजबूत एक डार्क एनर्जी लेवल 9 योद्धा होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। सामान्य स्थिति को समझने के बाद वांग ये और नांते इधर-उधर घूमने लगे। वे समझ गए, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी पुष्टि स्वयं ही करनी थी। किसी भी तरह अगर वे वहीं बैठे रहे तो करने को कुछ नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, मजबूत और कमजोर होते हैं। वांग ये थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के साथ चले और इसे ध्यान से देखा। अंतरिक्ष का स्तर भी थोड़ा अलग है। नैंते ने पहले ही अंतरिक्ष विरूपण के कुछ रहस्यों को समझ लिया था और स्थानिक नियंत्रण में उनकी महारत में काफी सुधार हुआ था। वांग ये ने कहा, कोई रहस्य अवश्य होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते। मुझे लगता है कि वहां पहुंचने का एक रास्ता है। नांते ने सिर हिलाया। यह क्या है? वांग ये आश्चर्यचकित थे। आपने दूर के बारे में सोचा? नांते ने देखा। उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। उसके पास बिल्कुल भी कोई विचार नहीं था। लेकिन कोई इसे आजमाने में सक्षम हो सकता है। वांग ये ने कहा। कैसे? नांते ने पूछा। वांग ये ने तुरंत अपने उपकरण बदल दिए। उसने अपने दाहिने हाथ में 9 शार्प सेबर घुमाया और उसका बायां हाथ काट दिया। नैंते वांग ये की सिलसिलेवार गतिविधियों से चकित थे। वह नहीं जानता था कि वह क्या करना चाहता है। पिंग। अचानक वांग ये की युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई। युद्धक ऊर्जा की एक परत के साथ उसके शरीर के चारों ओर एक क्षमता ढाल संघनित हो गई, जिससे दोहरी सुरक्षा बन गई। वह थंडर मूल कोर बाधा के माध्यम से धराशायी और जबरदस्ती छेदा। बूम बूम बूम। बिजली और गड़गड़ाहट एक वज्र देवता की दहाड़ की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। नैंते ने अचंभित होकर देखा कि वांग ये के जीवन की आभा कम हो रही है और अगले ही पल, पिताजी। स्रोत के रूप में अपने टूटे हुए बाएं हाथ के साथ वांग ये का शरीर जल्दी से फिर से जुड़ गया। ब्रह्मा उपकरण सेट में फिर से बदलने के बाद वांग ये ऐसे दिखे जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बजाय उसने थंडर ओरिजिन कोर बैरियर को उदासीनता से देखा। वांग ये, आप? नांते वांग ये की प्रतिभा से हैरान थे। यह बहुत हास्यास्पद था। हयात सही है, हम इससे गुजर सकते हैं। वज्रमूल कोर बाधा बहुत मोटी नहीं है, वांग ये ने कहा। यदि आप काफी मजबूत हैं, तो आप थोड़ी सी लड़ाई के बाद इसे पार कर सकते हैं। इसमें कोई चेतना नहीं है और यह अपने आप पर हमला नहीं करेगा। इसलिए भले ही इसमें सुपरस्टार स्तर की शक्ति है, फिर भी इसे तोड़ना पूरी तरह से संभव है। वह इस समय ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह एक मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर का योद्धा था, तो वांग ये को भरोसा था कि वह ऐसा कर सकता है। इसलिए हयात की अटकलें निराधार नहीं थीं। लेकिन हमारे लिए अभी भी कोई समाधान नहीं है, नैंते ने कहा। जबरन इसे पार करने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास स्वर्ग को चुनौती देने वाले उपकरण नहीं होंगे, हम अपने नाजुक शरीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम। नांते ने वांग ये की ओर देखा। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? क्या? वांग ये अभी भी सोच रहा था। शक्तिशाली स्थानिक उतार चढ़ाव। नांते तुरंत बाहर निकल गया।
वांग ये ने पीछा किया और जल्द ही एक युवक को लाल भूरे रंग के युद्ध सूट में थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के सामने खड़ा देखा। उसके माथे पर खून का एक निशान था जो चमकते हुए सूरज की तरह दिखता था। वह सिर ऊंचा किए खड़ा था। उसने अपनी आंखों के कोने से वांग ये और नानते को देखा, फिर आगे बढ़ते ही उसकी आंखें तेज हो गईं। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम अंतरिक्ष को तोड़ता हुआ प्रतीत होता था। आसपास का स्थान विकृत हो गया और यहाँ तक कि उसका शरीर भी अजीब तरह से मुड़ गया। कुछ ही कदमों में उसका शरीर विकृत होकर टुकड़ों में बंटा हुआ प्रतीत होने लगा। वांग ये की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने देखा कि गड़गड़ाहट की उत्पत्ति का मूल अवरोध भी विकृत हो गया था और युवक के स्थानिक नियंत्रण में समा गया था। दूसरे पक्ष के कदम सरल और तेज थे। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर को गलत तरीके से संरेखित किया गया था और एक रास्ता जबरदस्ती बनाया गया था। वह युवक अपना सिर ऊंचा करके अंतरिक्ष में चला गया। वज्र की उत्पत्ति पर आक्रमण भी नहीं हुआ और शीघ्र ही अपनी मूल स्थिति में लौट आया। बस इस छोटे से क्षण में वांग ये और नानते को विश्वास से परे झटका लगा था। अंतरिक्ष का उन्नत पथ, अंतरिक्ष विरूपण, वास्तव में एक रास्ता था। क्या आप यह कर सकते हैं? वांग ये ने नानते की ओर देखा। नहीं, अंतर बहुत बड़ा है, नानते ने भौहें सिकोड़ लीं। उनका स्थानिक विरूपण कम से कम चरण 3 पर है। मैं काले क्षेत्र के अनूठे वातावरण की मदद से मुश्किल से चरण 1 तक पहुंच पाया हूं। मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन विफलता दर 90% से अधिक है। वांग ये ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। आइए दूसरे तरीके से सोचें। इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं थी। चूंकि दूसरा पक्ष अंतरिक्ष विरूपण से गुजर सकता है, इसलिए अन्य तरीके भी होने चाहिए। वे दोनों जहां थे वहां नहीं रुके। वे अन्य संभावनाओं की तलाश में इधर-उधर घूमते रहे। दुर्भाग्य से उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। आधे ब्रह्मांडीय दिन तक इधर-उधर भटकने के बाद सभी गड़गड़ाहट मूल कोर बाधाएं लगभग समान थीं, हालांकि उनकी ताकत अलग-अलग थी। शीघ्र ही वे अपनी मूल स्थिति में लौट आए। वांग ये ने हल्की सी हांफते हुए कहा। केवल एक लौकिक दिन में मूल 3 टीमें दोगुनी हो गईं और 6 टीमों तक विस्तारित हो गईं। खूबसूरत डार्क एनर्जी स्तर की लड़कियों में से एक काफी परिचित लग रही थी। वांग ये, आप वांग ये हैं? अचानक एक नाजुक सी आवाज आई। वांग ये ने अपने सामने 1.5 मीटर लंबी खूबसूरत लड़की को देखा, जिसके पास एक सक्षम उपयोगकर्ता का हथियार था और उसने ध्यान से उसकी जांच की। वह बेहद सुंदर थी, उसके चेहरे की विशेषताएं उत्कृष्ट और सुंदर थीं और उसकी गोरी और पारभासी त्वचा के कारण लोग चाहते थे उसका चेहरा निचोड़ लें। इसका कोई मतलब नहीं था। अगर वह इतनी प्यारी लोली लड़की से मिलता तो उसे भूलना असंभव था। लेकिन उसे उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? हालांकि वह थोड़ी परिचित लग रही थी। एक और चूजा तुमने उठाया है, नानते को ऐसा लग रहा था मानो उसे इसकी आदत हो गई हो। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वांग ये ने सावधानी से कहा। सुंदर लड़की का क्षमता उपयोगकर्ता हथियार बहुत मजबूत ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। यह संभवतः दिव्य हथियार स्वर्गीय कवच द्वारा निर्मित एक शीर्ष ग्रेड या यहाँ तक कि सर्वोच्च ग्रेड डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण था। उसने जो पतला बैटल सूट पहना हुआ था वह भी एक डार्क एनर्जी अनलिमिटेड उपकरण था। इसकी ऊर्जा उपयोगकर्ता हथियार की क्षमता से कमतर नहीं थी। उसकी अंगूठियों, हार, झुमके में जोड़ा गया। यह पूरा सेट करोड़ों कॉस्मिक डॉलर से कम में नहीं खरीदा जा सकता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पीछे डार्क एनर्जी लेवल 9 गुलामों की एक टीम थी। वह कितना पैसा रहा होगा? टीम की ताकत के मामले में वह अकेले ही अन्य 5 डार्क एनर्जी स्तर की टीमों को आसानी से हरा सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि 10 में से 9 लोलेस अमीर थे और यह सच था। मैं ली नायर हूँ। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? ली नायर ने वांग ये की ओर पलकें झपकाई और उसकी छाती की ओर देखा। हम, आपका ब्रह्मांडीय साहसी बैच कहाँ है? लौकिक साहसी। वांग ये ने छोटी अमीर महिला की छाती पर 2 सितारा साहसी बैच देखा और वह तुरंत समझ गया। आप वह मित्र हैं जिसे मैंने पहले जोड़ा था। ली नायर, कृपया सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए FRWNO वेबसाइट पर जाएं। कुछ समय पहले जब उन्होंने प्रवेश निर्देशांक बेचे तो उन्होंने कई ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को मित्र के रूप में जोड़ा। ली नायर की याद अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी क्योंकि वह बहुत स्पष्टवादी थी। थोड़ी सी भी झिझक के बिना उसने धोखा दिए जाने के डर से तुरंत उसे 1000 कॉस्मिक डॉलर ट्रांसफर कर दिए थे। वह पहली टाइकून थी जिन्हें उन्होंने 2 स्टार एडवेंचरर ग्रुप में शामिल किया था। हाँ हाँ, हमारा यहाँ मिलना वाकई किस्मत में है। ली नायर मुस्कुराए। निर्देशांक कई लोगों को बेचे गए। जिन लोगों को उसने मित्र के रूप में जोड़ा था उनमें से 100 से अधिक लोग काले दायरे में थे, इसलिए यहाँ उनसे टकराना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हाँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। वांग ये मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और ली नायर के साथ बातचीत करने लगे। चूंकि कोई भावनात्मक विवाद नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें एक दूसरे को जानना पड़ा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ली नायर अमीर है या सुंदर है। यह भाग्य ही होगा कि वे काले क्षेत्र जैसी बड़ी जगह पर मिल सके। भाग्य को स्वाभाविक रूप से संजोना होगा। अपने फ्लर्टिंग कौशल का उपयोग करते हुए वांग ये जल्दी ही ली नायर के साथ घुल मिल गया। आसपास के लोग ईर्ष्या से देखते थे। लू गाओ, जो पहले से जख्मी था, विशेष रूप से अप्रसन्न था। पहले वह ली नायर के करीब जाना चाहता था, लेकिन अंत में उसे अस्वीकार कर दिया गया था। ली नायर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और केवल थोड़ी देर के लिए हयात से बातचीत की। लेकिन अब वह वांग ये के साथ खुशी से बातें कर रही थी और वह समय-समय पर प्यारी-प्यारी हंसती थी। क्या उसे दिखावे पर इतना ध्यान देना पड़ा? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? ली नायर ने आश्चर्य से कहा। एक पल में अन्य 5 टीमें आशा से भरी नजरों से देखने लगीं। हाँ, मैं 2 तरीके जानता हूँ। वांग ये ली नायर को देखकर मुस्कुराए। क्या आप उन्हें बेच रहे हैं? ली नायर ने उत्साह से कहा। वह बहुत सीधी थी। उसे इस छोटी अमीर महिला के काम करने का तरीका बहुत पसंद आया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको बस बताऊंगा। वांग ये ने तुरंत कहा। उसने भीड़ की ओर देखा और फुसफुसाया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलो साइड में चलते हैं और बात करते हैं। वांग ये, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ली नायर मुस्कुराया। इस विधि के लिए कम से कम चरण 2 अंतरिक्ष विरूपण की आवश्यकता होती है। चरण 3 के साथ किसी को 100% सफलता दर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप में से किसी ने अंतरिक्ष विरूपण में महारत हासिल कर ली है तो आप इसे आजमा सकते हैं। वांग ये ने कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अंतरिक्ष का उन्नत पथ, क्या यह कुछ ऐसा था जिसमें डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म से महारत हासिल कर सकता था? इसके अलावा इसे चरण 2 से ऊपर होना था। जानकारी के लिए धन्यवाद। हयात ने वांग ये की ओर सिर हिलाया। विशेषकर दूसरी विधि, यह बहुत ज्ञानवर्धक है। सभी टीमों ने आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जानकारी और खुफिया जानकारी साझा करना उनके लिए दुर्लभ था। चूंकि वांग ये ने 2 तरीके साझा किए हैं, मैं भी एक साझा करूंगा। नई डार्क एनर्जी स्तर की टीमों में से नीली आंखों वाले एक युवक ने कहा। नीली आंखों वाले युवक ने कहा, हम उत्तर से आए हैं। मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि स्टेज 6 ओरिजिन कोर स्पेल वाला एक डार्क एनर्जी स्तर की क्षमता वाला उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक थंडर ओरिजिन कोर बैरियर से गुजर गया। मुझे नहीं पता कि क्या वह बिजली तत्व की खेती करता है। ओह, वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। वास्तव में इसकी बहुत संभावना थी। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर का मूल ओरिजिन कोर स्पेल था। यदि इस पहलू में किसी की उपलब्धि पर्याप्त मजबूत थी, भले ही वे बिजली के कोर अवरोध को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, उनके पास इसके माध्यम से गुजरने का मौका था। हयात ने कहा, मैं एक अप्रमाणित अक्कल भी साझा करूंगा। सभी एक-एक करके बोले और चर्चा करने लगे। वांग ये ने ध्यान से सुना और सभी प्रकार की संभावनाओं पर विचार किया। मंथन करना जरूरी था।
संख्या में ताकत थी, खासकर जब से वे डार्क एनर्जी स्तर के अभिजात वर्ग थे। कई लोगों की राय और अटकलें थीं, लेकिन वे सभी बहुत गुप्त थे और उन्हें साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। यह सामान्य था। आखिरकार वे प्रतिस्पर्धी थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। काले क्षेत्र की विशालता और उनके वर्तमान स्थान के साथ वांग ये अच्छी तरह से जानते थे कि गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा शायद केवल पहली बाधा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बिंदु पर वे काले क्षेत्र के स्वामी की चेतना के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब उन्हें प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि भागीदार बनना चाहिए। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना और उनके पीछे के 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के योद्धाओं को हिला देना अब महत्वपूर्ण था। मेरे पास एक सुझाव है, वांग ये ने सभी की ओर देखा। चूंकि सभी ने साझा करना शुरू कर दिया है, तो हम अस्थायी रूप से एक सूचना साझाकरण गठबंधन क्यों नहीं बनाते हैं और थंडर ओरिजिन कोर बैरियर को एक साथ पार करने का तरीका क्यों नहीं सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? मैं भी शामिल, ये नयर वांग ये को देखकर मुस्कुराई और अपने अच्छे दोस्त के सुझाव से सहमत होने वाली पहली महिला थी। मैं भी अंदर हूँ, हयात ने भी अपना पक्ष रखा। बाकी टीमें भी सहमत हुईं। हर कोई अब अच्छी तरह से जानता था कि अपनी क्षमता पर भरोसा करके इस चरण को पार करना लगभग असंभव था। तो फिर हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें किसकी बात सुननी चाहिए? लू गाओ ने झिझकते हुए पूछा। वांग ये, बिल्कुल, ये नयर ने ऊपर देखा। एक ब्रह्मांडीय स्तर के बच्चे को हमारा नेतृत्व करने दें, लू गाओ अनिच्छुक था। बेशक, वांग ये सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के सैन्य रणनीति विभाग का छात्र है। क्या आपको लगता है कि आप वांग ये से अधिक स्मार्ट हैं? ये नयर ने लू गाओ पर व्यंग्य किया। सर्वोच्च हुना अकादमी, सैन्य रणनीति विभाग का एक छात्र। हर किसी का वांग ये को देखने का नजरिया बदल गया। वह बुद्धिमत्ता और क्षमता का प्रतीक था। लू गाओ ने वांग ये को अविश्वास से देखा और अवाक रह गया। हयात की आंखें जोश से चमक उठीं। मैं सहमत हूँ। वांग ये, क्या आपके पास कोई सुझाव है? चलो अलग हो जाएं, वांग ये ने निर्णायक रूप से कहा। हम सिर्फ यहाँ नहीं रह सकते। हम अलग हो जाएंगे और गड़गड़ाहट के मूल कोर बैरियर के आसपास जानकारी और तरीकों की खोज करेंगे, खासकर उन जगहों पर जहाँ टीमें इकट्ठा होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या पाते हैं, हम 3 ब्रह्मांडीय दिनों में यहाँ इकट्ठा होंगे और विचार मंथन करेंगे। आप क्या सोचते हैं? सभी ने कुछ देर तक चर्चा की और किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर यह तय हो गया, हम 3 ब्रह्मांडीय दिनों में फिर मिलेंगे। हयात की प्रतिष्ठा काफी ऊंची थी। ठीक है। योंगशी गैलेक्सी, काले दायरे के बाहर। लीडर के रूप में सिल्वरजेट कॉस्मिक नेशन के साथ रेड रिवर कॉस्मिक नेशन, एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन, डार्निंग कॉस्मिक नेशन और एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन ने इस क्षेत्र को सील कर दिया था। काले क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों द्वारा पहरा दिया गया था। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों ने काले क्षेत्र की ओर जाने वाले विभिन्न वर्महोल्स के प्रवेश द्वारों की भी रक्षा की और सभी रास्तों को बंद कर दिया। यदि कोई वर्महोल के माध्यम से यात्रा नहीं करता, भले ही वह प्रकाश की गति से यात्रा करता, तो कम समय में काले दायरे तक पहुंचना मुश्किल होता। उसी समय 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के स्टारशिप एक के बाद एक प्रकट हुए और काले क्षेत्र में प्रवेश किया। यह थोड़ा परेशानी भरा है। हम अभी भी नहीं जानते कि काले दायरे का निकास कहाँ है। हाँ, अगर हमें बाहर निकलने का स्थान पता होता, तो हमसे पहले अंदर गए सभी ब्रह्मांडीय साहसी और अन्य ब्रह्मांडीय इंसान बाहर नहीं निकल पाते। काले क्षेत्र के खजाने निश्चित रूप से हमारे 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के होंगे। अरे, अपने आप में बहुत अधिक मत भरे रहो। कई ब्रह्मांडीय साहसी लोगों के पास बहुत शक्तिशाली समर्थक होते हैं। क्या आप वाकई उन्हें अपमानित करने का जोखिम उठा सकते हैं? 100,000 साल पहले शान्या ब्रह्मांडीय राष्ट्र ने एक बड़ी हस्ती को नाराज किया था और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांडीय राष्ट्र नष्ट हो गया था। आखिरकार वे केवल अल्पसंख्यक हैं। अधिकांश ब्रह्मांडीय साहसी लोगों का कोई समर्थक नहीं होता, बिल्कुल ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं के पहले बैच की तरह। वे ब्रह्मांडीय मानव जो संरक्षित हैं, अज्ञात भूमि का पता लगाने के लिए इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि हम सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं तो इतनी समस्याएं क्यों होती? हम बस काले दायरे में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें मिटा सकते हैं। क्या तब उन डार्क एनर्जी स्तर के कूड़ेदानों के लिए खजाने पर लड़ने का कोई मौका होगा? मुझे आश्चर्य है कि अंदर कौन से खजाने छिपे हैं। यदि परम अंधेरे हैं, ऊर्जा स्तर के उपकरण TSK, यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। काला क्षेत्र, प्रवेश द्वार की परिधि पर लिंगलिंग ने एक सितारा साहसी बेंच पहन रखा था और उसके चारों ओर 10 से अधिक एक सितारा साहसी एकत्र हुए थे। पूर्व ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को शामिल करने के साथ उनकी टीम में लोगों की संख्या 100 से अधिक हो गई। बाहरी क्षेत्र में इसे अपेक्षाकृत शक्तिशाली छोटा गुट माना जा सकता है। सौभाग्य से सिस्टर लिंगलिंग में दूरदर्शिता थी। यह सही है। बाद में प्रकट हुए 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार डाकुओं की तरह थे, जो हमें तुरंत धमका रहे थे और काले क्रिस्टल छीन रहे थे। वे ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं से भी अधिक क्रूर थे। जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होंगे, यदि आप किसी गुट में शामिल नहीं होंगे तो मर जाएंगे। लौकिक साहसी सभी अच्छे मूड में थे। विशाल बहुमत को अच्छी आय प्राप्त हुई थी और बाकियों को भी थोड़ी फसल हुई थी। हर किसी ने कुछ न कुछ कमाया था। लूटे गए और मारे गए अन्य लौकिक मनुष्यों की तुलना में उनकी स्थिति कहीं बेहतर थी। हालांकि फसल कम होने लगी थी, लेकिन जब तक वे सुरक्षित निकल सकते थे, उन्होंने पर्याप्त कमाई कर ली थी। लिंगलिंग, जिसने सफेद युद्ध सूट पहना हुआ था, अर्शेंग और लुलू के साथ गहरे क्रिस्टल की खोज जारी रखी। अब तक उनकी फसल 15,000 कॉस्मिक डॉलर से अधिक हो चुकी थी। मुझे आश्चर्य है कि जीजाजी कैसे हैं? लिंगलिंग ने दूर तक देखा। जब से एक के बाद एक ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों ने प्रवेश किया, काले क्षेत्र की स्थिति शुरुआत की तुलना में बहुत बदल गई थी। वह जानती थी कि वांग ये थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के बाहर फंस गया था, लेकिन फिलहाल वे किसी खतरे में नहीं थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, यदि अभी भी कोई प्रगति नहीं हुई, तब तक ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों का दूसरा जत्था आ गया। न केवल काले क्षेत्र में उनका लाभ यहीं समाप्त हो जाएगा, बल्कि उन्हें लौकिक राष्ट्र परिवारों द्वारा लूटे जाने की संभावना का भी सामना करना पड़ेगा। कृपया सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए FRWNO वेबसाइट पर जाएं। स्थिति आशावादी नहीं थी। निश्चित रूप से यह ठीक हो जाएगा। लिंगलिंग ने खुद को प्रोत्साहित किया और चुपचाप वांग ये की जय जयकार की। उसे अपने जीजाजी की क्षमता पर विश्वास था। वह निश्चित रूप से सही रास्ता खोजने और बाधा को तोड़ने में सक्षम होगा। बहुत मजबूत। तांके लुमेन की ताकत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक किसी की शारीरिक ताकत और उपकरण की रक्षा संयुक्त रूप से एक मध्यवर्ती सुपरस्टार स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच सकती है, तब तक कोई भी वज्रमूल कोर बाधा से गुजर सकता है। हयात ने आगे कहा, अभी ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इसे पार कर सकें। हालांकि ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के दूसरे बैच में ऐसी ताकत वाले काफी संख्या में डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा होंगे। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई अपने पीछे कदमों की आवाज सुन सकता है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। मुझे एक विवरण जोड़ने दीजिए। यदि आपके पास एक विशेष गड़गड़ाहट रक्तरेखा है, वांग ये ने कहा, या यदि आपके शरीर में गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के साथ एक मजबूत अनुकूलता है, तो उस बाधा को पार करने की आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है। यदि रक्तरेखा पर्याप्त रूप से मजबूत है, तो आप तब तक भी सफल हो सकते हैं जब तक आप एक डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा की रक्षा शक्ति तक पहुंच जाते हैं। वांग ये ने इन 3 ब्रह्मांडीय दिनों के दौरान कई बार कोशिश की थी और बहुत अनुभवी थे। यदि वह मौलिक संलयन तकनीक विकसित कर सकता है या थंडर प्राचीन विकास तकनीक को उन्नत कर सकता है, तो वह आवश्यकताओं को कम कर सकता है। दुर्भाग्य से यह विधि फिलहाल उसके लिए उपयुक्त नहीं थी।
चाहे आवश्यकता कितनी भी कम क्यों न हो, वह अभी भी एक उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धा ही था। अकेले रक्षा के संदर्भ में वह कभी भी डार्क एनर्जी स्तर की सीमा तक नहीं पहुंच सका। यह उनकी विशेषता नहीं थी। सभी ने चर्चा की। हालांकि यह एक व्यवहार्य तरीका था। वे बस पर्याप्त मजबूत नहीं थे। क्या आपको लगता है कि कोई यह कर सकता है? वांग ये नायर ने करीब झुकते हुए पूछा। उसकी सांसों से खुशबू आ रही थी। वांग ये ने कहा, आपके डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण की रक्षा ठीक है, लेकिन आपके शरीर की कठोरता पर्याप्त नहीं है। आपकी व्यापक रक्षा वास्तव में एक मध्यवर्ती सुपरस्टार स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच सकती है। हालांकि क्योंकि आपका शरीर कमजोर है, आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या दुष्प्रभाव भी झेल सकते हैं। वज्रमूल कोर बाधा केवल काले दायरे में पहली बाधा हो सकती है। यदि आप यहाँ गंभीर रूप से घायल होने जा रहे हैं, तो प्रवेश न करना ही बेहतर है। ये नायर ने सोच समझकर सिर हिलाया और वांग ये को देखकर मुस्कुराया। मैं आपकी बात सुनूंगा। नानते ने मन ही मन आह भरी। उसने बहुत कुछ देखा था। कई लड़कियां इसी तरह धीरे धीरे वांग ये के चंगुल में फंस गई थीं। हयात के बाद अन्य डार्क एनर्जी स्तर की टीमों ने भी अपना लाभ साझा किया। हालांकि यह अनुमान और जानकारी से अधिक था। कोई सटीक तरीका नहीं था। नीली आंखों वाला युवक जिसने पिछली बार कुछ जानकारी साझा की थी, वह अपवाद था। समय नियंत्रण को समझकर हम वज्र उत्पत्ति कोर बाधा से गुजर सकते हैं। नीली आंखों वाले युवक की बातें चौंकाने वाली थीं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। यह अंतरिक्ष विरूपण के समान है, जिसका वांग ये ने पिछली बार उल्लेख किया था। हालांकि आपको समय के उन्नत पथ की आवश्यकता नहीं है, आपको इससे गुजरने के लिए बस इसे समझने की आवश्यकता है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फूट फूट कर मुस्कुराए। समय का उन्नत पथ। यहाँ तक कि ब्लैक होल स्तर का कोई विशेषज्ञ भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उसने समय के पथ को समझ लिया है। स्थानिक नियंत्रण को आमतौर पर ब्रह्मांडीय स्तर पर समझा जाता था, लेकिन समय नियंत्रण एक ऐसी चीज थी जिसे कोई केवल सुपरस्टार स्तर पर ही समझ सकता था। अंतर बहुत ज्यादा था। ताकत और दायरा। वांग ये ने सारी जानकारी व्यवस्थित की। वर्तमान में जो विधियां ज्ञात थीं, वे मूलतः इन दोनों से अविभाज्य थीं। निसंदेह विशेष शारीरिक गठन और वंशावली भी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस जानकारी से काले क्षेत्र के स्वामी की शेष चेतना का पता लगाने में सक्षम थे। कम से कम यह अच्छी खबर थी। काले दायरे के मालिक का कोई बुरा इरादा नहीं था। हालांकि वर्तमान जानकारी के साथ नानते और उसके लिए वहां से गुजरना अभी भी असंभव था। जरा ठहरिए। वांग ये के दिमाग में एक चिंगारी भड़क उठी। शायद यह तरीका संभव है। वांग ये ने अपने दिमाग में सारी जानकारी खंगाली। यह ऐसा था मानो सैकड़ों नदियां समुद्र में बहती हुई एक पूरी योजना बना रही हों। इस बिंदु पर 5 डार्क एनर्जी टीमों ने अपनी एकत्रित जानकारी साझा की थी। सभी की निगाहें वांग ये पर थीं। वे आशा और अपेक्षा से भरे हुए थे। उनकी ताकत वास्तव में नगण्य थी, लेकिन चूंकि वे पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुके थे, तो कौन एक और कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा? मौका उनके सामने था। चाहे यह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, कोई भी आसानी से हार नहीं मानेगा। शायद यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। मेरे पास विचार है। वांग ये खड़े हुए और भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाई। यह एक संभावना है जो मैंने जानकारी और मेरे प्रयोगों के आधार पर निकाली है, लेकिन मुझे लगता है कि यह संभव है और यह सभी के लिए उपयुक्त है। यदि यह सफल होता है, तो यहाँ हर कोई प्रवेश कर सकता है। वे सभी प्रवेश कर सकते हैं। हर कोई स्तब्ध रह गया। यह असंभव है। सबसे कमजोर डार्क एनर्जी स्तर की टीम ने अविश्वास से कहा। हयात ने यह सुनिश्चित करने के लिए वांग ये की आंखों में देखा कि वह मजाक नहीं कर रहा था। कौन सी विधि? 11 नीली आंखों वाला युवक जानना चाहता था। हमें बताओ। अन्य डार्क एनर्जी स्तर की टीमों ने भी उत्सुकता से पूछा। ये नायर ने वांग ये को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। वह पिछले 3 लौकिक दिनों से वांग ये के साथ काम कर रही थी, इसलिए उनके पास जानकारी की मात्रा समान होनी चाहिए। यह कौन सा तरीका था? वह क्यों नहीं जानती थी? सबसे पहले हम एक बात की पुष्टि कर सकते हैं। गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा एक चेतना द्वारा नियंत्रित नहीं है। भले ही इसे नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च श्रेणी का डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण हो, इसमें हथियार की भावना नहीं है ना? वांग ये ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। इस मुद्दे पर वे आम सहमति पर पहुंच गए थे। वज्र उत्पत्ति कोर बाधा एक जानवर जाल की तरह थी। एक बार जब कोई इसमें प्रवेश कर गया, तो यह हमला शुरू कर देगा। हालांकि यदि कोई अंतरिक्ष विरूपण या समय नियंत्रण जैसे तरीकों से इससे बचता है, तो कोई आसानी से इसके पार जा सकता है। दूसरे, वज्र उत्पत्ति कोर बैरियर की ऊर्जा सीमित है। सटीक रूप से बोल रहा हूं, वांग ये ने कहा। एओई हमलों की ऊर्जा की एक सीमा है। यह एक सुपरस्टार स्तर की क्षमता वाले उपयोगकर्ता द्वारा लगातार हमले शुरू करने के बराबर है। मुझे मत बताओ कि आप चाहते हैं कि हम एक साथ अंदर जाएं और गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के हमले को तितर-बितर कर दें। नीली आंखों वाले युवक ने कहा। मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन हम अभी भी इसे पूरा नहीं कर सके। वांग ये मुस्कुराए। मैंने कई बार थंडर ओरिजिन कोर बैरियर में प्रवेश किया है। भले ही मैंने ऊर्जा को उसकी मूल शक्ति के 10वें हिस्से तक कम कर दिया हो, फिर भी मुझे थंडर ओरिजिन के लगातार हमलों के तहत बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। नीली आंखों वाले युवक ने सिर हिलाया। उन्होंने यह तरीका भी सोचा था, लेकिन यह काम नहीं कर सका। इस प्रकार यह मेरा निष्कर्ष है। वांग ये ने सभी की ओर देखा। आपको थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के बारे में बहुत जटिल तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ ऊर्जा का एक साधारण संग्रह है और यह लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसा क्यों है कि कुछ स्थानों पर थंडर ओरिजिन कोर बैरियर मजबूत है, कुछ स्थानों पर इतना मजबूत है और दूसरों में कमजोर है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी ऊर्जा पिछले हजारों वर्षों से कमजोर हो रही है। यदि नियंत्रक एक शीर्ष श्रेणी का डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण है, तो अब जो थंडर ओरिजिन कोर बैरियर जारी हो रहा है, वह ब्लैक होल स्तर पर होना चाहिए, न कि सुपरस्टार स्तर पर। अवरोध के कमजोर होने का मतलब है कि ऊर्जा नष्ट हो सकती है। हम वज्र उत्पत्ति की सभी मुख्य बाधाओं को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनमें से एक पर हमला कर सकते हैं और एक रास्ता बना सकते हैं। यदि यह विधि काम करती है, तो हम अपनी ताकत से वज्र उत्पत्ति कोर बाधाओं के एक हिस्से को नष्ट कर सकते हैं। तब हर कोई बेखौफ प्रवेश कर सकता है। वज्रमूल कोर बाधा को नष्ट करें। वांग ये के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। हालांकि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह योजना बहुत व्यवहार्य थी। उनकी किसी भी टीम के पास अकेले ऐसा करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अगर वे 5 टीमों की ताकत को मिला दें, तो यह संभव हो सकता है। कुछ टीमों ने थंडर ओरिजिन कोर बैरियर पर हमला करने की कोशिश की है, फिर भी यह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि असीमित भी है। जब तक किसी के पास जबरदस्त सुपरस्टार स्तर की ताकत न हो, रास्ता खोलना असंभव है। हयात ने सिर हिलाया। और ऐसी ताकत वाला एक विशेषज्ञ आसानी से थंडर ओरिजिन कोर बैरियर को पार कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं। इनके आक्रमण का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिससे इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा उनके हमलों का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वांग ये ने कहा। 99.99% गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा गड़गड़ाहट की उत्पत्ति और गड़गड़ाहट तत्व से बना है। वे उन सैनिकों की तरह हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता। संयुक्त आक्रमण। नीली आंखों वाला युवक वांग ये का मतलब समझ गया। हमें न केवल एक साथ हमला करना चाहिए, बल्कि हमारा लक्ष्य थंडर ओरिजिन कोर भी होना चाहिए। वांग ये ने कहा। यही वास्तविक कोर है जो थंडर ओरिजिन कोर बैरियर बनाता है। वे जनरलों की तरह हैं। हर बार जब गड़गड़ाहट की उत्पत्ति का कोर नष्ट हो जाता है, तो गड़गड़ाहट की उत्पत्ति अव्यवस्थित हो जाएगी और बड़ी मात्रा में शक्ति खो देगी।
यदि हम किसी क्षेत्र में सभी वज्र उत्पत्ति कोर को नष्ट कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र में वज्र की उत्पत्ति बिखरी और अव्यवस्थित हो जाएगी और इसकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद सबसे अच्छे बचाव के साथ सबसे मजबूत डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा को थंडर के हमलों की उत्पत्ति को आकर्षित करने के लिए पहले प्रवेश करने दें। इस बीच अन्य लोग शीघ्रता से प्रवेश कर सकते हैं। चर्चा करते समय सभी की आंखें चमक उठीं। यह सचमुच एक अच्छी योजना थी। इसके अलावा वे पूरी तरह से प्रयास कर सकते थे। भले ही यह विफल हो गया, फिर भी युद्धाभ्यास की गुंजाइश थी। जोखिम कारक अपेक्षाकृत छोटा था। लेकिन हम वज्रमूल कोर को कैसे लॉक कर सकते हैं? फेंग कीजी, जो इतने समय तक चुप थी, बोली। यह एक निश्चित स्थान पर नहीं है। यह लगातार बदल रहा है। इसके अलावा थंडर ओरिजिन कोर बैरियर एक संपूर्ण है। बाहर से थंडर ओरिजिन कोर के सटीक स्थान को समझना असंभव है। एक सक्षम उपयोगकर्ता होना चाहिए जो वज्र तत्व में कुशल हो और ओरिजिन कोर स्पेल में उसकी महारत बहुत अधिक होनी चाहिए। हयात ने विचार किया। जाहिर है, यहाँ कोई नहीं था। मुझे कोशिश करने दो। ली नायर के हाथ में क्षमता वाला उपयोगकर्ता हथियार काली रोशनी से चमक रहा था। भारी मात्रा में अंधेरी ऊर्जा बाहर निकली और उसकी शुद्ध और शक्तिशाली क्षमता तेजी से गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा में घुस गई। परिवर्तन प्रकार डार्क पावर मंत्र। चर्चा चर्चा चर्चा। आसपास के मूलों पर वज्रपात होने लगा। इससे पहले कि ली नायर द्वारा नियंत्रित डार्क पावर स्पेल को गड़गड़ाहट के मूल कोर का स्थान मिल सके, इसे तुरंत अंतहीन गड़गड़ाहट ने निगल लिया। दोबारा वह हार मानने को तैयार नहीं थी। इस बार उनका शुद्ध सफेद हार भी खूब चमक रहा था। उसकी क्षमता अनगिनत तेज अंगुलियों में बदल गई जो सभी दिशाओं से वज्र मूल कोर बाधा में छेद कर गई। हालांकि गड़गड़ाहट की उत्पत्ति और भी व्यापक क्षेत्र को कवर करती है। पहले की ही तरह इसने तुरंत सफेद रोशनी को निगल लिया। हम ली नायर के हाथ की बैंगनी अंगूठी चमक उठी। हर कोई चकित और ईर्ष्यालु था। उनमें से कोई भी वस्तु उनकी निवल संपत्ति से अधिक थी। उसके पास जो सबसे साधारण उपकरण था, वह शायद केवल शीर्ष श्रेणी का डार्क एनर्जी लेवल 5 उपकरण था। वह बहुत अमीर थी। हालांकि विशाल गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा का सामना करते हुए ली नायर, जिसका चेहरा इस बिंदु पर लाल हो गया था, अभी भी थोड़ी कमी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी चालें अपनाई, वे सभी गड़गड़ाहट की उत्पत्ति से निकल गईं और वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। क्या आप कुछ देर आराम करना चाहते हैं? हयात ने ली नायर से कहा। नहीं, ली नायर ने सिकुड़ी हुई भौहों के साथ अपने लाल होंठों को सिकोड़ लिया। पहले आराम करो। हमें बाद में रास्ता खोलने के लिए अभी भी आपकी आक्रमण शक्ति की आवश्यकता होगी, वांग ये ने ली नायर से कहा। अच्छा, ली नायर ने वांग ये की ओर देखा और चिल्लाया। हयात के सिर पर प्रश्नचिह्न उभर आया। वज्र उद्गम केंद्र का पता लगाने का कार्य मुझ पर छोड़ दें। वांग ये की नजर भीड़ पर पड़ी। हर कोई अपने युद्ध कौशल के अनुसार खुद को 2 हिस्सों में बांट लें। जब एक टीम हमला करेगी, तो दूसरी टीम तैयारी करेगी और इसके विपरीत। हम इसे जल्दी खत्म करेंगे और एक ही प्रयास में सफल होने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हर कोई कुछ झिझक रहा था। यदि ली नायर भी ऐसा नहीं कर सका, तो क्या वांग ये ऐसा कर सकता है? वह केवल लौकिक स्तर पर था। इसे मुझ पर छोड़ दो, वांग ये ने हयात की ओर से हिलाया। हयात ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और तैयारी करने लगा। उन्होंने वांग ये पर बहुत भरोसा किया। उन्होंने अन्य डार्क एनर्जी स्तर की टीमों के साथ विवरण पर चर्चा की। जल्द ही वे 2 टीमों में विभाजित हो गए। ली नायर ने बाई ओर टीम 1 का नेतृत्व किया, जबकि हयात ने दाई ओर टीम 2 का नेतृत्व किया। हर किसी का ध्यान पूरी तरह से वांग ये पर था, जो सबसे आगे थे। उन्होंने अपनी युद्ध ऊर्जा और क्षमता को संघनित किया। जब आप सफेद प्रभामंडल देखें तो तुरंत हमला करें। टीम 1, तैयार हो जाओ। वांग ये ने पलटकर दोनों टीमों की ओर देखा। झपट्टा मारना। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग ये ने तुरंत अपना बायां हाथ काट दिया। उनकी गतिविधियों का असामान्य रूप से अभ्यास किया गया था। नानते और ली नायर के अलावा बाकी सभी लोग स्तब्ध थे। वह क्या कर रहा था? क्या उसने सोचा कि उसके बहुत सारे हाथ हैं, या यह कोई दुष्ट अनुष्ठान था? वाह! जैसे ही वांग ये ने तेजी से थंडर ओरिजिन कोर बैरियर में कदम रखा, वांग ये की युद्ध ऊर्जा बढ़ गई। जैसे ही उनके शरीर में प्रवेश हुआ, सभी दिशाओं से वज्र ऊर्जा की असीम उत्पत्ति हुई। उनकी कमजोर युद्ध शक्ति इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकी। यहाँ तक कि उसकी ढाल की दूसरी परत भी उसे केवल एक पल के लिए रोक सकती थी। कई बार इसका परीक्षण करने के बाद वांग ये को थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के बारे में सब कुछ पता था। पर्याप्त समय था। वह प्रतीकरण मंत्र प्रज्वलित हुआ। वज्र की असीम उत्पत्ति में यह एक छोटे प्रभामंडल में संघनित हो गया और वज्र की रोशनी से तुरंत निगल लिया गया। लेकिन बाहर ध्यान केंद्रित कर रही विशेषज्ञों की टीम ने इसे तुरंत पकड़ लिया। यह वहां था। बूम, नेता के रूप में ली नायर के साथ 10 से अधिक डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों के हमले एक ही बार में किए गए, बेहद शक्तिशाली। हालांकि पूर्ण संयुक्त हमले को अंजाम देना कठिन था, लेकिन हमले मूल रूप से एक ही समय में हुए। टकराना, टकराना, टकराना। यह ऐसा था मानो 8 अमर लोग समुद्र पार कर रहे हों। सभी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और बिना पीछे हटे शक्तिशाली हमले किए। यह संचय सुपरस्टार स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। इसने वज्र मूल कोर को चकनाचूर कर दिया, जिस पर वांग ये ने ताला लगा दिया था। एक पल में एक छोटे से क्षेत्र में वज्र की उत्पत्ति ने अपना समर्थन खो दिया और इधर-उधर भटकने लगी। झपट्टा। वांग ये की कोशिकाएं शीघ्रता से पुनः एकत्रित हो गईं। हर कोई इस भयानक प्रतिभा को भयभीत होकर देख रहा था। अब वे कुछ हद तक समझ गए कि वांग ये इतना आश्वस्त क्यों था। यह प्रतिभा बहुत विकराल थी। जी। वांग ये ने एक और हाथ काट दिया, लेकिन इस बार हर कोई पहले से ही सुन्न था। टीम 2, तैयार हो जाओ। जैसे ही वांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह फिर से थंडर ओरिजिन कोर बैरियर में प्रवेश कर गया। गड़गड़ाहट हुई और अगले ही पल एक सफेद आभा दिखाई दी। हयात के नेतृत्व में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ टीम 1 से कमजोर नहीं थे। यह अभी भी एक अपूर्ण संयुक्त हमला था, लेकिन यह काफी शक्तिशाली था। हर कोई लड़ने की भावना से भरा हुआ था और एक और वज्र मूल कोर को चकनाचूर कर दिया। वाह! वाह! गड़गड़ाहट की उत्पत्ति में स्पष्ट परिवर्तन हो रहा था। ढांचा बहुत ढीला हो गया। यह उस सेना की तरह थी जिस पर 2 बार हिंसक हमला किया गया था। यह कुछ हद तक अव्यवस्थित हो गया। दोबारा। हर कोई उत्साहित था। उन्हें आशा दिखी। बूम, 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 बूम। वांग ये ने लगातार 6 बार प्रवेश किया और 6 थंडर मूल कोर को तुरंत नष्ट कर दिया। क्षेत्र में गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट वाले तत्वों की उत्पत्ति बिना सिर वाली मक्खियों की तरह थी, जो अव्यवस्थित तरीके से इधर-उधर दौड़ रही थीं। अवसर आ गया था। जल्दी करो, एक साथ हमला। वांग ये चिल्लाया। हालांकि उसमें अभी भी अमृता की अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने की ताकत थी, फिर भी उसने अपने लिए कुछ तुरुप के पत्ते छोड़ दिए। मौजूदा हालात में अब उन्हें खुद का बलिदान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बेतहाशा बमबारी की थी, जिससे उनकी युद्ध ऊर्जा बढ़ गई थी। यह ऐसा था मानो किसी विशिष्ट सेना ने चौतरफा हमला बोल दिया हो, जिससे गड़गड़ाहट की उत्पत्ति सभी दिशाओं में फैल गई हो। बड़ी मात्रा में वज्र तत्व भस्म हो गया। उनके सामने गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा एक फटे काले मोजे की तरह थी, छेद से भरा हुआ। रास्ता खुल गया। बूम! ये नायर ने आदेश दिया और डार्क एनर्जी लेवल 9 दासों की उनकी पूरी टीम एक के बाद एक प्रवेश करती गई। उनकी अत्याचारी ताकत ने एक खूनी रास्ता बना दिया, जो हर चीज को तहस-नहस कर देता है। वज्र और वज्र तत्वों की शेष उत्पत्ति उन्हें रोकने में सर्वथा असमर्थ थी। हयात, फेंग कीजी और नीली आंखों वाला युवक एक के बाद एक अंदर दाखिल हुए।
एक एक करके डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ अंदर आए, उनकी आंखें उत्तम रोशनी से चमक रही थीं। चलो चलें, वांग ये, ली नायर ने मुस्कुराते हुए अपना निष्पक्ष और दोषरहित हाथ कमजोर वांग ये की ओर बढ़ाया। वांग ये ने मित्रतापूर्ण मदद का हाथ कसकर पकड़ लिया। ली नायर की अंगूठी से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली जो एक ढाल में बदल गई जिसने उसे ढक दिया। वे दोनों तेजी से लगभग अबाधित थंडर ओरिजिन कोर बैरियर में प्रवेश कर गए। मैं भी, नानते ने जल्दी से पीछा किया। गड़गड़ाहट गायब हो गई। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर से गुजरना एक नए आयाम में प्रवेश करने जैसा था। सभी दिशाओं से तीव्र दबाव आया और पूरे क्षेत्र में घुटन का तीव्र एहसास हुआ। प्रबल शक्ति का अवतरण हुआ। यह आत्मा की कंपकंपी और जीवन स्तर का दमन था। एक उच्च आयामी दुनिया, वांग ये ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। अंधेरा पदार्थ हर जगह था और वह शून्य में अंधेरे क्रिस्टल की रोशनी को काले दायरे की संरचना को स्थिर करते हुए देख सकता था। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के दूसरी तरफ की तुलना में यहाँ न केवल उच्च आयामी ऊर्जा आसानी से दिखाई दे रही थी, बल्कि यह अपेक्षाकृत विशाल भी थी। वाह, यह कौन सी जगह है? ली नायर ने अपनी आंखें चौड़ी की और उत्सुकता से चारों ओर देखा। काले क्षेत्र का ऊपरी स्तर, वांग ये ने स्वाभाविक रूप से ली नायर का कोमल हाथ पकड़ लिया। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के माध्यम से एक स्पेस डिसलोकेशन जंप का प्रदर्शन किया गया। काले क्षेत्र का स्वामी अंतरिक्ष के मार्ग में काफी निपुण है। आखिरकार अब कोई भयानक गड़गड़ाहट नहीं है। ली नायर वांग ये को देखकर खुशी से मुस्कुराए। अचानक उसने हयात की आश्चर्यचकित निगाहों पर ध्यान दिया। वह एक पल के लिए झिझकी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। हम सफल हुए हैं। हयात वांग ये की ओर चला गया और मुस्कुराया। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, वांग ये ने देखा। दो अन्य टीमें जिन्होंने अभी अभी थंडर ओरिजिन कोर बैरियर को तोड़ने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया था, पहले ही आगे बढ़ चुकी थीं। उन्होंने कोई खुशी-खुशी भी नहीं कहा, इस डर से कि वे पिछड़ रहे हैं। आपके साथ सहयोग करके बहुत खुशी हुई। नीली आंखों वाला युवक उधर से गुजरा। वह वांग ये, हयात और ली नायर की ओर देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। हमें अब से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। शुभकामनाएं। इतना कहने के बाद नीली आंखों वाले युवाओं की टीम के डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ भी चले गए। सूचना साझाकरण गठबंधन अब केवल हयात और ली नायर की टीमों के पास रह गया था। यह ढह गया था। यह गुंडों का झुंड है। उन्होंने आपको धन्यवाद भी नहीं दिया। ली नायर थोड़ा क्रोधित था। क्योंकि उन्होंने योगदान दिया, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन पर हमारा कुछ भी बकाया है। एक परिवार के नेता के रूप में हयात ने सभी प्रकार के तूफान देखे थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों के आदी थे। अगर वांग ये ने इस योजना का प्रस्ताव नहीं रखा होता और बार-बार थंडर ओरिजिन कोर बैरियर में प्रवेश करके खुद को बलिदान नहीं किया होता, तो वे इसमें प्रवेश नहीं कर पाते। ली नायर वांग ये के लिए खड़े हुए। वांग ये को कोई आपत्ति नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह महज एक अस्थायी सहयोग है। बाद में बेशर्मी से वापस मत आना। ली नायर ने खर्राटा लिया। वांग ये ने कहा, अगर वे गठबंधन में बने रहेंगे तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि गठबंधन का मूल आप दोनों हैं, इसलिए यह अपरिहार्य है कि वे अलग हो जाएंगे। हयात ने कहा, आप सूचना साझाकरण गठबंधन के वास्तविक केंद्र हैं। यदि आप इच्छुक हैं, तो हम साथ काम करना जारी रख सकते हैं। वांग ये और हयात ने एक दूसरे की ओर देखा। लोयू परिवार के पारिवारिक नेता को बड़ी तस्वीर की बहुत अच्छी समझ थी। उसे अपनी ताकत की स्पष्ट समझ थी, उन तीन बेवकूफ टीमों के विपरीत जो खुद से भरी हुई थीं। आखिरकार वे वास्तव में अपनी ताकत के साथ प्रवेश नहीं कर पाए, तो उन्हें काले क्षेत्र के स्वामी के खजाने के लिए लड़ने का क्या अधिकार था? दूसरों की परवाह किए बिना, केवल उन लोगों से जिन्हें वह जानता था, चिलचिलाती धूप के खून के निशान वाले युवा ने स्टेज 3 स्पेस डिस्टॉर्शन से अधिक में महारत हासिल कर ली थी। दूसरा विशेषज्ञ जो टाइम कंट्रोल का उपयोग कर सकता था, वह भी अत्यधिक शक्तिशाली था। हयात के समान ब्रह्मांडीय राष्ट्र से टैन के लूमेन भी थे, जो अकेले ही वज्रमूल कोर बाधा से गुजरे थे। उनमें से किसमें स्वर्ग विरोधी शक्ति नहीं थी? अन्य विशेषज्ञ जो काले दायरे के ऊपरी स्तर पर आ सकते थे, वे मूल रूप से ताकत के समान स्तर पर थे या उनके पास विशेष योग्यताएं थीं। क्यों नहीं? वांग ये हयात को देखकर मुस्कुराए। सहयोग दोनों पक्षों के लिए अच्छा था। हयात और उनकी टीम उन कुछ लोगों में से एक थी जिनके साथ वह इस समय काम कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने एक बार साथ काम किया था, इसलिए उनमें आपसी विश्वास और समझ थी। यदि वह अन्य योद्धाओं से सहयोग लेने जाता, तो उसके जैसे लौकिक स्तर के लड़के की परवाह कौन करता? इसके अलावा हयात परिवार का नेता था, इसलिए वह जानकार और अनुभवी था। जहां तक ली नायर की बात है, अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे सावधानी से आगे बढ़े। काले क्षेत्र के ऊपरी स्तर के वातावरण का अवलोकन करते हुए वांग ये ने अपने परिवेश को ध्यान से महसूस किया। वांग ये कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि वे वर्तमान में सबसे आगे थे, प्रवेश करने वाले मानव विशेषज्ञों के पहले बैच की तुलना में वे कम से कम 10 ब्रह्मांडीय दिन धीमे थे। फायर चाइम्स की तुलना में वे लगभग 7 ब्रह्मांडीय दिन धीमे थे। यदि काले क्षेत्र के खजाने वास्तव में पहुंच के भीतर होते, या यदि केवल एक छोटी सी कीमत की आवश्यकता होती, तो वे उन पर अपना हाथ नहीं जमा पाते। उनका लक्ष्य अभी भी स्पष्ट था। सबसे पहले उसे अपना जीवन सुनिश्चित करना था। इस आधार के तहत वह जितना हो सके उतना लाभ उठाएगा। वह लालची नहीं था। वह बस कुछ सूप पीना चाहता था जबकि ताकतवर मांस खा रहा था। वांग ये, तुम्हें क्या लगता है, यहाँ कितने लोग हैं? ली नायर ने उत्सुकता से पूछा। हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर दर्जनों हैं, 100 से अधिक नहीं। वांग ये ने एक पल के लिए सोचा। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर एक बहुत बड़ी बाधा है। जब तक अन्य लोग हमारे द्वारा उपयोग की गई विधि का उपयोग नहीं करते, टीमों के लिए एक-एक करके प्रवेश करना असंभव है। हालांकि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, हमारी विधि का परीक्षण किया जाएगा। इस विधि में एकमात्र कठिनाई यह है कि बैरियर के अंदर थंडर ओरिजिन कोर को कैसे लॉक किया जाए, वांग ये ने कहा। ली नायर ने सिर हिलाया। आक्रमण शक्ति के संदर्भ में डार्क एनर्जी स्तर की टीमें वास्तव में काफी शक्तिशाली थीं। हयात ने कहा, मुख्य खतरा अभी भी ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों का दूसरा बैच है। विभिन्न ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के बारे में मेरी समझ के साथ डार्क एनर्जी स्तर की टीमें आती रहेंगी और वे बहुत मजबूत होंगी। वे कम से कम 5 ब्रह्मांडीय दिनों में काले दायरे के ऊपरी स्तर में प्रवेश करेंगे। यहाँ लोगों की संख्या कुछ ही समय में 100 से अधिक हो जाएगी और यह बहुत तेजी से 1000 से भी अधिक हो जाएगी। 10,000 से अधिक होने से पहले यह केवल समय की बात है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बातें की। सड़क चिकनी थी। वहाँ कोई गड़गड़ाहट या काले जानवर नहीं थे। भले ही दबाव और ऊर्जा मजबूत थी, फिर भी कोई खतरा नहीं था, जिसने वांग ये को और भी अधिक सतर्क बना दिया। कितनी भारी मात्रा में ऊर्जा, हयात ने मन ही मन बुदबुदाया। हाँ, ली नायर ने अपनी चमचमाती अंगूठी की ओर देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। वांग ये ने आगे देखा। वह अभी भी कुछ नहीं देख सका, लेकिन वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि यह काले क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र प्रतीत होता है। कितने लोग? ली नायर ने चिल्लाकर कहा। वे सभी इकट्ठे हुए हैं। हयात अपनी आंखों के सदमे को छिपा नहीं सका। वांग ये की आंखें उज्ज्वल थीं। क्षेत्र में दर्जनों डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। जब वह करीब आया तो उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखे। नीली आंखों वाले युवाओं की विंडवार्ड टीम, जिनके साथ उन्होंने अभी अभी सहयोग किया था। वहाँ चिलचिलाती धूप से पीड़ित वह युवक भी था जो स्पेस डिस्टॉर्शन के माध्यम से प्रवेश कर गया था। यह दृश्य उसने देखा था। एक के बाद एक आकृतियां किसी विशेषज्ञ की आभा प्रकट कर रही थीं। हालांकि काले क्षेत्र के मूल में उनकी आभा लगभग नगण्य थी। थर्ड, वांग ये ने इस रहस्यमय क्षेत्र में कदम रखा। वुयुआन ब्लैक दायरे में आपका स्वागत है। उसके मन में अचानक एक आवाज गूंजी।
वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। वह आवाज कहां से आई? क्या इसे काले क्षेत्र के स्वामी ने पीछे छोड़ दिया था? क्या यह एक हथियार भावना थी या कोई चालाकी कर रहा था? वांग ये की नजर तेजी से हयात और अन्य लोगों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन सभी को एक ही मैसेज मिला था। नांते ने अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से अपना मुंह खोला, उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से समृद्ध थी। हर तरफ से तरह-तरह की निगाहें आईं। वांग ये तुरंत समझ गए, वे बहुत अधिक आकर्षक थे। हालांकि नांते और वह स्वयं केवल 2 लोग थे। ली नायर अपने साथ डार्क एनर्जी स्तर के 9 दासों की एक टीम लेकर आए थे। हयात भी डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों की एक टीम थी। उनके पक्ष में कुल 20 लोग थे। लाइनअप बहुत बड़ा था। फिलहाल इस इलाके में करीब 50 लोग ही थे। आप लोगों को इतनी बड़ी टीम कैसे मिल गई? अफ्रीकी हालत वाला एक युवा पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ, आप थंडर ओरिजिन कोर बैरियर से कैसे गुजरे? किसी ने प्रतिध्वनि की। क्या एक रास्ता है? पास में भूरे कपड़े पहने एक आदमी ने पूछा। पहले कुल 15 लोगों वाली 3 टीमों ने प्रवेश किया था। अब 20 लोग एक साथ प्रवेश कर चुके थे और गुलाम भी थे। यह बिल्कुल हास्यास्पद था। उनमें से लगभग सभी अकेले ही आए थे। वांग ये ने कहा, बस हमला करो और गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा को तोड़ो। इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि वे विधि जानते भी थे तो वह बेकार थी। आखिरकार वे किसी और से संपर्क नहीं कर सके। वास्तव में अफ्रीकी युवाओं को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह सच है। हमने एक साथ प्रवेश किया। नीली आंखों वाला युवक बाहर चला गया और मुस्कुराते हुए समझाया। हर कोई प्रबुद्ध था। यह सोचना कि ऐसी कोई विधि थी। हम फिर मिलेंगे। वांग ये ने अभिवादन किया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि विंडवर्ड टीम और दूसरी डार्क एनर्जी स्तर की टीम दोनों वहां मौजूद थीं, जो थोड़ी अजीब लग रही थीं। वे इतनी तेजी से क्यों दौड़े? काले क्षेत्र का ऊपरी स्तर केवल इतना बड़ा था। क्या आपने भी V1 ब्लैक दायरे में आपका स्वागत है कहने वाली आवाज सुनी है? नीली आंखों वाले युवक ने पूछा। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं? क्या यह काले क्षेत्र के स्वामी की चेतना हो सकती है? नीली आंखों वाले युवक ने अपनी आवाज धीमी कर ली। मुझे कैसे पता होगा? नीली आंखों वाले युवक को देखते हुए वांग ये विनम्रता से मुस्कुराए। उसकी विनम्र मुस्कान ने नीली आंखों वाले युवक को कुछ हद तक संकोची महसूस कराया। क्या आप अब भी साथ काम करना चाहते हैं? आइए मिलकर कोई रास्ता सोचें। आखिरकार संख्या में ही ताकत है। संख्या में ताकत? क्या वह पहाड़ों को हटाने वाला मूर्ख बूढ़ा आदमी बनना चाहता था? मैं पास हो जाऊंगा। आप लोग सहयोग कर सकते हैं। वांग ये ने मना कर दिया। टूटे हुए रिश्ते को सुधारने की कोई जरूरत नहीं थी। नीली आंखों वाले युवक ने हयात और ली नायर की ओर देखा और अजीब तरह से हंसा। फिर ठीक है। यदि आपकी रुचि हो तो बेझिझक मुझे खोजें। जरूर, वांग ये ने उत्तर दिया। उसकी नजर मुख्य क्षेत्र पर पड़ी। यह अर्धवृत्त के आकार में था और बाहर की ओर फैला हुआ था। दूरी प्रकाश के प्रभामंडल में ढकी हुई थी, जिससे कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। हालांकि ऊर्जा की ताकत अलग-अलग थी, जो उस स्थान को क्षेत्रों में विभाजित करती हुई प्रतीत होती थी। कई डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ आसपास खड़े थे। उनकी निगाहें बाहरी हिस्सों पर टिकी हुई थीं, जैसे कि वे किसी चीज के बारे में झिझक रहे हों। वहां बहुत से लोग घूम रहे थे और अपने आसपास का निरीक्षण कर रहे थे। सबसे केंद्रीय और ध्यान आकर्षित करने वाला क्षेत्र निस्संदेह मुख्य क्षेत्र का केंद्र था। यह एक सफेद गेंद थी जो रहस्यमयी नक्काशी से ढकी हुई थी और तीव्र गड़गड़ाहट से ढकी हुई थी। इसमें असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा थी। गड़गड़ाहट की सफेद गेंद के आसपास सबसे बड़ी संख्या में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। कुछ लोग गहरी सोच में थे, जबकि कुछ आपस में चर्चा कर रहे थे। यह काले क्षेत्र का संपूर्ण मुख्य क्षेत्र था। बेशर्म, ली नायर ने जाते समय नीली आंखों वाले युवक की पीठ की ओर देखा और खर्राटे लेने लगा। हयात ने कहा, यह मेरी कल्पना से अलग है। मैंने सोचा था कि हम ताकत से खजाना पा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम अभी तक निश्चित नहीं हो सकते। वांग ये ने निरीक्षण करना जारी रखा। उसने उन दोनों की ओर देखा। क्या आपने अपने दिमाग में वही आवाज सुनी है जो कह रही है, V1 ब्लैक दायरे में आपका स्वागत है? ली नायर और हयात ने सिर हिलाया। वांग ये समझ गए। ऐसा लग रहा था कि सब एक जैसे ही हैं। जैसे ही वह उन दोनों के साथ अपनी चर्चा जारी रखने वाला था, नांते ने अपना कंधा हिलाया। वांग ये आश्चर्यचकित थे। उसने मुड़कर नांते की ओर देखा। उनकी नजरें मिली और वह समझ गया। दोनों साथ साथ चले। यह वह नहीं है जो मैंने सुना है। नांते के आवाज प्रसारण ने वांग ये को चौंका दिया। उसने आपसे क्या कहा? वांग ये ने नांते को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। हे V1 ब्लैक दायरे में आपका स्वागत है, बच्चे। अनुच्छेद 4 पर जाएं और खुद को साबित करें, नांते ने कहा। बच्चा। परिच्छेद 4। अपने आप को साबित करो। वांग ये ने शांति से प्रभामंडल से ढके क्षेत्र को स्कैन किया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर एक आवाज संदेश भेजा। आवाज की गति और स्वर की नकल करने का प्रयास करें। इसे फिर से कहें। नांते ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। यह अलग था। उसके मन की आवाज बहुत शांत थी, जैसे वह उसे कोई महत्वहीन बात बता रही हो। हालांकि नांते के मन की आवाज धीमी और भावना से भरपूर थी, जैसे कोई बुजुर्ग अपने कनिष्ठ की देखभाल कर रहा हो। धत तेरी के। यह सोचना कि उपचार में कोई अंतर था। लेकिन नांते क्यों? क्या यह उसका अवसर हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। खुद को साबित करो। इन शब्दों ने वांग ये के दिमाग को तुरंत साफ कर दिया। क्या थंडर ओरिजिन कोर बैरियर खुद को साबित करने का एक प्रच्छन्न तरीका नहीं था? इस बिंदु पर इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कोई जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा था। आखिरकार सभी ने वही शब्द सुने जो एक ही समय में उनके दिमाग में आए। इसके अलावा वह इस संभावना से भी इनकार कर सकता है कि यह काले क्षेत्र के स्वामी द्वारा मरने से पहले स्थापित की गई एक सेटिंग थी। आखिरकार जब दूसरे पक्ष की मृत्यु हुई तब नांते का जन्म भी नहीं हुआ था। केवल 2 ही संभावनाएं बची थीं। 1, यह काले क्षेत्र के स्वामी की शेष चेतना द्वारा एक सरल पहचान थी। 2, एक हथियार भावना थी। दरअसल दोनों संभावनाएं बहुत अलग नहीं थीं, क्योंकि हथियार की आत्मा और उसके मालिक का दिमाग एक ही था। कुछ हद तक इसे काले क्षेत्र के स्वामी का चेतना अवतार माना जा सकता है। बात सिर्फ इतनी थी कि उसमें एक अतिरिक्त चेतना थी। ऐसा दिखाओ कि कुछ नहीं हुआ। चिंतित मत हो। आइए पहले चारों ओर देखें। वांग ये ने नांते को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। उन दोनों ने और कुछ नहीं कहा। वे जीवन और मृत्यु से एक साथ गुजरे थे और उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। फिर वे गठबंधन टीम में लौट आए। सब कुछ ठीक है। हयात ने पलट कर देखा और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। मेरा भाई कमजोर है, इसलिए यहाँ दबाव उसके लिए थोड़ा ज्यादा है। वांग ये ने विषय बदल दिया। आइए अलग होकर देखें। हम दूसरों से बात करेंगे और कुछ जानकारी एकत्र करेंगे। ठीक है, हयात ने सिर हिलाया। मैं अंत के कुछ योद्धाओं से भी बातचीत करना चाहता हूँ। पर्वतीय ब्रह्मांडीय राष्ट्र। वे जल्दी आ गए, इसलिए उन्हें और जानना चाहिए। आओ एक साथ चलें। वांग ये, ली नायर मुस्कुराए और वांग ये की बांह पकड़ ली। धन्यवाद। वांग ये का दिल गर्म हो गया। ली नायर की अंतरंग कार्रवाई अन्य डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों के लिए एक संकेत थी। वह उसकी समर्थक थी। वांग ये ने आसपास के विशेषज्ञों की निर्णायक निगाहों की परवाह नहीं की। उसने बस यह मान लिया कि वे ईर्ष्यालु थे। तीनों कोर के केंद्र में सफेद बिजली की गेंद की ओर चले। उनके पीछे डार्क एनर्जी लेवल 9 दासों की एक टीम थी। विशाल संरचना काफी आकर्षक थी।
बिजली की सफेद गेंद का व्यास 100 मीटर से अधिक था और इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा थी जिससे लोगों के दिल कांप उठे। यह डार्क एनर्जी से भरपूर है। यह एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण हो सकता है। ये नायर ने वांग ये को फुसफुसाया। हाँ, वांग ये पहले से ही एक मजबूत उच्च आयामी ऊर्जा आभा महसूस कर सकते थे। वज्रमूल कोर की तीव्र ऊर्जा भी बाहर वज्र उत्पत्ति कोर अवरोध के समान थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह पैतृक संस्था है। टिमटिमाती सफेद बिजली में गड़गड़ाहट की संपीड़ित उत्पत्ति प्रतीत होती थी जो काफी भयानक थी। यदि वे इस सफेद बिजली की चपेट में आ जाते तो उसे तो छोड़ ही दें, यहाँ का प्रत्येक डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ भी मारा जाता। इसलिए भले ही सफेद बिजली के गोले के आसपास कई डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ थे, उन सभी ने हमला होने के डर से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। सफेद बिजली की सीमा में प्रवेश मत करो, तुम मर जाओगे। अफ्रीकी युवक जिसने सबसे पहले पूछा था कि वे अंदर कैसे आए, वह आया। धन्यवाद, वांग ये आश्चर्यचकित थे। यदि कोई बारीकी से देखता है तो वह देख सकता है कि सफेद बिजली से ढका हुआ क्षेत्र एक घन की तरह था जो सफेद बिजली की गेंद के चारों ओर लपेटने के लिए पर्याप्त था। बिजली से भरे घन के चारों कोनों में से प्रत्येक पर लगभग 10 सेंटीमीटर का एक छोटा घन था। वे एक सरनी की आंखों की तरह थे और उनमें उच्च आयामी ऊर्जा समाहित थी। क्या आप सभी ब्रह्मांडीय साहसी हैं? रात के 1 बजे भी। मैं एवरो हूँ। अफ्रीकी युवक ने अपने सीने पर लगे 2 सितारा बैच की ओर इशारा किया। वांग ये, नानते, ये नायर, वे एक दूसरे को जानने लगे। वे सभी ब्रह्मांडीय साहसी थे, इसलिए वे बहुत करीब महसूस करते थे। कोई जबरदस्ती अंदर घुस आया। वांग ये ने आगे की ओर इशारा किया। सफेद बिजली का विशाल गोला मुख्य क्षेत्र में एक अद्वितीय विशाल विला जैसा था। यह बहुत ही आकर्षक था। हाँ, एवरो ने कंधे उचकाए। सिल्वर जेड कॉस्मिक नेशन का एक मूर्ख। उसने सोचा कि चूंकि उसका शरीर गड़गड़ाहट की उत्पत्ति की मुख्य बाधा को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत था, इसलिए वह प्रवेश कर सकता है। इससे पहले कि वह सफल होता, वह सफेद बिजली से मारा गया। क्या किसी ने सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? वांग ये ने पूछा। शायद नहीं, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं, एवरो ने असहाय भाव से कहा। मैं यहाँ 5 लौकिक दिनों से हूँ और मैं बुरी तरह ऊब चुका हूँ। वांग ये ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने प्रकृति को पकड़ लिया है। वह सफेद बिजली के गोले के चारों ओर चला गया। वज्र उत्पत्ति कोर बैरियर की तरह कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं थे। एकमात्र चीज जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी वह 4 घन उच्च आयामी ऊर्जा ब्लॉक थे। वे पारदर्शी और चमकदार थे, बीच में 4 बेड़ियों की तरह बिजली की सफेद गेंद को पकड़े हुए थे। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रवेश करने वाला कौन था? वांग ये ने पूछा। भगवान जी, एवरो ने दूरी की ओर इशारा किया। उसने मार्ग 3 में प्रवेश किया है। परिच्छेद 3। नानते को पैसेज 4 पर जाने के लिए कहा गया था। वांग ये ने प्रभामंडल से ढके क्षेत्र को देखा। क्या सामने के सभी मार्गों में प्रवेश किया जा सकता है? हाँ, हमें सभी 10 मार्गों में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। किसी भी तरह वहां पहले से ही काफी लोग प्रवेश कर चुके हैं, एवरो ने बोरियत से कहा। आप क्यों नहीं जा रहे? वांग ये उत्सुक थे। वांग ये को देखते ही एवरो के मुंह के कोने मुड़ गए। भाई, यद्यपि हम ब्रह्मांडीय साहसी हैं, हम बहुत अधिक जोखिम नहीं ले सकते। हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जो लोग अंदर गए उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया ना? वांग ये ने कहा। यहाँ तक कि साहसी लोगों के राजा लॉर्ड जी भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। यह बहुत खतरनाक है। एवरो ने अपने हाथ फैलाए। 10 परिच्छेदों के अलावा क्या कोई अन्य परिच्छेद हैं? वांग ये ने पूछा। एवरो पहले ही वहाँ 5 लौकिक दिनों के लिए रुक चुका था। उससे पूछने से बहुत समय बचेगा। एवरो ने बिजली की सफेद गेंद की ओर इशारा करते हुए कहा। केवल इतनी बड़ी बात और किसी को अभी तक पता नहीं चला है कि यह क्या है। अभी यहाँ कितने लोग हैं? वांग ये ने पूछा। आपके 35 के बैच को मिलाकर 90 के करीब। एवरो ने एक पल के लिए सोचा। उनमें से लगभग 10 ने मार्ग में प्रवेश किया और बाकी यहाँ हैं। यहाँ 70 से ज्यादा लोग थे। वांग ये की नजर उस क्षेत्र पर पड़ी और वह तुरंत समझ गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ मार्ग के दूसरी ओर थे, इसलिए उसने उन्हें नहीं देखा। धन्यवाद, वांग ये एवरो को देखकर मुस्कुराए। मैं देखने के लिए मार्ग पर जा रहा हूँ। हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, एवरो ने अपना हाथ लहराया और दूसरों से बातचीत करने चला गया। यह लड़का जनसंपर्क का विशेषज्ञ था। वांग ये ने एवरो की पीठ की ओर देखा और उन मार्गों की ओर चल दिए जो प्रभामंडल से ढके हुए थे। यह बहुत दूर नहीं था, लेकिन सफेद रोशनी से ढके क्षेत्र में बहुत स्पष्ट स्थानिक विभाजन था। ये मार्ग दूसरे आयाम की ओर ले जाते प्रतीत हुए। वे सफेद रोशनी से आच्छादित थे, जिससे एक अत्यंत रहस्यमय अनुभूति हो रही थी। ज्यादा दूर नहीं, 2 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ सामने देख रहे थे। वे भी गंभीर भाव से श्वेत प्रकाश मार्ग को देख रहे थे। वांग ये धीरे-धीरे पास आए। जब वह एक सफेद प्रकाश मार्ग से 100 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो उसे एक रहस्यमय ऊर्जा और एक मजबूत कॉल महसूस हुई, जिससे वह किसी कारण से अंदर जाना चाहता था। हालांकि यह बिना वापसी का मार्ग प्रतीत हुआ। एक बार प्रवेश करने के बाद कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के मूल अवरोध की तरह यह अंतरिक्ष अव्यवस्था या छलांग का कारण बनेगा। जब वांग ये करीब आया, तो उसने एक निशान देखा जो सफेद प्रकाश मार्ग के ऊपर दिखाई दे रहा था। निशान के नुकीले दांत और उभरे हुए पंजे थे। उसका चेहरा धुंधला था और उसका पूरा शरीर बिजली से ढका हुआ था। यह एक काले जानवर जैसा दिखता था, लेकिन यह उससे कुछ अलग था जिसे उसने पहले मारा था। 5 पॉइंट अंधेरे जानवर पर एक संख्या थी, जो प्रतीत होता है कि यह मार्ग 5 था। वांग ये ने निकट आते ही विचार किया। उसके बगल में ये नयर अभी भी उसकी बांह पकड़े हुए था और साथ ही पूरी एकाग्रता के साथ आगे के मार्ग का अवलोकन कर रहा था। इस परिच्छेद में एक संख्या 5 भी है। वांग ये ने एक और देखा। यह डार्क बीस्ट चिन्ह पर 5 से थोड़ा अलग था। शैलियां भिन्न थी, ठीक वैसे ही जैसे 2 अलग-अलग लोगों का लेखन। श्वेत प्रकाश मार्ग में चमकती संख्या 5 त्रिआयामी थी। नंबर 4 बाईं ओर होना चाहिए। वांग ये ज्यादा देर तक नहीं रुके। वह पहले मोटे तौर पर 10 मार्गों से गुजरा और मार्ग 4 पर अतिरिक्त ध्यान दिया, जहां रहस्यमयी आवाज चाहती थी कि नानते जाए। वह देखना चाहता था कि क्या कोई विशेष बात है। यह अधिक दूर नहीं था, मार्ग 5 से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच जगह की एक पूरी परत थी। यही तो है। वांग ये ने सफेद प्रकाश मार्ग संख्या 4 के ऊपर अंधेरे जानवर के प्रतीक को देखा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस काले जानवर को उसने बाहर मारा था। सफेद प्रकाश मार्ग संख्या 5 में एक काले जानवर का प्रतीक भी था। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके रूप अलग-अलग थे। इसका क्या मतलब था? वांग ये कदम दर कदम आगे बढ़े और उनकी आंखें चमक उठीं। श्वेत प्रकाश मार्ग संख्या 4 में दिखाई देने वाली त्रिआयामी संख्या 4 नहीं, बल्कि संख्या 6 थी। कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन वह 2 सफेद प्रकाश मार्गों के बीच अंतर महसूस कर सकता था। मार्ग 5 वज्र तत्व से संबंधित प्रतीत होता है। यह मेरे लिए बहुत आकर्षक है। मार्ग 4 है स्थानिक नियंत्रण। वांग ये ने अंतरिक्ष का एक मजबूत रास्ता महसूस किया। यह उसके लिए भी उतना ही आकर्षक था। उसकी नजर नानते पर पड़ी, जो उसके बगल में था। उन्होंने महसूस किया कि नानते की पुतलियां फैली हुई थीं और उनकी सांसें बहुत तेज थीं। उत्तरार्ध एक लौकिक मानव की तरह लग रहा था जिसने पहली बार असंख्य दौड़ वेश्यालय में प्रवेश किया था। पिताजी, वांग ये ने नानते की बांह पकड़ ली, इस डर से कि वह कोई गलती करेगा। मैं ठीक हूँ, नानते ने वांग ये की ओर देखा। वांग ये ने पूछा, कोई अन्य इंद्रिया? नानते समझ गए कि वांग ये का क्या मतलब है। उसने सिर हिलाया। लेकिन यह मार्ग मेरे लिए बहुत आकर्षक है।
मैं समझता हूँ। वांग ये ने मार्ग 4 पर अंधेरे जानवर को देखा और एक मोटा विचार किया। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। आइए पहले अन्य अनुच्छेदों पर जाए। ठीक है, नानते ने उत्तर दिया। वे बाई ओर मार्ग 3 की ओर चले गए। यह वांग ये ने ऊपर दिए प्रतीक को आश्चर्य से देखा। यह अब कोई काला जानवर नहीं था। इसके बजाय यह करीपान और तलवार को एक दूसरे को पार करने का प्रतीक था। दोनों के बीच में एक चमकदार संख्या 3 थी जो परिच्छेद 3 का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि जिस बात ने वांग ये को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह सफेद रोशनी में गिरे मार्ग में त्रिआयामी संख्या थी 48। यह पिछले 2 अनुच्छेदों के समान प्रकार का नहीं प्रतीत हुआ। यह बहुत अजीब था। इसके विपरीत लीनायर जो उसके बगल में था ने हल्की कराह निकाली। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसकी बाहें कस गईं। अचानक वांग ये अचानक दूर से एक परिचित आवाज आई जिससे वांग ये चौंक गया और अपने विचारों से बाहर हो गया। महिला की आवाज कई भावनाओं से भरी हुई थी। वांग ये ने अपना सिर घुमाया और एक जोड़ी लंबी टांगें, उग्र लाल बाल और 2 जोड़ी क्रोधित आंखें देखीं। यूमिन। नानते ने यूमिन की ओर देखा, फिर वांग ये की ओर जिसकी बांधली नयर ने कसकर पकड़ रखी थी और चमकते हुए मुस्कुराए। सोचो उसका भी ऐसा दिन था।